पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लाइन ने सी गॉड बनकर अपने 10 कमांडेंट्स इशू कर दिए। यह देखकर उसके फॉलोअर्स कलात और एडमोंटन खुशी से झूम उठे और उन्हें लगा कि उनका गॉड अब सच में इवॉल्व। वाइल हैंग्ड को चर्च ऑफ स्टॉर्म से एक मिशन मिला, एक मिस्टीरियस चोर को ढूंढने का जिसने काल्वेतुआ के मरने के बाद वहां से कुछ इंपॉर्टेंट चुरा लिया था। अलगेर फौरन समझ गया कि ये सब मिस्टर फुल का ही कोई ग्रैंड प्लान है और लास्ट में और बेचारे डेनिट्स को पता चला कि उसकी बाउंटी बढ़ने वाली है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। तो वेलकम बैक गाइस, नई वीडियो आ चुकी है और ये वाली वीडियो जो है ना वो 2 आवर 26 मिनट्स की है, यानी 2 आवर के ऊपर और 26 मिनट्स है। तो या ऐसा है, उतनी बड़ी वीडियो बन चुकी है। और मुझे एक और चीज़ कहनी थी, क्योंकि आज का वीडियो है ना काफ़ी बड़ा है और काफ़ी कॉमेडी होने वाला है और एक्शन सीन्स तो भरे हैं भाई, क्या ही बताओ। तुम देखना, बहुत मुझे तो सही लगा, तुम्हें भी सही लगेगा, मुझे रिव्यू ज़रूर देना। और मुझे एक और चीज़ बतानी थी, क्योंकि जो अपना क्लाइंट जो है ना वो फेसलेस है, तो वो अपना रूप बदलता रहता है। तो इस बार वो है ना, एक स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन वो एक लड़की का रूप लेता है और एक बार एक अपने एक पायलट का रूप लेता है। अब वो तुम स्टोरी में आगे देख लेना। तो या तो वो लेता है, लेकिन मैंने ना उसे दिखाया नहीं है, मैंने उसे क्लाइंट के रूप में ही दिखाया है, क्योंकि उसे जनरेट करने में, मतलब वो चेंज करने में वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने क्लाइंट को क्लाइंट दिखाया है। तुम समझने की उस चीज़ को कोशिश करना। मैंने बताया तो है ऑडियो में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उतना ही कहना था, वो तो क्लियर ही हो गया होगा। बाकी कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि मुझे छुट्टी है, क्योंकि मैंने जो कल पोस्ट किया था ना उस पर मैंने कहा था कि 3 आवर की वीडियो डालूंगा, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि लाइट वो चली गई थी। और या तुम्हें 2 आवर प्लस यानी अप्रॉक्स 2 आवर 30 मिनट की मिल ही रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टी तो नहीं है वैसे मुझे, अब मुझे तो पता है कब से छुट्टी है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। अब क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आधा नॉलेज बुरा होता है, या इस वजह से ना मैं बताए तब भी कंफर्म नहीं करूंगा। अब जब छुट्टी पड़ेगी तब तो मैं बता दूंगा, तो उसकी टेंशन मत करना। अभी तो मुझे छुट्टी नहीं है, ठीक है ना। अभी तो एक वीक तो नहीं है, इतना तो मैं बता देता हूँ। नहीं, बाकी या उतना कहना था। और अभी कुछ मुझे है ना, तो थैंक्स कहना था सब लोगों को जिन्होंने है ना, क्या कहते हैं उसे, चैनल को सपोर्ट किया था। तो पहले भाई ये @ द डेवलपर 8704, तो इनको भी दिल से शाउट आउट और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अगला अपना भाई है @मिस्टीरियस नाइट्स, तो इन्होंने भी सपोर्ट किया था, तो उनको भी दिल से शाउट आउट। और बिपिन पाटिल 4920, इनको भी दिल से थैंक यू। और आई थिंक हमारे मिस्टीरियस नाइट भाई ने एक और बार सुपर थैंक्स किया था, तो उनको एक और बार दिल से थैंक यू। हाँ ठीक है, आई थिंक सही बोल दिया मैंने। और रोहित चित्तरी 02 को थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स। तो या ये भी थे। और एक और बंदे थे रवि कुमार RY1CP, को भी दिल से थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स। और अहमद UCL को भी फिर से एक और बार, पता नहीं, आई थिंक इन्होंने बहुत बार दिया है, अब गिनना भी मुश्किल हो गया है, बट या काफी बार दिया है इन्होंने, एटलीस्ट 3 से तो ज्यादा बार आराम से दिया है। तो इनको भी दिल से थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स। तो या इन सबको भी इन्होंने काफ़ी हेल्प की है। और मुझे एक और चीज़ कहनी थी कि तुम लोग जो है ना चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उससे भी मुझे सपोर्ट मिलता है। तो फिलहाल को जो है ना 12 मेंबर्स बन चुके हैं। अब तो मैं स्क्रीन पे उन सबके जो जो नाम है ना वो सब दिख रहे होंगे। तो कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, तो मैं उनके भी नाम ले ही लेता हूँ, जैसे कि वापस से लेता हूँ मैं। SH अपना एक बंदा है, आसिफ अली एक है, द किंग रे भाई, और मिलूपाल शंकर @ मूवी फिक्शन फ्रिक्शन 2, अमृत बाल, TVS एनिमे, वर्षे टाइल, द डेवलपर और मिस्टर फूल अबाउट मिस्ट्रीज। तो आई थिंक इनका नाम मिस्टर फुल अबाउट मिस्ट्रीज का कुछ तो था, याद है मुझे, बट ठीक है। टोटल 12 मेंबर्स हैं। तो या मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम मेंबरशिप ज्वाइन करो। और इस वीडियो के लिए ना मैं नीचे, क्या कहते हैं उसे, लाइक का ऑप्शन में ये कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मल तो लाइक दिखते नहीं है मेरे वीडियो के, तो मैं उसे एनेबल कर रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें लाइक्स जो है ना दिखे। और मैं तुम्हें एक गोल दे रहा हूँ कि तुम्हें ना अगले वीडियो से पहले, यानी जो कि संडे को आने वाली है, उससे पहले 500 लाइक करवा देना। अब तुम इतना तो कर ही सकते हो। बाकी कमेंट का भी मैं गोल दे सकता हूँ, लेकिन कमेंट कोई भी कर सकता है, कितने भी बार भी कर सकता है, तो वो मैं ज्यादा नहीं लूंगा, वो तो अपने आप होता ही रहता है जिससे भी उनका मन करेगा। बाकी तुम लाइक कंप्लीट कर देना अगले वीडियो से पहले 500, यहाँ एक गोल दे रहा हूँ, तो कर देना। सब लोग लाइक करना, छोड़ना मत। बाकी हाई पॉइंट्स जितने हैं ना सब इस पे डाल दो। बाकी आई थिंक संडे को भी डालना है, तो उसके लिए रुक जाना, जो एक दो तो सेव ही कर देना, इस पे मत डालना, मतलब इस पे एक ही डालो। बाकी अगर संडे को 2 बजते हैं तो दोनों उस पे डाल देना, बाकी या मतलब हाइप कर देना। तो उतना ही कहना था। अगर तुम्हें कोई और डाउट्स हो तो वो तो मुझे बताना। बाकी आई थिंक मैंने सब कुछ जो कहना था कह दिया है। वीडियो तो काफी सही बनी है और कुछ नए कैरेक्टर्स भी आए हैं जो कि
कूल है, या कूल है। और कुछ और कहना नहीं है, बस इतना ही। जैसे जैसे याद आएगा मैं अगले वीडियो में बताते जाऊंगा। तो या थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस माय क्या कहते हैं उसे इंट्रो, और एंजॉय द वीडियो। आज के एपिसोड में कहानी एक नया और डेंजरस मोड़ लेने वाली है। एक हाई लेवल टारगेट तक पहुंचने के लिए क्लेन को एक ऐसी पहचान अपनानी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब प्लान आखिरी वक्त पर फेल हो जाता है और पर्दे के पीछे से निकलती है एक ऐसी पावर जिसका नाम सदियों से गुमनाम था, तो क्या होगा? क्या क्लेन इस अनजाने दुश्मन से बच पाएगा? तो भाई, टैरो क्लब की मीटिंग फिर से शुरू हो चुकी है और इस बार माहौल थोड़ा अलग है क्योंकि एक नई मेंबर आई है, मैडम हर्मिट, जो असल में एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया हैं, मतलब पायरेट एडमिरल्स में से एक, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब सोचो, एक तरफ हमारे मिस्टर फूल हैं जो गॉड बने बैठे हैं और दूसरी तरफ एक इतनी नॉलेजेबल और पावरफुल बंदी, तो प्रेशर तो बनना ही था। खैर, मीटिंग शुरू होती है और जस्टिस यानी हमारी ऑड्रे अपनी लेटेस्ट एडवेंचर के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसे एक पुराने फोक सॉन्ग से इंस्पिरेशन मिली और उसने अपने ड्रीम में एक मैजिकल जर्नी शुरू करने का फैसला किया। ये सुनने में जितना कूल लगता है उतना ही खतरनाक भी था। उसने बताया कि ड्रीम में होश में रहने के लिए उसने एक साइकोलॉजिकल क्यू का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने ये वर्ड यूज किया, मैडम हर्मिट के कान खड़े हो गए। उनके दिमाग में तुरंत आया कि साइकोलॉजिकल क्यू तो सीक्वेंस 7 साइकियाट्रिस्ट की एबिलिटी है, लेकिन फिर ऑड्रे साइकियाट्रिस्ट का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक खरीद क्यों रही थी? ये बात उन्हें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब ऑड्रे अपनी कहानी आगे बढ़ाती है। वो बताती है कि कैसे वो अपने दिमाग की गहराइयों में उतरी। उसने मिस्टर फूल से सीखी हुई एक टेक्निक का इस्तेमाल करके एक सीढ़ी बनाई और अपने सबकॉन्शियस की तरफ बढ़ने लगी। उसने कहा कि वो सफर बहुत लंबा और अकेला था और चारों तरफ अंधेरे में अजीब अजीब मॉन्स्टर्स छिपे हुए थे, जिससे उस पर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर पड़ रहा था। कई बार तो ऐसा लगा कि वो हिम्मत हार जाएगी, लेकिन अपनी बियॉन्डर पावर्स की वजह से वो टिकी रही। मुझे तो ये सीन सुनकर ही गूज़बम्प्स आ गए। मतलब अपने ही दिमाग के अंदर अकेले ट्रेवल करना, जहां आपके सारे डर और सीक्रेट्स मॉन्स्टर्स बनकर घूम रहे हों, ये कितना डरावना हो सकता है। फाइनली ऑड्रे उस जगह पहुंचती से कहते हैं जिसे ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियस। ये एक ऐसी इल्यूजनरी जगह है जहां सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि हर जीव के थॉट्स, मेमोरीज और इमोशंस एक समंदर की तरह बहते हैं। क्या कमाल का कॉन्सेप्ट है यार। और वहां उसे क्या दिखता है? उस समंदर में से एक बहुत बड़ा ड्रैगन उड़ता हुआ बाहर आता है, जिसकी स्किन ग्रे कलर के पत्थरों जैसी थी। ये देखकर ऑड्रे को यकीन हो जाता है कि ड्रैगन्स की जो लेजेंडरी सिटी ऑफ मिरेकल्स लिवसेड है, वो शायद इसी कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समंदर में छिपी हुई है। कहानी सुनाने के बाद ऑड्रे सबसे पूछती है, क्या आप लोगों के पास कोई सजेशन है? अगर मुझे आगे खोज करनी है तो मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसकी बात खत्म होते ही द हैंग्ड मैन यानी एल्गर तुरंत सीरियस टोन में बोलते हैं, मेरे हिसाब से तुम्हें आगे एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने समझाया कि जिस ड्रैगन को उसने देखा वो कोई नॉर्मल जीव नहीं हो सकता। अगर वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रह सकता है तो इसका मतलब है कि वो एक बहुत हाई सीक्वेंस बियॉन्डर है, कम से कम एक डेमीगॉड के लेवल का। उन्होंने कहा कि जब तक तुम सीक्वेंस 5 नहीं पहुंच जाती, इस बारे में सोचना भी मत। मैडम हर्मिट भी एल्गर की बात से एग्री करती हैं। वो और भी डिटेल में बताती हैं कि वो समंदर कितना खतरनाक है। उसमें हजारों सालों से जमा हुए इंसानों के बुरे विचार हैं, ऐसी इच्छाएं जो किसी की भी रूह को करप्ट कर सकती हैं, और पुरानी यादों के ऐसे तूफान हैं जो किसी के भी दिमाग को फाड़ सकते हैं। उन्होंने वार्न किया कि वहां कुछ भी हो सकता है कोई इविल गॉड या किसी खतरनाक हस्ती का कॉन्शियसनेस वहां छिपा हो, जो एक भंवर की तरह तुम्हें अंदर खींच ले और तुम कभी वापस ना आ पाओ। ये सब सुनकर बेचारी ऑड्रे की सारी एक्साइटमेंट ठंडी पड़ गई। वो थोड़ी डिसअपॉइंट तो हुई, लेकिन उसे भी पता था कि हैंगमैन और हर्मिट बिल्कुल सही कर रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा, ठीक है, जब मैं सीक्वेंस 5 बन जाऊंगी तब दोबारा कोशिश करूंगी। मतलब लड़की का कॉन्फिडेंस तो देखो, वो ऐसे सोच रही है जैसे सीक्वेंस 5 बनना कोई बड़ी बात नहीं, बस 1-2 साल लगेंगे। उसके लिए डेमीगॉड बनना ही असली चैलेंज था। अब ऑड्रे अपनी आखिरी उम्मीद के साथ टेबल के आखिर में बैठे मिस्टर फूल तरफ देखती है। उसे लगा शायद ये गॉडलाइक एक्सिस्टेंस कोई अलग, कोई सेफ तरीका बताएंगे, लेकिन भाई साहब, हमारे मिस्टर फूल की तो हालत खराब थी। उनका इस टॉपिक पर नॉलेज एकदम जीरो था। जो कुछ पता था वो बस थ्योरी थी। ऊपर से मैडम हर्मिट जैसी एक्सपर्ट भी वहीं बैठी थी, तो वो ब्लफ भी नहीं कर सकते थे। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, भाई मुझसे मत पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। इस नई मेंबर के सामने एक गलत शब्द बोला और मेरी सारी इमेज खराब हो जाएगी। तो उन्होंने सबसे बेस्ट तरीका अपनाया, चुप रहो और एक मिस्टीरियस स्माइल देते रहो। उन्होंने अपनी एक्टिंग इतनी परफेक्ट रखी, किसी को शक तक नहीं हुआ। क्या प्रेशर है यार गॉड बनने का भी। जब ऑड्रे ने देखा कि मिस्टर फूल कुछ नहीं कह रहे, तो वो समझ गई कि उन्हें भी यही सही लगता है और उसने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। इसके बाद द मून यानी एमलिन, जो कब से बोर हो रहा था, अपना गला साफ करता कहता है, मैंने हम सैंगवाइन की को सीरियसली रिसर्च किया है। और फिर वो द सन यानी डेरिक की तरफ देखकर कहता है, कैक्लिज्म से पहले सिटी ऑफ सिल्वर नहीं बल्कि किंगडम ऑफ सिल्वर हुआ करता था। इतना ही नहीं, उसने एक और बॉम्ब फोड़ा और किंगडम ऑफ सिल्वर के लोग जायंट किंग ऑर्मिर को नहीं बल्कि उनकी क्वीन ओमेबेला को पूजते थे।
ये सुनकर डेरिक एकदम शॉक हो गया। उसने कहा कि सिटी ऑफ सिल्वर के रिकॉर्ड्स में ऐसी किसी क्वीन का कोई जिक्र नहीं है। इस पर एमलिन और चौड़ा होकर बोलता है, तो हो गया ना प्रूफ कि तुम्हारी सिटी ऑफ सिल्वर की हिस्ट्री में गलतियां हैं और वो इनकम्प्लीट है। मतलब बंदे ने इतनी लंबी बात सिर्फ डेरिक को गलत साबित करने के लिए घुमाई। हमारे क्लेन को तो मन ही मन हंसी आ रही थी कि ये वैम्पायर बदला लेने के लिए कितना घूम का आया है। तभी मैडम हर्मिट कंफर्म करती हैं कि हाँ, ओमेबेला सेकंड इपोक में गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट थी और जायंट किंग की क्वीन भी। ये सुनने के बाद डेरिक के पास कहने को कुछ नहीं बचा और उसे काफी बुरा लगा। इसके बाद थोड़ी और बातचीत हुई और टेरो गैदरिंग खत्म हो गई। सबने मिस्टर फूल को रिस्पेक्ट के साथ विदा किया। अपनी दुनिया में वापस आने के बाद एडमिरल कैटलिया ने गैदरिंग के बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि ये टेरो क्लब कोई मजाक नहीं है और ग्रे फॉग के पीछे बैठफुल एक बेहद रहस्यमयी और पावरफुल हस्ती है। उसे इतना प्रेशर फील हुआ कि उसने तुरंत एक लेटर लिखा और एक गोल्ड हारमोनिका बजाकर उसे कहीं भेज दिया। लेटर में उसने टेरो क्लब का नाम लिए बिना बस इतना लिखा कि कोई जानबूझकर एम्परर की डायरी के पन्ने जमा कर रहा है। उसने मन में सोचा, एक गॉड की निगरानी में मीटिंग में हिस्सा लेने का प्रेशर सच में बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ ग्रे फॉग के ऊपर क्लेन भी यही सोच रहा था। एडमिरल ऑफ स्टार्स के आने से द फूल होने का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और फिर उसने फैसला किया कि वो भी ऑड्रे की तरह अपने ड्रीम्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। तो अब कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब क्लेन भी अपने दिमाग की गहराइयों में उतरने वाला है। तो भाई चैप्टर 572 शुरू होता है क्लेन के साथ, जो अपने सारे काम निपटा कर बेडरूम से बाहर आता है और वो देखता क्या है कि डेनिक्स भाई आराम से रिक्लाइंग चेयर पर सो रहे हैं। दोपहर के 4 भी नहीं बजे थे और ये बंदा ऐसे सो रहा है जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। क्लेन पहले तो थोड़ा हैरान होता है, फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो सोचता है कि ये तो उसके लिए एकदम परफेक्ट मौका है। मतलब सिचुएशन खुद उसके फेवर में बन गई थी। अब सीन ये था कि क्लेन को एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करना था। वो जानना चाहता था कि क्या ड्रीम्स के अंदर से द फूल का नाम प्रे करने पर उसे ग्रे फॉग के ऊपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। यह सारी तैयारी मिस जस्टिस के लिए थी, क्योंकि वो ड्रीम एक्सप्लोरेशन में काफी इंटरेस्टेड थी और क्लेन को उसकी सेफ्टी की चिंता थी कि कहीं वो अनजाने में कोई गलती ना कर दे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसे एक टेस्ट सब्जेक्ट यानी कि एक गिनी पिग चाहिए था। और सामने सोता हुआ डेनिस से बेहतर टारगेट कौन हो सकता था। बिल्कुल बेखबर आराम से नींद में क्लेन के मन में पहले एक शरारती ख्याल आता है कि इसको लात मारूं, बट फिर वो अपने प्रोफेशनल साइड को आगे लाता है और कहता है नहीं, एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। पहले क्लेन ने सोचा कि ड्रीम चार्म यूज कर लेता हूं, सिंपल और इफेक्टिव। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि डेनिस कोई मामूली इंसान नहीं था। वो एक सीक्वेंस 7 पायरोमैनिक है जिसका पुराना नाम फायरमेज था। इसका मतलब उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन काफी स्ट्रांग है। अगर क्लेन ने चार्मन का इनकांटेशन यानी मंत्र बोला तो उसके बोलने से जो नेचर में हलचल होती उससे डेनिट्स पक्का उठ जाता और फिर सारा प्लान फेल हो जाता। ऊपर से डेनिट्स को शक भी हो जाता। इसलिए क्लेन ने अपना प्लान भी निकाला। उसके पास एक नाइटमेयर का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक था। यह एक डार्क जेम जैसा आइटम था। यह उतना पावरफुल नहीं था जितना रोसागो का ऑल ब्लैक आई था। मतलब इससे वो सिटी के दूसरे कोने से किसी के ड्रीम में नहीं जा सकता था, लेकिन पास में सो रहे डेनिट्स के ड्रीम में घुसना इसके लिए बहुत आसान काम था। बेसिकली यह एक शॉर्ट रेंज ड्रीम विजन टूल था, एकदम परफेक्ट। तो क्लेन उस जेम को हाथ में पड़ता है और अपनी स्पिरिचुअलिटी को फैलाता है। सडनली उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और डेनिट्स की बॉडी एक अंडे के शेप की लाइट के ब्लॉब जैसी दिखने लगती है। क्लेन अपनी स्पिरिचुअलिटी से उस ब्लॉब को टच करता है और बूम, बिना किसी वार्निंग के वो डेनिट्स के ड्रीम में एंटर कर जाता है। और डेनिट्स का सपना तो एकदम नेक्स्ट लेवल चल रहा था। वो गोल्डन ड्रीम शिप पर था जो इतनी साफ थी कि सोने के सिक्कों की तरह चमक रही थी और डेनिट्स वहां का असली कैप्टन बना हुआ था। आर्म्स क्रॉस करके सेलर्स को ऑर्डर दे रहा था उस जगह को फिर से साफ कर। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे एंशिएंट फेसेक डिक्शनरी कॉपी करवाऊं? मतलब फुल पावर ट्रिप ले रहा था बंदा अपने सपने में। मुझे तो ये सीन काफी फनी लगा, क्योंकि बेचारा रियफ में गेरमन से इतना डरता है और सपने में देखो कैसे शेर बना हुआ है। खैर, क्लेन को इन सब फालतू चीजों से क्या लेना देना था। वो ड्रीम के एक कोने में जाकर लैंड करता है। अब टाइम था असली एक्सपेरिमेंट का, द मेन इवेंट। उसने द फूल का ऑनोरिफिक नेम यानी कि वो 3 पवित्र लाइंस हर्मिस लैंग्वेज में बोलना शुरू किया। द फूल दैट्स नॉट बिलोंग टू दिस एरा। उसने पूरी प्रेयर बोली, बट कुछ नहीं हुआ। एकदम साइलेंस, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्लेन थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि गलती कहाँ हुई। फिर उसे रियलाइज हुआ, अरे हाँ, ड्रीम में बोलने से असली साउंड थोड़ी ना प्रोड्यूस होती है। वो तो बस एक थॉट है, एक विचार है। प्रेयर के लिए ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो असली दुनिया में नेचर की पावर्स को हिला सके, जैसे कि एंशिएंट हर्मिस। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने एनोनिमस अकाउंट का पासवर्ड कॉपी करता था। ये छोटी सी डिटेल लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की वर्ड बिल्डिंग को इतना अमेजिंग बनाती है। तो अब क्लेन ने एंशिएंट हर्मिस में प्रेयर दोबारा शुरू की। इस बार रिस्क था कि नेचुरल पावर्स के हिलने से डेनिट्स जाग सकता है। उसने जल्दी जल्दी तीनों लाइंस बोली और इस बार इट वर्कड।
उसे ग्रे फॉग के ऊपर आने वाली प्रेयर्स की हल्की स्टैक्ड आवाज सुनाई दी, सक्सेस। लेकिन जैसे ही प्रेयर ने काम किया, डेनिट्स का ड्रीम कांपने लगा और टूटने लगा। ड्रीम अनस्टेबल हो गया था। क्लेन ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और फौरन वहां से निकल गया, इससे पहले कि डेनिट्स पूरी तरह उठ पाए। और फिर ठीक 7-8 सेकंड बाद डेनिट्स हड़बड़ाकर उठता है और पता है वो क्या बड़बड़ाता है। डॉगशिट, मैंने सपने में उस पागल गेरमन स्पैरो को गोल्डन ड्रीम पर ट्रबल करते देखा। कितना डरावना सपना था। बेचारे को लगा कि वो दिन भर गेहरमन की टेंशन लेता है, इसलिए उसे ऐसा सपना आया। उसे क्या पता कि असली गेहरमन ही उसके सपने में था। इधर क्लेन अपने रूम में आकर आराम से 4 कदम काउंटर क्लॉकवाइज चलता है और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच जाता है। वहां वो कंफर्म करता है कि हाँ, प्रेयर आई थी और उसे वो सीन भी दिखता है जिसमें वो डेनिट्स के ड्रीम में था। उसे एक शॉकिंग रियलाइजेशन भी होती है कि इस दुनिया में लोग नींद में भी मर सकते हैं। सोचो, किसी ने दिन में कोई खतरनाक सिंबल या किसी इविल गॉड का नाम याद कर लिया और गलती से सपने में उसे रेप्लिकेट कर दिया तो काम तमाम। दिस वर्ल्ड इज सीरियसली डेंजरस, यहाँ हर कदम पर मौत है। अब क्लेन सोच में पड़ जाता है, क्या उसे ये रिजल्ट मिस जस्टिस को बताना चाहिए? अगर फौरन बताया तो फूल की ऑल नोइंग इमेज थोड़ी डैमेज हो सकती है कि वो ऑन द स्पॉट नहीं बता पाया, लेकिन दूसरी तरफ मिस जस्टिस की क्यूरियोसिटी बहुत, वो जरूर रिस्क लेगी। फिर क्लेन उसकी अच्छाई, टैरो क्लब के लिए उसके कॉन्ट्रीब्यूशन और उसके चेयरफुल नेचर के बारे में सोचता है, जिसने उसे कई बार आगे बढ़ने में हेल्प की। और फाइनली वो एक हल्की सांस छोड़कर डिसाइड करता है, नहीं, उसे बताना पड़ेगा और ठीक से वार्न करना पड़ेगा। आखिर वो एक वीआईपी मेंबर है, इतना ट्रीटमेंट तो बनता है। तो क्लेन आगे बढ़ता है और मिस जस्टिस के क्रिम्सन स्टार को टच करता है। अब सीन शिफ्ट होता है ईस्ट चेस्टर काउंटी में, ऑड्रे के पास। ऑड्रे अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और वही सोच रही थी जो मिस्टर हैंगमैन और मैम हर्मिट ने उसे बताया था कि ड्रीम एक्सप्लोरेशन कितना डेंजरस हो सकता है। उसे अब आकर समझ आ गया था कि उसके साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के सीनियर्स ने उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो तब सिर्फ एक सीक्वेंस एट टेलीपैथिस्ट थी। उनको लगा इसके पास साइकोलॉजिकल क्यू की पावर ही है, तो वार्न करने की क्या जरूरत। और जैसे ही वो यह सब सोच रही थी, अचानक उसके सामने घना अजीब ग्रे फॉग छाता और उस फॉग के बीच द फूल एक ऊंचे पुराने चेयर पर बैठे उसे देख रहे होते हैं। एकदम एपिक और डिवाइन एंट्री थी ये। द फूल की गरी मैजेस्टिक आवाज आती है, बिना सोचे समझे कोशिश मत करना। और फिर वो कहते हैं, अगर ड्रीम्स में किसी खतरे में पड़ो तो तुम मेरा नाम ले सकती हो। ऑड्रे की आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। रिसाइट योर नेम, मतलब फूल ने उसे स्पेशल परमिशन दी थी कि वो उनका नाम ले सकती है। वो इतनी एक्साइटेड और खुश हो जाती है कि बस यस मिस्टर फूल ही बोल पाती है। क्लेन को भी मन ही मन रिलीफ मिलता है कि उसने कोई डाउट नहीं किया। और फिर द फूल ऐड करते हैं एंशिएंट हर्मिस में बोलना। इतना कहकर उनका फिगर फेड हो जाता है और ग्रे फॉग गायब हो जाता है। ऑड्रे तो बस 2 सेकंड तक स्टन रहती है, फिर खुशी से अपने कमरे में ही उछलने लगती है। मिस्टर फूल ने उसे पर्सनली वार्न किया और परमिशन भी दी। उसे लगा कि वो सच में गॉड की एक ब्लेस्ड बन गई है। फिर भी उसने मिस्टर फूल की वार्निंग को सीरियसली लिया और डिसाइड किया कि वो पहले साइकोलॉजी एल्केमिस्ट से और इन्फॉर्मेशन निकालेगी और पूरी तैयारी के बाद ही अटेम्प्ट करेगी। अब वापस ग्रे फॉग पर क्लेन एक और इम्पोर्टेंट मामले के बारे में सोच रहा था। एक लाल बालों वाली लड़की थी, हेलेन, जिस पर 1000 पाउंड्स का रिवॉर्ड था। अब पता चला कि वो वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी से रिलेटेड है और यहाँ से शुरू होती है कनेक्शंस की चेन। ट्रेसी ने क्विलेंगोस का क्रू ले लिया था। क्विलेंगोस ने जिमी नेकर नाम के एक टाइकून को लूटा था और उस टाइकून के पास डेथ की क्रॉनिकल्स के कुछ पार्ट्स थे। यह सारी इंफॉर्मेशन मिस्टर अजिक के लिए बहुत जरूरी और यूजफुल हो सकती थी। तो अब हेलेन को ढूंढना क्लेन के लिए एक नॉर्मल बाउंटी हंट नहीं था, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड मिशन बन गया था। पहले वो एरोडेस यानी मेरे यूज करने वाला था, लेकिन अब जब मामला इतना बड़ा है और एक पायरेट एडमिरल से जुड़ा है, उसने सोचा कि वो अपने सी गॉड बिलीवर्स को मोबिलाइज करेगा। एक गॉड के लिए छोटा मोटा काम नहीं लगना चाहिए ना, मिस्ट्री मेंटेन करना भी जरूरी है। तो वो हेलेन की फोटो कॉन्जूर करता है, सी गॉड सेप्टर बुलाता है और अपने हाई लेवल बिलीवर्स जैसे कलात और एडमॉन्टन को एक रेवेलेशन भेजता है। रेवेलेशन में समंदर की ऊंची लहरें थी, हेलेन की तस्वीर थी और द फूल की आवाज थी, उसे ढूंढो और प्रोटेक्ट करो, ट्रेसी की फोर्सेस से सावधान रहना। क्लेन ने ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए ताकि उसके मोटिव सीक्रेट रहें, बस सीन को प्रोजेक्ट कर दिया अपने बिलीवर्स के माइंड्स में, एकदम गॉड लेवल काम। और यहाँ चैप्टर एंड हो जाता है। तो आज के चैप्टर की शुरुआत होती है ब्लू माउंटेन आइलैंड के एक जंगल से, जहां रेजिस्टेंस का बेस लोकेटेड है। वहां व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक बाल्ड आदमी है जिसका नाम है कलात। वो गुफा के मुहाने से आती हुई सूरज की रोशनी को देख रहा है और उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी है। उसे महसूस हो रहा था कि जब से सी गॉड यानी कि हमारे क्लेन ने अपनी मौजूदगी दोबारा दिखाई है और अपने 10 कमांडमेंट्स दिए हैं, तब से दुनिया में जो खून खराबा व्यवस्था वो काफी कम हो गया है। और टाइम टू टाइम गॉड उन्हें गाइडेंस भी देते हैं जो विजडम से भरी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, गॉड हर चीज पर नजर रखते हैं और सिचुएशन में इंटरफेयर करके रेजिस्टेंस की मदद भी करते हैं ताकि वो इस मुश्किल रास्ते से निकलकर उम्मीद की एक किरण देख सकें। कलात को लगता है कि शायद यही गॉड के वापस आने का असली मतलब है।
उसे अभी एक रेवलेशन यानी कि एक दिव्य संदेश मिला था, जिसमें उसे हेलेन नाम की एक रेड हेड औरत के बारे में बताया गया था। उसे लगता है कि ये औरत वाइस एडमिरल एल्मेंट ट्रेसी और समुद्र की दूसरी ताकतों के बीच एक बैलेंस पॉइंट है, और अगर इस बैलेंस को बिगाड़ दिया जाए तो दुनिया में और केओस फैलेगा, जिससे रॉरस्टेड के लोगों को आजाद होने का मौका मिल सकता है। अब सोचो, ये सब क्लेन का प्लान है। वो दूर बैठकर इन लोगों को अपने इशारों पर नचा रहा है और ये लोग उसे सच में गॉड मान रहे हैं। तो कलात जल्दी से एक रिचुअल सेट अप करता है और सी गॉड से प्रेयर के हेलेन की तस्वीर बनाता है। ये सब करने के बाद वो साइड में देखता है जहां सी गॉड चर्च का हाई प्रीस्ट रहता था, जो रेजिस्टेंस का एक हाई रैंकिंग मेंबर भी था। उसके चेहरे पर एक मिक्स एक्सप्रेशन था। वो सोचता है कि ये लोग गॉड के रेवलेशंस के खिलाफ तो नहीं जाते, लेकिन आज भी ये लोग पास्ट में ही जी रहे हैं, जिद्दी, कंजर्वेटिव और पुराने ख्यालात वाले। वो एक सिविलाइज्ड चर्च को अपनाना ही नहीं चाहते। कलात को लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गॉड इन्हें छोड़ देंगे। ये सोचते हुए उसके दिल में एक तरफ तो दर्द था, लेकिन दूसरी तरफ अजीब सी खुशी भी कि वो गॉड के ज्यादा करीब है। अब सीन शिफ्ट होकर आता है हमारे मेन कैरेक्टर क्लेन के पास। वो अपने सारे फॉलोअर्स की प्रेयर्स को स्कैन करने और कुछ को रिस्पॉन्ड करने के बाद रियल वर्ल्ड में वापस आता है। उसका प्लान था कि वो बाहर जाकर एक्टिंग करने का कोई मौका ढूंढेगा ताकि वो अपनी सीक्वेंस की पावर को डाइजेस्ट कर सके। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे का हैंडल पकड़ता है, उसके दिमाग में एक बहुत ही क्रेजी और फनी आइडिया आता है। वो चाहता है कि मेरा असली मकसद रेड हेयर्ड हेलेन को ढूंढना नहीं है, बल्कि इस मौके का इस्तेमाल करके वाइस एडमिरल एल्मेंट ट्रेसी तक पहुंचना है, ताकि मैं टाइकून जिमी नेकर के साथ क्या हुआ था ये पता लगा सकूं और डेथ के एंशिएंट क्रॉनिकल्स की लोकेशन जान सकूं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे सिर्फ हेलेन के नाम पर ट्रेसी को बाहर बुलाना है। वो असली है या नकली, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं खुद ही एक फेसलेस की पावर यूज करके रेड हेड हेलेन बन सकता हूँ, और फिर डेनिड्स मुझे स्ट्रॉन्गमैन ओजिल के पास ले जाएगा, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा और मैं आसानी से वाइस एडमिरल ट्रेसी से मिल भी लूंगा। मतलब इमेजिनेशन की लेवल देखो बंदे की। लेकिन अगले ही पल क्लेन अपना सिर हिलाकर इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। वो सोचता है, मैं एक फेसलेस हूँ, लेकिन ड्रैग पहनना यानी एक लड़की के कपड़े पहनना मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर वो मजाक में सोचता है, क्या पता अपने अंदर के इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना भी एक्टिंग के प्रिंसिपल्स में से एक हो। खैर, फिर वो प्रैक्टिकल रीजन सोचता है, मैं रेड हेयर्ड हेलेन को जानता नहीं हूं, तो उसकी एक्टिंग काम नहीं करेगी। मैं सिर्फ बाहर से उसके जैसा दिखूंगा, लेकिन जो लोग उसे अच्छे से जानते हैं उन्हें मैं बेवकूफ नहीं बना पाऊंगा, और इस तरह मैं ट्रेसी से भी नहीं मिल पाऊंगा। और ये भी हो सकता है कि हेलेन को ढूंढने वाला इंसान ट्रेसी न हो, बल्कि उसका कोई दुश्मन हो। मैं ट्रेसी का बैकग्राउंड नहीं जानता, बिना सोचे समझे ऐसा कुछ करना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो फाइनली वो डिसाइड करता है कि सेफ रहना ही बेस्ट है। पहले वो असली हेलेन को ढूंढेगा और फिर आगे का प्लान बनाएगा। तभी क्लेन को महसूस होता है कि लिविंग रूम में कुछ गड़बड़ है। डेनिट्स के खर्राटों की आवाज हल्की हो गई थी। क्या वाइस एडमिरल आइसबर्ग यहाँ है? ये सोचते हुए क्लेन धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोलता है। उसी पल डेनिट्स आंख खोलकर उठ बैठता है। वो अपनी स्माइल छिपाने की कोशिश करते हुए कहता है, कैप्टन, आई थिंक उन्होंने कहा कि एडमिरल ऑफ ब्लंट क्रू लॉन्गटेल आइलैंड पर देखा गया है और वो साउथ की तरफ बर्सर्क सी की ओर जा रहा है, और ये न्यूज एकदम भरोसेमंद है। ये सुनते ही क्लेन को थोड़ा अफसोस होता है। उसने प्लान बनाया था कि वो एडमिरल ऑफ ब्लड का शिकार करके क्रेजी एडवेंचरर गेहरमन स्पैरो के नाम को और भी बड़ा बनाएगा। सिर्फ स्टील मावेटी को मारना उतना शॉक और इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया था, लेकिन अब एडमिरल ऑफ ब्लड तो भाग गया था। उसका पूरा प्लान फेल हो गया। क्लेन चुपचाप डेनिट्स को घूरता रहता है। उसकी खामोशी से डेनिट्स थोड़ा अनईजी हो जाता है और नर्वस होकर हंसता है। एडमिरल ऑफ ब्लड तो भाग गया, तो आपका और कैप्टन का कोऑपरेशन अब खत्म हो गया, राइट? मैं अब गोल्डन ड्रीम शिप पर वापस जा सकता हूँ, राइट? आगे की बात हम आपके मैसेंजर के थ्रू कर सकते हैं। क्लेन कुछ देर सोचता है और फिर अपनी जेब से एक कागज निकालकर उस पर अपने मैसेंजर को समन करने का तरीका लिख देता है। फिर वो अपनी कलाई घुमाकर उस कागज को डेनिट्स की तरफ फेंकता है। डेनिट्स एक हंटर है, तो वो आसानी से उसे पकड़ लेता है और फिर अपने हाथ में एक आग जलाकर उस कागज को राख कर देता है। वो फिर से पूछता है, तो मैं अब गोल्डन ड्रीम पर वापस जा सकता हूँ, राइट? क्लेन धीरे से सिर हिलाकर कहता था। ये सुनते ही डेनिट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी खुशी को कंट्रोल करता है। उसे डर था कि कहीं गेहरमन स्पैरो गुस्सा न हो जाए। वो सावधानी से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं पहले इस होटल का बिल पे कर देता हूँ और शिप की टिकट खरीद लेता हूँ। आपको तो पता ही है, बायाम में आजकल माहौल ठीक नहीं है। कैप्टन नहीं चाहती कि गोल्डन ड्रीम यहाँ के पोर्ट पर रुके। क्लेन मन में सोचता है, कम से कम तुम्हें रूम का पेमेंट सेटल करना तो याद है। वो कुछ नहीं कहता, अपना कोट और हैट पहनकर अपने कमरे की तरफ चल देता है। जैसे ही क्लेन सीढ़ियों के कोने से गायब होता है, डेनिट्स अपने कमरे में जाकर अपनी मुट्ठी हवा में लहराता है। वंडरफुल, वंडरफुल, मैं फाइनली आजाद हो गया। वो बिना देर की अपनी कैप पहनकर होटल के फ्रंट डेस्क पर बिल पे करने जाता है और फिर वो गलियों में निकलकर सीधा सीवीड बार की तरफ भागता है। उसे आजदी की हवा बहुत ताज़ा लग रही थी, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसकी नज़र एक दीवार पर लगे बाउंटी पोस्टर्स पर पड़ती है।
ब्लेजिंग डेनिट्स 5,500 पाउंड्स। पोस्टर पर लगी तस्वीर और कैप पहने हुए डेनिट्स का चेहरा एकदम आमने सामने था। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपने दांत पीसता है और एक दर्द भरी मुस्कान देता है। वो जल्दी से अपनी कैप को नीचे कर लेता है और फिर पास की एक दुकान से एक ग्रे स्कार्फ खरीदकर अपने नाक और मुंह को भी छिपा लेता है। अब जाको से थोड़ी राहत मिलती है और वो तेजी से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ भागता है। डेनिट्स को पता था कि सारे टिकट बूथ पर उसके बाउंटी पोस्टर लगे होंगे, इसलिए वो एक ऐसे बार में आया था जहां उसे बिना आइडेंटिफिकेशन के टिकट मिल सकती थी। उसे एक दलाल से टिकट खरीदनी थी, लेकिन अब उसका बाउंटी इतना ज्यादा था कि उसे डर था कि वो दलाल उसे धोखा दे सकता है। 5,500 पाउंड एक बहुत बड़ी रकम थी जिसके लिए कोई भी रिस्क ले सकता था। तो वो खुद जाने के बजाय बार में बैठे एक लड़के को कुछ पैसे देकर उसे टिकट खरीदने के लिए भेजता है। लेकिन वो लड़का दूसरे लोगों से फुसफुसाकर बात करने लगता है और डेनिट्स को तुरंत समझ आ जाता है कि उसे ट्रैप किया जा रहा है। तभी बार के अंदर एक और खतरनाक पायरेट ब्लू आइज मीथ आता है जिसका बाउंटी 2,800 पाउंड्स था। डेनिट्स समझ आता है कि ये लोग मिलकर उस पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। वो बिना एक पल भी गंवाए बार के पिछले दरवाजे से भाग जाता है। अपनी एंटी ट्रैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके वो उन लोगों से पूरी तरह बच निकलता है। लेकिन अब उसे एक बात साफ साफ समझा गई थी, बायाम की सड़कों पर घूमना, अकेला घूमना उसके लिए मौत को दावत देने जैसा था। वो सीधा विंड ऑफ एजियोर इन वापस जाता है और अपने स्वीट का दरवाजा खोलता है। अंदर गेहरमन स्पैरो यानी कि क्लेन खिड़की से शाम के नजारे को देख रहा था। डेनिट्स के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इस जबरदस्ती की स्माइल के साथ कहता है, एक बात थी मैं बताना भूल गया था। कैप्टन पूछ रही थी कि क्या आपको उनसे गैलागोस में मिलने में कोई इंटरेस्ट है। ये वो सवाल था जो उसने पहले छिपा लिया था, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि इस क्रेज एडवेंचर से अलग होकर बायाम में सरवाइव करने का उसका चांस बहुत कम है। तो भाई, कहानी में अब एक नया मोड़ आता है और ये मोड़ जुड़ा है समंदर की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक से। सीन ये है कि क्लेन जो गेरमन स्पैरो के भेस में है, उसे एक इनविटेशन मिलता है और ये इनविटेशन किसी छोटे मोटे इंसान का नहीं बल्कि वाइस एडमिरल आइसबर्ग एविना एडवर्ड्स का था। अब सोचो, एक पायरेट एडमिरल जो खुद में लेजेंड है वो आपसे मिलना चाहती है, और वो भी गैलागोस आइलैंड पर। यह सुनकर क्लेन भी एक पल के लिए चौंक गया था। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे वो मना कर देता, बल्कि ये तो उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मतलब फेस टू फेस मीटिंग में वो ऐसे कई सवाल पूछ सकता था जो खत में लिखना बहुत मुश्किल होता है। उसे अपनी आगे की एडवांसमेंट और हाई सीक्वेंस पोशन के फॉर्मूला के बारे में भी कुछ हिंट्स मिल सकती थी। जैसा कि कहते हैं, एक और दोस्त मतलब जानकारी का जरिया। तो क्लेन ने बिना ज्यादा सोचे अपना भारी सोने का सिक्का निकाला। उसे बस ये चेक करना था कि इस मीटिंग में कोई खतरा तो नहीं है, खासकर ब्लेजिंग डेनिट्स के लिए, क्योंकि वो ही तो मैसेज लेकर आया था। सिक्का हवा में उछला, क्लेन के हाथ में आकर गिरा और जवाब था ना। इसका मतलब था कि वाइस एडमिरल आइसबर्ग से मिलने में कोई बड़ा खतरा नहीं था। ये देख क्लेन ने डेनिट्स की तरफ देखा और अपने ठंडे अंदाज में बस इतना कहा, ठीक है। ये सुनते ही डेनिस की जान में जान आई और उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, कैप्टन की तरफ से मैं आपका शुक्रिया करता हूं। अब क्लेन अपनी घड़ी देखता है, कहता है, मैं पहले वॉशरूम जाऊंगा। ये सुनकर डेनिस बेचारा कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि गेहरमन शायद उसके लिए टिकट खरीदने के बारे में सोच रहा या कोई प्लान बना रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि क्लेन का असली मकसद क्या था। क्लेन वॉशरूम गया, लेकिन असल में वो ग्रे फॉग के ऊपर जाकर एक बार फिर से डिवाइनेशन करके सब कुछ कंफर्म करना चाहता था, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जब वो पूरी तरह श्योर हो गया तो वो बाहर आया और डेनिट्स से बोला, चलो चलते हैं। डेनिट्स ने हैरानी से खुद की तरफ इशारा करते हुए पूछा, मैं? उसे लगा था कि गेरमन अकेले जाएगा या किसी और को भेजेगा। डेनिट्स ने एक अच्छा सजेशन भी दिया कि हम अपने दोस्त एलांड को बोलकर टिकट खरीदवा सकते हैं, लेकिन क्लेन ने उसे बैग ठंडी नजर से देखा और कुछ नहीं कहा। वो नजर ही काफी थी डेनिट्स को चुप कराने के लिए। डेनिस के दिमाग में दूसरा आइडिया भी आया था कि हम नकली आइडेंटिटी बनाकर टिकट खरीद लेते हैं, लेकिन गेहरमन के खौफ के आगे उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बेचारा चुपचाप अपना स्कार्फ लपेटकर उसके पीछे पीछे चल दिया। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। लगभग 20 मिनट चलने के बाद क्लेन एक शोरगुल वाली जगह की तरफ इशारा करता है और पूछता है, क्या वो जगह वही है? और वो जगह थी सीवीड बार, वही बार जहां कुछ देर पहले डेनिट्स की बेइज्जती हुई थी और वो टिकट खरीदने में फेल हो गया था। ये देखकर डेनिट्स हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि गेहरमन उसे वापस यहीं क्यों लेकर आया है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने मासूमियत से पूछा, क्या तुम मेरे लिए बदला लेने आए हो? उसे लगा कि ये आदमी भले ही क्रेजी है, लेकिन अपने दोस्तों का साथ देता है, जैसा उसने बेंसी हार्बर में किया था। लेकिन भाई, वो गेहरमन स्पैरो था, कोई नॉर्मल इंसान नहीं। क्लेन ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोला और सीधा बार के अंदर चला गया। डेनिट्स बेचारा पीछे पीछे बोलता रहा इसकी को, लेकिन उसकी सुन कौन रहा था। बार के अंदर का माहौल पूरा पार्टी वाला था। लोकल म्यूजिक बज रहा था और सब लोग अपनी धुन में मस्त थे। डेनिट्स उन लोगों को ढूंढने लगा जिन्होंने उसे धोखा दिया था, और साथ ही उस फेमस पायरेट ब्लू आइज मीथ को भी। तभी क्लेन डेनिट्स की तरफ मुड़ा और अपने नॉर्मल लेकिन डरावने अंदाज में बोला, अपना स्कार्फ उतारो। उसका टोन ऐसा था जैसे वो बियर ऑर्डर कर रहा हो।
डेनिट्स तो शॉक में चला गया, उसे लगा उसने गलत सुन लिया। लेकिन क्लेन ने अपनी हल्की सी क्रेजी स्माइल के साथ फिर कहा, स्कार्फ उतारो, मुझे तीसरी बार बोलने पर मजबूर मत करो। डेनिट्स की हिम्मत नहीं हुई कि वो पूछे क्यों, और उसने चुपचाप अपना स्कार्फ उतार दिया। और जैसे ही उसने स्कार्फ उतारा, उसे महसूस हो कि आसपास के लोग उसे घूर रहे हैं और पहचान रहे हैं कि वो 5500 पाउंड्स का इनामी पायरेट ब्लेजिंग डेनिट्स है। लेकिन प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। क्लेन ने आगे कहा, अपनी कैप उतारो और जाकर एक टिकट खरीदो। ये सुनते ही डेनिट्स के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो बोला, मुझे पहचान लिया जाएगा। लेकिन गेहरमन की बर्फीली आंखें के सामने उसकी आवाज धीमी पड़ी। अब उसे गेहरमन का पुलान समझ में आ गया था। गेहरमन उसे यानी 5500 पाउंड्स के नाम को एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था, ताकि वो उन लालची पायरेट्स को बाहर निकाल सके जो गैंग्स के पीछे छिपे थे। डेनिट्स मन ही मन गेहरमन को 1000 गालियां दे रहा था, कुत्ते का बच्चा। और मैं सोच रहा था कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था कि गेहरमन कितना बड़ा पागल है। ये वो आदमी था जो एक पायरेट एडमिरल का शिकार करने की सोच रहा था। तो बेचारा डेनिट्स एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपनी कैप उतारते काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। जैसे ही लोगों ने उसे पहचाना, भीड़ ऐसे हटने लगी जैसे समंदर में रास्ता बन में हो। सारे शराबी उससे दूर हो गए और उसके लिए एक खाली रास्ता बन गया। ये देखकर डेनिट्स खुद हैरान था। डरा हुआ तो था, लेकिन उसे एक अजीब सी पावर भी महसूस हो रही थी। ये है ग्रेट पायरेट की ताकत। वो सोच रहा था, सबकी अटेंशन मेरे ऊपर है। उसे लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। डेनिट्स, भीड़ में ब्लू आइज मीत भी था और वो चिल्लाया, डेनिट्स, ब्लेजिंग डेनिट्स। वही उसके आदमी एक्साइटेड होकर बोले, बॉस, यही तो साउजमेड 500 पाउंड्स, अटैक करें क्या? उसकी मीत बेवकूफ नहीं था। ले अपने आदमी के सिर पर एक थप्पड़ मारा और बोला, चुप कर बेवकूफ। अगर ब्लेजिंग डेनिस तुम्हारी तरह गधा होता तो वो कब का मारा जा चुका होता। वो यहाँ खुलेआम आया है, इसका मतलब है कि उसे किसी का डर नहीं है। उसके पीछे जरूर कोई पावर हाउस छिपा है। तभी मीत की नजर भीड़ के बीच में खड़े गेहरमन स्पैरो पर पड़ी। एक पतला सा नौजवान, ब्लैक कोट और हैट पहने। लेकिन मीत की स्पिरिचुअल परसेप्शन उसे चीख चीखकर करी थी, ये कोई बहुत ही भयानक हस्ती है। उसकी इसी काबिलियत ने उसे कई बार मौत के मुंह से बचाया था। उसने तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, चलो निकलो यहाँ से। और वो लोग पिछले दरवाजे से ठीक वैसे ही भाग गए जैसे कुछ देर पहले डेनिट्स भागा था। उधर डेनिट्स कांपते हुए टिकट काउंटर तक पहुंचा और डरे सहमे मर्चेंट से गैलागोस की 2 टिकटें खरीदी। वो जब वापस आया और बार से बाहर निकला तो उसे हैरानी हुई कि किसी ने उस पर हमला नहीं किया। उसे लगा शायद पायरेट्स में अब दम नहीं रहा। लेकिन क्लेन को पता था कि मामला इतना सिंपल नहीं है। जैसे ही वो लोग बाहर निकले, क्लेन ने कहा, भागो। डेनिट्स ने पूछा, अचानक क्यों भाग रहे हैं? क्लेन ने शांति से जवाब दिया, क्या तुम यहीं रहकर मैंडेटेड पनिशर्स के हाथों गिरफ्तार होना चाहते हो? अब डेनिस को समझ आया कि भले ही उन पायरेट्स ने हमला नहीं किया, लेकिन इनाम के लिए उन्होंने पुलिस को खबर जरूर कर दी होगी। वो लोग भागकर एक सुनसान गली में पहुंचे और फिर एक नया प्लान बनाया। क्लेन ने एलांड को ढूंढने के लिए कहा। डेनिस को लगा कि अब शायद वो लोग नॉर्मल तरीके से टिकट खरीदेंगे, लेकिन क्लेन ने कहा, डिलिनियस आइलैंड की टिकट खरीदने के लिए। ये सुनकर डेनिट्स का दिमाग घूम गया और फिर उसे पूरा प्लान समझाया। ओह राइट, वो समझ गया। सबका ध्यान बायाम से गैलागोस जाने वाली शिप्स पर होगा। कोई ये सोचेगा भी नहीं कि वो लोग पहले डिलिनियस आइलैंड जाकर वहां से गैलागोस के लिए शिप लेंगे। ये एक बहुत ही क्लेवर मूव था। अगली सुबह क्लेन ने खुद डेनिट्स का भेस बदला और वो लोग सक्सेसफुली शिप पर चढ़ गए। सफर शुरू हो गया। सूरज चमक रहा था और सब कुछ शांत था। क्लेन अपनी केबिन में बुक ऑफ सीक्रेट्स पढ़ रहा था और डेनिट्स अपने दोस्तों को डींगे मारने के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उनकी नजर के सामने अंधेरा छा गया हो, जैसे किसी बड़े बादल ने सूरज ने बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। उनके बगल में एक बहुत ही विशाल पिच ब्लैक सेलबोट आ गई थी, जो लगभग 100 मीटर लंबी थी। उस पर तोपों की लाइनें लगी थीं और उसका काला पाल पूरी तरह खुला हुआ था। वो शिप उनके पास से गुजरी और आगे निकल गई, लेकिन एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे काला सूरज आसमान से गुजरा हो। ये देखकर डेनिट्स के चेहरे पर डर, इज्जत और एक अजीब सी चाहत के भाव आ गए और उसने धीरे से फुसफुसाया, ब्लैक एम्परर। तो भाई चैप्टर 575 शुरू होता है क्लेन के साथ, जो समंदर में एक बहुत ही बड़े काले रंग के सेलबोट को देखता है। उसकी पहली रिएक्शन थी डर, क्योंकि ये कोई मामूली बोट नहीं थी। ये थी ब्लैक एम्परर और इसका कैप्टन था किंग ऑफ 5 सीज नास्ट। नास्ट मतलब पायरेट्स के 4 किंग्स में से एक असली डेमी गॉड लेवल का बंदा। क्लेन की तो एक सेकंड के लिए हालत खराब हो गई। उसे लगा कि यार ये डेमी गॉड कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ गया। ये डर बिल्कुल जायज था, क्योंकि नास्ट जैसे बंदे के सामने आना मतलब मौत को दावत देना। लेकिन फिर क्लेन ने अपने दिमाग को शांत किया और सिचुएशन को एनालाइज किया। उसने सोचा कि उसने कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी को रियल वर्ल्ड में लगभग कभी यूज ही नहीं किया है, सिवाय 1-2 बार स्पिरिट वर्ल्ड में। और ग्रेफॉग की स्क्रीनिंग एबिलिटीज और उस कार्ड की खुद की एंटी प्रोफेसी पावर्स की वजह से नास्ट का उसे ट्रैक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इस लॉजिक से थोड़ी हिम्मत मिली और वो डेनिट्स के साथ खिड़की की तरफ गया उस अजीब से शिप को देखने के लिए। ब्लैक एम्पर धीरे धीरे पास आ रहा था और डेक पर सब नॉर्मल लग रहा था।
सेलर्स अपना काम कर रहे थे, कोई लड़ाई का मूड नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर उनकी नजर केबिन के पास एक बहुत बड़े पत्थर के चेयर पर बैठे एक जायंट जैसे आदमी पर पड़ी। ये था नास्ट। उसे देखते ही डेनिट्स की बॉडी कांपने लगती है और वो डर के मारे अपना सिर झुका लेता है। क्लेन को भी एक जबरदस्त डिवाइन प्रेशर महसूस हुआ, एक ऐसी पावर जिसके सामने झुक जाने का मन करे। और यहीं क्लेन ने अपनी समझदारी दिखाई। उसने हीरो बनने की कोशिश नहीं की और फौरन अपना सिर झुका लिया। उसे पता था कि अगर उसने नास्ट से आंख मिलाने की गलती की तो वो उसकी अटेंशन खींच लेगा और उसके सारे सीक्रेट्स खतरे में पड़ सकते थे। मेरे हिसाब से ये सीन क्लेन के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से दिखा टिकल है। उसे पता है कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है। एक डेमी गॉड के सामने ईगो दिखाना सिर्फ बेवकूफी होती, और क्लेन बेवकूफ बिल्कुल नहीं है। कुछ देर बाद जब सूरज की रोशनी वापस आई तो वो खतरनाक शैडो और ब्लैक एम्परर शिप गायब हो चुके थे कि नास्ट अचानक यहाँ क्या कर रहा था। वो तो फॉक्सी में होना चाहिए था, लेकिन क्लेन मन ही मन सोचता है कि ब्लैक एम्परर स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकता है, इसलिए उसके लिए कहीं भी पहुंचना बहुत नॉर्मल बात है। शायद यही वजह है कि नास्ट को 4 किंग्स में सबसे ग्रेट माना जाता है। क्लेन को यह भी लगा कि शायद नास्ट उसके पास मौजूद ब्लैक एम्परर कार्ड की वजह से ट्रैक्ट हुआ होगा, लेकिन वो सिर्फ एक धुंधली सी लोकेशन ही पता कर पाया होगा। खैर, ये सिचुएशन तो टल गई। इसके बाद क्लेन और डेनिट्स अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। क्लेन अपना अपीयरेंस चेंज करता है, एक फेक आइडेंटिटी यूज करके टिट्स खरीदता है और वो लोग डॉन तक गारगास पहुंच जाते हैं। वहां से वो एक प्राइवेट हार्बर जाते हैं और एक सिंपल सी फिशिंग बोट लेकर फिर से समंदर में निकल पड़ते हैं। लगभग 2 घंटे बाद क्लेन को एक खूबसूरत गोल्डन चमक वाली सेल बोट दिखाई देती है। ये थी गोल्डन ड्रीम। ये वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना एडवर्ड्स की शिप थी। ये शिप काफी स्पेशल लग रही थी और उसके बीच में एक बड़ी सी कैनन लगी हुई थी जिस पर अजीब सिंबल्स और पैटर्न। डेनिट्स बड़े प्राउड होकर बताता है कि ये कैनन ऑफ प्यूरिफिकेशन है जिसे सिर्फ 10 बार यूज कर सकते हैं और फिर उसे रिचार्ज करने के लिए 6 प्रिस्ट ऑफ लाइट का एक रिचुअल लगता है। ये सुनते ही क्लेन के दिमाग की बत्ती जलती है। वो सोचता है कि ये तो एक जायंट चार्म जैसा है और इसका मतलब ये है कि वाइस एडमिरल आइसबर्ग के पीछे चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन जैसी कोई पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। मतलब एडविना कोई अम्पायरेट नहीं है, उसके कनेक्शंस बहुत हाई लेवल के हैं। यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि हमें पता चलता है कि गोल्डन ड्रीम का क्रू नॉर्मल लुटेरों जैसा नहीं बल्कि ट्रेजर हंटर्स और स्कॉलर्स जैसा है। जल्द ही गोल्डन ड्रीम से एक छोटी बोट उन्हें लेने आती है। डेनिट्स तो फुल स्टाइल में बोट पर कूदता है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट तब खत्म हो जाती है जब क्लेन भी शांति से बोट पर बाकर बैठ जाकर डेनिट्स को याद आता है कि वो इस पागल जर्मन स्पैरो के साथ है और वो चुपचाप बैठ जाता है। गोल्डन ड्रीम के डेक पहुंचते ही क्लेन की नजर वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना पर पड़ती है। इस बार वो एक टीचर से ज्यादा एक प्रॉपर पायरेट लग रही थी। डार्क ट्राउजर्स और लेदर बूट्स में उसकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा करिश्मा था जिसमें विस्डम और ब्यूटी का मिक्स था। क्लेन पोलाइटली उसे ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग मैडम कैप्टन। एडविना भी स्माइल के साथ रिप्लाई करती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर जर्मन। अब यहाँ क्लेन एक बहुत ही स्मार्ट मूव चलता है। इससे पहले कि एडविना उसे बुलाने का रीजन बताए और कोई ऐसा काम दे दे जिसे वो मना न कर पाए, क्लेन सीधे अपने सवाल पूछना शुरू करता है। वो डायरेक्टली पूछता है, आप ट्रेसी के बारे में क्या जानती हैं? ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था ताकि वो रिजेक्ट होने के बाद अपने सवाल पूछने का मौका न खो दे। एडविना की आंखों में हल्की सी हैरानी दिखती है और वो बताती है, ट्रेसी वो एक डीमनस है, सीक्वेंस 5 डीमनस ऑफ अफ्लिक्शन। डीमनस का नाम सुनते ही क्लेन का दिमाग घूम जाता है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत में डीमनस से मिलना ही लिखा है। पहले ट्रेसी, फिर मैडम शेरोन और अब ये नई ट्रेसी। एडविना आगे बताती हैं कि ट्रेसी बाकी डीमनस से थोड़ी अलग है, उसके अपने आइडियल्स और गोल्स हैं, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे काम करती हैं। इसके बाद क्लेन अपना दूसरा बड़ा सवाल पूछता है। वो कहता है कि पिछले कुछ महीनों में इस समुद्री एरिया में बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। सेनो, ट्रेसी और नास्ट, इतने सारे पावरफुल लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है। मतलब 4 किंग्स और 7 एडमिरल्स में से इतने सारे लोग एक साथ, ये तो बहुत ही अनयूजुअल बात है। अब एडविना इसका जवाब बहुत ही कमाल के तरीके से देती है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। वो एक फिशिंग नेट उठाती है, उसे फैलाती है और उसके ऊपर कुछ छोटी मोटी चीजें रख देती है जैसे फाउंटेन पेन, डैगर और कुछ बॉटल्स। फिर वो नेट के बिल्कुल सेंटर में एक भारी पत्थर रखती है। जैसे ही वो पत्थर रखती है, नेट बीच से नीचे की तरफ झुक जाता है और किनारे पर रखी सारी चीजें ऑटोमेटिकली उस पत्थर तरफ खिंची चली आती हैं और उसके पास इकट्ठा हो जाती हैं। फिर वो क्लेन को देखकर सिंपली एक्सप्लेन करती है, शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है, फेट के इस नेट में कोई अननोन एक्सिस्टेंस आ गया है जो हम सबको अपनी तरफ खींच रहा है। क्या कमाल का एक्सप्लेनेशन था। ये बेसिकली लॉ ऑफ कन्वर्जेंस फॉर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स का एक लाइव डेमो था। मतलब जब कोई बहुत पावरफुल चीज या इंसान एक जगह पे आता है तो उससे रिलेटेड दूसरी पावरफुल चीजें और लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्लेन को इस एक्सप्लेनेशन से कुछ आइडिया तो मिलता है, लेकिन पूरा अभी भी सॉल्व नहीं हुआ था। वो सोचता है कि नास्ट तो मेरे कार्ड की वजह से आया, ट्रेसी का कनेक्शन भी शायद ट्रेसी चीक से बन सकता है, लेकिन एडविना और बाकी लोग यहाँ क्यों हैं? क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है?
स्टोरी यहाँ एक बड़ा मिस्ट्री छोड़ देती है और फिर चैप्टर के एंड में आता है असली शॉक जो पूरे गेम को पलट देता है। क्लेन अपने सवाल पूछने के बाद एडविना से पूछता है, मैम कैप्टन, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? एडविना उसे गहरी नजरों से देखती है और कहती है, तुम्हारी आइडेंटिटी बताती है कि तुम बैकलैंड से आए हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये आइडेंटिटी असली नहीं है, क्योंकि वहां जर्मन स्पैरो नाम का कोई पावरफुल बाउंटी हंटर नहीं है। ये सुनकर क्लेन घबराता नहीं, बस शांति से स्माइल करके कहता है, हर किसी के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। लेकिन एडविना ये नहीं रुकती, वो अगला बॉम्ब फोड़ती है। वो कहती है, कैलवेटुआ के मरने से कुछ समय पहले तुमने उसे कुछ सैक्रिफाइस किया था। ये सुनते ही डेंस जो पास में बियर पी रहा था, उसकी बियर गले में ही अटक जाती है और वो खांसने लगता है। क्लेन चुपचाप एडविना को देखता रहना, वो हाँ कहता है रन्ना। और फिर एडविना फाइनल लाइन बोलती है जो क्लेन के पैरों तले जमीन खिसका देती है। वो कहती है, कैलवेटुआ के मरने के बाद भी सी गॉड अभी भी अपने बिलीवर्स को रिप्लाई कर रहा है। और बूम, चैप्टर ही खत्म हो जाता है। मतलब एडविना को सब कुछ पता है, क्लेन का फेक नाम, उसका सीक्रेट रिचुअल, सब कुछ। अब क्लेन बुरी तरह से फंस चुका है। अब वो इस सिचुएशन से कैसे निकलेगा, ये तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। तो चैप्टर 576 की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटेंस फेस ऑफ के साथ। क्लेन जो गेहरमन स्पैरो के भेस में है और वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। सिचुएशन ये थी कि एडविना को शक हो रहा था कि क्लेन का हाथ है सी गॉड कैलवेटुआ की मौत के पीछे। अब देखो, डेनिड्स ने ये बात पहले ही लीक कर दी थी, तो क्लेन इस सवाल के लिए पूरी तरह से तैयार था। अगर वो किसी सोफे पर बैठा होता तो वो आराम से पैर पर पैर रखकर जवाब देता, लेकिन अभी वो शिप के डेक पर खड़ा था। फिर भी उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। वो एक हल्की सी स्माइल के साथ अपना लेफ्ट हैंड उठाता है और बड़े शांत अंदाज में कहता है, इस ग्लव का नाम है क्रीपिंग हर्था। अब ये एक जीनियस मूव था। क्लेन को पता था कि डेनिड्स ने उसके ग्लव के बारे में एडविना को जरूर बताया होगा, जो पहले वाइस एडमिरल हरिकेन के पास था। तो इससे पहले कि एडविना उसे एक्सपोज करती, क्लेन ने खुद ही सच सामने रख दिया। ये एक साइकोलॉजिकल दांव था। इस एक लाइन के दो मतलब थे। पहला, वो एडविना को हिंट दे रहा था कि उसके पीछे एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो वाइस एडमिरल हरिकेन जैसे बंदे को मार सकती है और सी गॉड की जगह उसके फॉलोअर्स को जवाब भी दे सकती है। और दूसरा मतलब एक सीधी सादी वार्निंग थी कि मेरे मामलों में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा हश्र एडमिरल हरिकेन जैसा ही होगा। ये गेहरमन स्पैरो का स्टाइल था, सीधा धमकाना नहीं, बल्कि अपने एक्शन से सामने वाले को डरा देना। एडविना भी समझदार थी, उसने बस सिर हिलाया और तुरंत टॉपिक बदल दिया। वो कहती है, मैं रोरस्टेड आर्कीपेलागो में रेजिस्टेंस को कुछ मदद देने का प्लान कर रही हूँ, जैसे खाना और कपड़े। अब क्लेन सोचने लगता है कि ये क्या चक्कर है, क्या एडविना की ऑर्गेनाइजेशन लोएन किंगडम के खिलाफ है, या फिर वो बस चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहती है। लेकिन क्लेन अपने गेहरमन वाले कैरेक्टर में ही रहता है और शांति से जवाब देता है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मन ही मन वो सोचता है, मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। लेकिन एडविना का प्लान कुछ और ही था। वो डेनिड्स की तरफ इशारा करती है जो दूर बैठकर शराब पी रहा था और चोरी छुपे उन्हें ही देखा। एडविना कहती है, मैं ये काम इसे सौंप रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी पूरी मदद करो। ये सुनते ही डेनिड्स के मुंह से शराब का फव्वारा छूट जाता है। उसके बगल में बैठे दो और पायरेट्स तो हंसते हंसते डेक पर लोटपोट हो जाते हैं। बेचारे डेनिड्स की तो किस्मत ही खराब है, हमेशा फंस जाता है। एडविना फिर क्लेर की तरफ देखकर कहती है, तुम एक एडवेंचरर हो, मुझे यकीन है कि तुम एक अच्छे पेमेंट वाले काम को मना नहीं करोगे। क्लेन मन ही मन सोचता है, वाह क्या बढ़िया बहाना दिया है मुझे, और वो स्माइल करके कहता है, ऑफ कोर्स। इसके बाद एडविना एक और जबरदस्त बात बताती है। वो कहती है, सेनोर ने मुझे मैसेज भेजा है, वो उस जायंट्स की के लिए 5000 पाउंड्स देने को तैयार है। ये वही चाबी थी जिसे डेथ्स की भी कहा जाता था और जिसकी वजह से डेनिड्स की जान जाते जाते बची थी। एडविना असल में क्लेन को हिंट दे रही थी कि अगर वो चाहे तो वो भी बोली लगा सकता है। लेकिन क्लेन का दिमाग तो नेक्स्ट लेवल पर चल रहा था। वो सोचता है, 5000 पाउंड्स मैं क्यों खरीदूं, मुझे तो एडमिरल ऑफ ब्लड सेनोर का शिकार करना ही है। जब मैं उसे मारूंगा तो ये चाबी मुझे फ्री में मिल जाएगी, तब तक वो मेरे लिए इसे संभाल कर रखेगा। मतलब बंदे का कॉन्फिडेंस देखो। तो क्लेन बाहर से बचना कहता है, हो सकता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा हो। ये कहकर उसने एडविना के मन में भी डाउट डाल दिया ताकि वो आसानी से सेनोर को चाबी न बेचे। इसके बाद एडविना उसे ब्रेकफास्ट के लिए केबिन में ले जाती है। अंदर जाते हुए क्लेन पूरी बातचीत को एनालाइज कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि एडविना और उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्लेन के पीछे की मिस्टीरियस ताकत के बारे में जानना चाहती है, लेकिन वो डर भी रहे हैं। इसलिए वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोऑपरेट कर सकें। क्लेन मन ही मन हंसता है और सोचता है, अगर इन्हें पता चला कि मेरी ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 6 महीने पुरानी है और उसमें 10 लोग भी नहीं हैं, तो इनका क्या रिएक्शन होगा। गुस्से में पागल हो जाएंगे। जैसे ही वो केबिन में एंटर करते हैं, एक कलेक्टर के रूम से गुजरते हैं, क्लेन की नजर वहां रखी एक बहुत बड़े ब्लैक आयरन की चाबी पर पड़ती है। एडविना बताती है कि ये सब उसके ट्रेजर हंट से मिली चीजें हैं, और जैसे ही वो स्टडी वर्ड यूज करती है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। ये देख क्लेन को तुरंत डिटेक्टिव इसengard स्टैंटन की याद आ जाती है।
जो अपनी कलेक्शन को लेकर ऐसे ही एक्साइटेड रहते थे। तभी क्लेन को एक और कनेक्शन मिलता है। स्टैंटन और एडविना दोनों ही लेनबर्ग से थे, जो गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम का हेडक्वार्टर है। क्लेन को शक होता है कि कहीं एडविना के पीछे यही चर्च तो नहीं है। एडविना उसे वो बड़ी सी चाबी स्टी करने देती है, लेकिन क्लेन को उससे कोई फायदा नहीं होता। फिर क्लेन की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ती है जिसका नाम था ग्रोसेल्स ट्रेवल्स। एडविना बताती है कि ये किताब एक डूबे हुए जहाज से मिली थी और 165 साल पानी में रहने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत है। इस किताब की कहानी बहुत अजीब थी। इसमें अलग अलग समय के कैरेक्टर जैसे एक जायंट एक और एक सोलोमन एम्पायर का आदमी एक साथ एडवेंचर पर निकलते हैं। लेकिन सबसे मिस्टीरियस बात यह थी कि किताब के आखिरी कुछ पन्ने आपस में चिपके हुए थे और उन्हें कोई खोल नहीं सकता था। क्लेन सोचता है कि ग्रे फॉग के ऊपर शायद वो इसे खोल पाए। तभी एडविना एक ऑफर देती है। वो कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये किताब बेच सकती हूँ। मैंने सालों तक इस पर स्टडी की है पर कुछ नहीं मिला। क्लेन पूछता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? अगर तुम्हें इससे कुछ भी पता चले तो तुम्हें मुझे उसका रिजल्ट बताना होगा। क्लेन मान जाता और कीमत पूछता है। एडविना शांति से कहती है 8000 पाउंड्स। ये सुनकर क्लेन का दिमाग घूम जाता है। 8000 पाउंड्स। वो बाहर से बड़े स्टाइल में सिर हिलाकर कहता है, मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, मैं इस पर विचार करूंगा कि कैसे इस बात को ऐसे भुला दूं जैसे ये कभी हुई नहीं थी। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता। तो भाई लास्ट चैप्टर के क्लिफहैंगर के बाद कहानी अब शिफ्ट होती है वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना की शिप पर। अपना मेन कैरेक्टर मन स्पैरो गेहरना के साथ एक डील पर बात कर रहा है और एडविना उसे एक बहुत ही मिस्टीरियस बुक ग्रोसेल्स ट्रेवल्स 8000 पाउंड्स में ऑफर करती है। अब 8000 पाउंड्स कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। तो गेहरमन अपने टिपिकल स्टाइल में कहता है, मुझे इस पर थोड़ा विचार करना होगा। ये सुनते ही एडविना बस शांति से सिर हिला देती है, जैसे कोई जल्दी ना हो। अब देखो केल के दिमाग में क्या चल रहा है। उसे लग रहा है कि एडविना ये सोच रही है कि इतने बड़े स्केल की ट्रांजैक्शन का डिसीजन वो अकेला नहीं ले सकता और उसे अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से पूछना पड़ेगा। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। केल मन ही मन सोचता है, डिसीजन लाने की प्रॉब्लम नहीं है, ये पैसे ना होने की प्रॉब्लम है। ये सीन मुझे काफी फनी लगा क्योंकि बाहर से वो इतना कुल डेंजरस हंटर बना हुआ है पर अंदर से वो बेचारा बस अपनी गरीबी पर रो रहा है। खैर, वो टॉपिक चेंज करने के लिए बुक के बारे में पूछता है, क्या आप जानती हैं कि इसका ऑथर कौन है और जिन लोगों के पास किताब पहले थी उनका क्या हुआ? एडविना बताती कि शिप डूबने की वजह से सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में खो चुकी है, इसलिए ना तो पुराने ओनर्स का पता है और ना ही ऑथर का। लेकिन फिर वो एक बॉम्ब गिराती है। वो कहती है उसने कुछ मिस्टिल तरीकों से इसे स्टडी किया है और पता चला है कि जिस गोटस्किन पर ये लिखी है वो कम से कम 3000 साल पुरानी है, यानी कैटक्लिज्म से भी पहले की। अब यहीं से असली मिस्ट्री शुरू होती है। 3000 साल पुरानी किताब जिसमें एक ड्रैगन, एल्फ सोलोमन एम्पायर का, एक नोबर लोएन किंगडम का एक सोल्जर भी है। ये सारी चीजें तो हिस्ट्री में बहुत बाद में आई थी, तो ये कैसे पॉसिबल है? केल का दिमाग घूम जाता है। वो सोचता है कि या तो कोई मैजिकल बुक है जिसमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की पावर है, या फिर किसी ने जानबूझकर पुराने गोटस्किन पर एक कहानी लिखकर एक धोखा तैयारता है। फिर वो एक गेस मारता है, बुक में जायंट का नाम ग्रोसेल है, कहीं इसका ऑथर ग्रेट एम्परर रोसेल तो नहीं। इस पर एडविना जो जवाब देती है उससे केल हैरान रह जाता है। वो रोसेल के नाम के ओरिजिन को इतने डिटेल में एक्सप्लेन करती है जैसे कोई यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर लेक्चर दे रही हो। केल को एक पल के लिए ऐसा फील होता है जैसे वो स्कूल में वापस आ गया हो और उसे समझ आ जाता है कि ये लेडी सिर्फ एक पावरफुल पायरेट कैप्टन नहीं बल्कि एक असली स्कॉलर। मतलब ये कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है, बाहर से एकदम शांत और ठंडी लेकिन अंदर से नॉलेज का भंडार। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए केल एक और टेक्निकल सवाल पूछता है, अगर ये इतनी पुरानी किताब है तो इसमें एक फ्रॉस्ट ड्रैगन को किंग ऑफ द नॉर्थ क्यों कहा गया है? ये कौन से सीक्वेंस और पाथवे से जुड़ा है? इस पर एडविना एक और बहुत ही डीप और डार्क कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि पहली ब्लेसफेमिट के आने से पहले सीक्वेंस और पाथवे का कोई क्लियर सिस्टम नहीं था। उस जमाने में, जिसे सेकंड एपोक या डार्क एपोक भी कहते हैं, चीजें बहुत क्योटिक और मैडनेस से भरी थीं। ड्रैगन जैसे क्रीचर्स अलग अलग पाथवे से रिलेटेड फ्रॉस्ट वाली बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को इकट्ठा कर लेते थे, जैसे एक डीमनेस की फ्रॉस्ट पावर, एक ज़ॉम्बी की फ्रॉस्ट पावर और एक वेदर वॉरलॉक की फ्रॉस्ट पावर, सब एक साथ मिक्स। इससे वो अविश्वसनीय रूप से पावरफुल तो बन जाते थे, लेकिन इसका एंड रिजल्ट हमेशा या तो मौत होता था या फिर पूरी तरह से कंट्रोल खोकर एक मॉन्स्टर बन जाना। और ड्रैगन्स तो अपने आप में ही मॉन्स्टर्स थे, तो उनके लिए ये नॉर्मल था। ये सुनकर केल को समझ आता है कि उस एरा को डार्क एपोक क्यों कहा जाता था, क्योंकि तब पावर का कोई सेट रूल नहीं था, बस क्योस और मैडनेस थी। और फिर एडविना एम्परर रोसेल की एक बहुत ही बात कोट करती है, जो कुछ भी अलग होता है वो निश्चित रूप से एक साथ आएगा, और जो कुछ भी एक साथ आता है वो निश्चित रूप से अलग हो जाएगा। पहला पार्ट तो केल को समझ आ गया, ये बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के लॉ ऑफ कन्वर्जेंस की ही बात थी। लेकिन दूसरा पार्ट कि जो चीज एक साथ आती हैं वो अलग भी हो जाती हैं, ये उसे कंफ्यूज कर देता है। और यहीं पर केल को यकीन हो जाता है कि एडविना के पास रोसेल की बहुत ही सीक्रेट नॉलेज है। शायद वो एपोकैलिप्स के 4 हॉर्समैन में से एक एडवर्ड्स की वंशज है।
मतलब ये लेडी एक चलता फिरता नॉलेज बैंक है, जो कोई भी सवाल पूछो उसका जवाब दे देती है। इसके बाद वो लोग डाइनिंग हॉल में चले जाते हैं और वहां सीन थोड़ा लाइट हो जाता है। केल की नजर शिप के थर्ड मेट जोडेसन पर पड़ती है, जो एक बो टाई पहने हुए था और पायरेट से ज्यादा किसी ऑफिस का क्लर्क लग रहा था। और तभी वहां एंट्री होती है अपने फेवरेट कॉमेडी कैरेक्टर डेनिट्स की। डेनिट्स जोडेसन को देखते ही उसकी बुराई करना शुरू कर देता है। उस आदमी के दिखावे पे मत जाना, वो अंदर से एकदम सड़ा हुआ है। दूसरे पायरेट्स भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। सब उसे एक बैड एग बुलाते हैं। केल को ये देखकर थोड़ी हैरानी होती है। वो पहचान लेता है कि ये वही फ्लॉवरी बो टाई जोडेसन है, जिसके सिर पर 5200 पाउंड्स का इनाम है और वो शायद एक सीक्वेंस 6 है। फिर डेनिट्स बताता है कि जोडेसन कितना अजीब है। जब वो उससे लड़ता तो अचानक ही फायर पावर्स काम करना बंद कर देती हैं और उल्टा जोडेसन उसकी फायर पावर्स को कॉपी करके उसी पर यूज करने लगता है। ये डिस्क्रिप्शन सुनते ही केल का दिमाग तेजी से दौड़ता है। उसे तुरंत टिंगेन सिटी के चाइनीज गेट के पीछे मिला एक सील्ड आर्टिफैक्ट ब्लड वेसल थीफ याद आ जाता है। उस आर्टिफैक्ट की भी यही एबिलिटी थी, वो किसी की भी बियॉन्ड पावर्स को टेम्परली चुरा सकता था। मतलब जोडेसन का पाथवे शायद उस आर्टिफैक्ट से ही रिलेटेड है। लेकिन इस कहानी का सबसे बेस्ट और फनी मोमेंट तो अब आता है। केल नोटिस करता है कि डेनिट्स और बाकी पायरेट्स जोडेसन को इसलिए इतनी नफरत से देख रहे हैं, ये उनकी कैप्टन एडविना से बात कर रहा था। और तब गेहरमन अपने डेडपैन सीरियस फेस के साथ ऐसा सवाल पूछता है जो पूरी सिचुएशन को बदल देता है। वो डेनिट्स और उसके साथियों की तरफ देखकर बस इतना कहता है, तुम सब लोग उसे पसंद करते हो है ना भाई। ये सुनते ही एक साथ 3 लोगों मुंह से शराब निकलता है। डेनिट्स तो डर के मारे पीछे कूद जाता है और फिर वो सब एक दूसरे को ऐसे देखने लगते हैं जैसे उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ हो। एक पल में उनकी दोस्ती में दरार आ जाती है और ये सब किया केल के सिर्फ एक सेंटेंस। क्या कमाल का सीन था ये। ब्रेकफास्ट के बाद एडविना केल को और डेनिट्स एक प्राइवेट हार्बर पर छोड़ देती है। जाते जाते डेनिट्स बड़े दुख के साथ शिप को देखता है और मुझे लग रहा है कि मेरी दोस्ती समंदर में डूब गई। इस पर केल का क्लासिक गेरमन स्पैरो वाला जवाब आता है, हारे हुए लोग हमेशा आपस में। ये बेचारा बना ही लेनिड्स, उसे समझ ही नहीं आता कि खुश हो या दुखी। फाइनली केल को एक प्राइवेट स्पेस मिलता है और वो तुरंगरे फॉग के ऊपर चला जाता है। वहां वो अपने बिलीवर्स की प्रेयर्स चेक करता है और सबसे पहली प्रेयर उसे मिलती है रेसिस्टेंस के मेंबर कलात की। ऑनरेबल गॉड, हमें रेडियर्ड हेलेन की लोकेशन पता चल गई है। वो इस वक्त इंटिस एम्बेसी में छिपी हुई है और इस इंफॉर्मेशन के साथ एक नया प्लॉट, एक नया मिशन शुरू होने का सिग्नल मिल जाता है और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो भाई कहानी पहुंचती है सिटी ऑफ जेनेरोसिटी बायाम में, जहां इंटिस एम्बेसी के अंदर हेलेन नाम की एक लेडी अपने ड्रेसर के सामने बैठी है। शीशे में वो अपनी खूबसूरत पर थोड़ी कमजोर सी रिफ्लेक्शन देख रही थी और बस कई मिनटों तक खोई हुई थी। देखो सिचुएशन ये थी कि वो वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना था, उससे बचकर भागी थी। और ये जो उसका भागना था ना, ये उम्मीद और डर से भरा हुआ। उसे हर पल ये डर लग रहा था कि कोई छोटी सी भी गलती हुई तो कोई पायरेट या एडवेंचर उसे पहचान लेगा और वो वापस ट्रेसी के चंगुल में फंस जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो उसकी सारी आज़दी खत्म और वो कभी अपने घर, अपने होम टाउन वापस नहीं जा पाएगी। ये सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती थी। मतलब एक ऐसी लाइफ जिसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल ही ना हो। खैर किसी तरह उसने अपनी फैमिली के बचे खुचे कॉन्टेक्ट्स यूज किए और इंटिस एम्बेसी में छिपने में कामयाब हो गई। उसे वहां से निकलने के लिए एक टिकट भी मिल गया था, जिससे उसे थोड़ी राहत तो मिली। लेकिन सच कहूं तो वो अभी भी पूरी तरह से फील नहीं कर रही थी। उसके दिल में एक बेचैनी थी। उसे लगता कि जब तक वो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर कदम नहीं रख लेती तब तक ये खतरा टलेगा नहीं। यही सब सोचते सोचते हेलेन ने अपना हाथ उठाकर अपने गालों को छुआ। उसने महसूस किया कि जब वो एक सी मर्चेंट थी तब के मुकाबले अब उसकी स्किन काफी बेहतर हो गई थी, जैसे टाइम उल्टा घूम गया हो और वो वापस अपनी जवानी के दिनों में पहुंच गई हो। इंटिस एम्बेसी में आने के बाद उसके पास भागने के अलावा एक ऑप्शन भी था। वो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स लोएन की मिलिट्री या एम्बेसी के साथ कोऑपरेट कर सकती थी, खुद को एक चारे की तरह यूज करके ट्रेसी को पकड़वा सकती थी। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, एक तरफ बदला लेने का मौका, दूसरी तरफ अपनी जान का खतरा। लेकिन काफी सोचने के बाद उसने ये प्लान छोड़ दिया। उसने तो यहाँ तक कि एम्बेसी में जो उसका फैमिली एल्डर था उसे रिक्वेस्ट की कि उसके वहां छिपे होने की बात किसी को भी ना बताई जाए। अब तुम सोचोगे कि क्यों? क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ट्रेसी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, या शायद एक कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि ट्रेसी ने मुझे कोई असली नुकसान तो नहीं पहुंचाया, कई बार तो उसने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, बस हर रात। पर वो तो बस ये सोचते सोचते ही हेलेन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो नशीली रातें, वो प्लेजर, सब कुछ उसके दिमाग में एक फ्लैश की तरह कौंध गया और वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। ये दिखाता है कि उनका रिलेशन कितना कॉम्प्लेक्स था। एक तरफ कैद थी तो दूसरी तरफ शायद कुछ और भी था। खैर हेलेन ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसने अपने दिल में आज़ादी, अपने देश और अपनी फैमिली के लिए जो तड़प थी उसे वापस हावी होने दिया ताकि वो इमोशनल ना हो। फिर उसने शीशे में खुद को देखा, अपने लाल बालों को ऊपर की तरफ बांध लिया। इसके बाद शुरू हुआ उसका ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मेरे हिसाब से इस चैप्टर का सबसे कूल पार्ट है।
उसने मेकअप से अपनी आईब्रोज को मोटा किया, अपने फेशियल फीचर्स को और शार्प बनाया ताकि वो ज्यादा मैस्कुलिन दिखे। इस मेकअप के बाद हेलेन लड़की ज्यादा एक हैंडसम लड़का लग रही थी, मतलब फुल एंड्रोजिनस लुक। फिर उसने अपने कपड़े उतारे और एक कपड़े से अपनी चेस्ट को फ्लैट किया और उसके ऊपर पहनी एक व्हाइट शर्ट, ब्लैक मेंस ट्राउजर्स और एक डबल ब्रेस्टेड फ्रॉक कोट। और फाइनली उसने अपने सिर पर एक सिल्क हेड पहना जिसमें उसके लाल बाल पूरी तरह से छिप गए। अब शीशे में जो दिख रहा था वो कोई लेडी नहीं बल्कि एक हैंडसम यंग मैन था। उसकी पन्ने जैसी हरी आंखें तो इस गेटअप पर गजब की लय अलग ही चार्म दे रही थीं। ये सब तैयारी उसने भागने के लिए की थी ताकि कोई उसे पहचान ना सके। क्या कमाल का दिमाग लगाया है। हेलेन ने शांति से इंतजार किया और कुछ देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने अपना सामान उठाया और बाहर निकली और अपने फैमिली सीनियर के दोस्त के साथ एम्बेसी के गार्डन के साइड डोर तक गई। वहां उसके लिए पहले से ही एक घोड़ा गाड़ी इंतजार कर रही थी। प्लान ये था कि ये गाड़ी उसे हार्बर तक ले जाएगी, जहां से वो एक लाइनर पर बैठकर लोएन किंगडम के प्रिट्स हार्बर जाएगी और फिर वहां से घूमकर इंटिस पहुंचेगी। अब देखो, हेलेन सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि पावर्स में भी स्मार्ट थी। उसके पास एंटी ट्रैकिंग बियॉन्डर पावर्स थीं। तो उसने गाड़ी में बैठने से पहले आसपास का माहौल, यहां तक कि गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को भी ध्यान से ऑब्जर्व किया। ड्राइवर एक पतला सा लोकल आदमी था जिसने हैट नहीं पहनी थी और वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने पहले देखा था। हाँ, वो थोड़ा नर्वस जरूर लग रहा था, लेकिन हेलेन को लगा कि ये नॉर्मल है, शायद किसी जरूरी गेस्ट को ले जाने की वजह से। फाइनल चेक्स करने के बाद उसने अपने फैमिली सीनियर के दोस्त को थैंक यू कहा, अपना लगेज उठाया और गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही गाड़ी के पहिए घूमने लगे वो खिड़की से बाहर देखने लगी। इंटिस के पेड़ पौधे पीछे छूट रहे थे और उसे एक अजीब सी फीलिंग आई जैसे वो वापस अपने होम टाउन ट्रायर में पहुंच गई हो। ट्रायर जो इंटिस की कैपिटल थी, एक शानदार शहर जहां धूप, हरियाली और गुलाब के फूल थे। वो आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस की जमीन थी। वो उसका घर जहां वो बड़ी हुई थी और जिसे वो अक्सर अपने सपनों में देखकर रो पड़ती थी। कुछ देर बाद हेलेन को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। आसपास की सड़कें सुनसान और वीरान होती जा रही थीं। भले ही वो बायाम शहर से ज्यादा फैमिलियर नहीं थी, लेकिन एक सीक्वेंस 9 हंटर होने के नाते वो काफी अलर्ट थी। उसकी इंस्टिंक्ट उसे वॉर्न कर रही थी। उसने अपनी सीट से हिलते हुए ड्राइवर से पूछा, क्या ये रास्ता सही है? और वो किसी भी पल गाड़ी से कूदकर एक फायरबॉल बनाने के लिए तैयार थी, मतलब फुल एक्शन मोड ऑन था। ड्राइवर ने पीछे देखे बिना आगे देखते हुए एक चाप भरी मुस्कान के साथ कहा, ये रास्ता शॉर्टकट है और यहाँ ट्रैफिक भी नहीं मिलता। उसने समझाया कि बायाम एक पुराना शहर है और कई गलियां बोतलियां जहां अक्सर जाम लग जाता है। हेलेन ने उसकी बात पर सोचा और उसे यकीन हो गया, क्योंकि ऐसा तो कई शहरों में होता है। लेकिन तभी गाड़ी खींचने वाले घोड़े ने दर्द से आवाज नी। ड्राइवर बोला, 1 मिनट रुकिए, लगता है उसके पैर के नीचे कुछ आ गया है। और ये कहकर वो गाड़ी रोककर नीचे उतर गया। पहले तो हेलेन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी नजर बाहर गई तो उसने देखा कि वो एक बिल्कुल सुनसान गली में थे जहां कोई भी नहीं था। बस उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने बिना एक पल सोचे गाड़ी की दीवार तोड़कर भागने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि ये ओवर रिएक्शन है या नहीं, पर उसे लगा कि इस सिचुएशन में यही जरूरी है। लेकिन ठीक उसी पल उसके दिल की गहराइयों से एक जबरदस्त खौफ उठा, जैसे उसे किसी बहुत के मॉन्स्टर ने अपना शिकार लॉक कर लिया हो। ये एक स्पिरिचुअल लेवल का प्रेशर था, इतना ज्यादा कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कोई एक्शन लेने की। वो जैसे जम सी गई थी। और फिर उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। हेलेन का दिमाग तेजी से चलने लगा। वो अपने सारे ऑप्शंस तौल रही थी और आखिर में उस भयानक प्रेशर के नीचे उसने भागने का इरादा छोड़ दिया और वापस अपनी सीट पर बैठ गई। उसने फैसला किया कि वो पहले सिचुएशन को सपना प्लान बनाएगी। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और वही पतला सा लोकल ड्राइवर अंदर आया और हेलेन के सामने बैठ गया। और भाई, वो कोई और नहीं बल्कि अपना फेसलेस क्लेन था। मतलब सोचो इस सीन का बिल्डअप कितना जबरदस्त था। क्लेन ने ड्राइवर बनने के लिए घोड़ा गाड़ी चलाना भी सीखा था, जो उसने टिंगन सिटी में नाइट हॉक्स के साथ ठीक से नहीं सीखा था। और घोड़े को कंट्रोल करने के लिए उसने क्रीपिंग हंगर के ऑरा का इस्तेमाल किया था। जैसे ही क्लेन अंदर आया, पास में छिपा हुआ डेनिस भागा और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। अंदर हेलेन एक तेंदुए की तरह अलर्ट बैठी थी, किसी भी पल हमला करने को तैयार। उसे महसूस हुआ कि सामने वाले आदमी की नजरें उसके माथे, आईब्रोज, आंखों, नाक, गर्दन, चेस्ट हर जगह घूम रही थीं और ये उसे बहुत अनईजी कर रहा था। उसे ऐसी नजरें पहले भी मिली थीं जो घिनौने लोगों की होती, वासना से भरी हुई। लेकिन इस बार अजीब बात यह थी कि उसे बेइज्जती महसूस नहीं हुई। उसे ऐसा नहीं लगा कि सामने वाला उसके कपड़े फाड़ देगा या कुछ गलत सोच रहा है, बल्कि उसे लगा जैसे वो किसी खाने की चीज को स्टडी कर रहा हो, जैसे कोई बर्फीला सांप उसकी स्किन पर रेंग रहा हो। ये फीलिंग इतनी क्रीपी थी कि हेलेन से रहा नहीं गया और उसने पूछा, तुम्हें क्या सवाल पूछने हैं? क्लेन ने उसकी तरफ झुकते हुए पूछा, क्या तुमने जिमी नेकर नाम के किसी आदमी के बारे में सुना है? हेलेन ने कुछ सेकंड याद करने की कोशिश की और फिर ना में सिर हिला दिया। क्लेन ने फिर पूछा, वो एक टाइकून है जिसे चीजें कलेक्ट करने का शौक है। क्या ट्रेसी से कभी उसके बारे में सुना है? ट्रेसी का नाम सुनकर हेलेन ने एक ठंडी सांस ली और सीरियसली जवाब दिया, नहीं, उसने कभी ऐसे किसी कलेक्टर का जिक्र नहीं किया।
क्लेन ने फिर पूछा, तो क्या उसके कमरे में सदर्न कॉन्टिनेंट के बालम एम्पायर से जुड़े कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं? नहीं, उसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ना पसंद नहीं है, वो तो मुझसे नॉवेल्स पढ़वाती थी, हेलेन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। क्लेन ने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले पूछा, वो कौन सी नॉवेल्स पढ़ती है? रोसेल की क्लासिक्स और आजकल की रोमांस। हेलेन ने ईमानदारी से जवाब दिया। क्लेन ने सिर हिलाया। क्या उसका कोई कलेक्टर रूम है? हाँ, लेकिन मैं उसके और कुछ मिस्टीरियस विजिटर्स के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, मुझे भी नहीं। क्लेन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मुझे अपनी कहानी बताओ ही, हेलेन ने हैरानी से पूछा। क्लेन ने बस धीरे से सिर हिलाया। हेलेन ने बताना शुरू किया, मेरी कहानी बहुत सिंपल है। मेरे फादर इंटिस की पुरानी साउरॉन रॉयल फैमिली से थे, लेकिन वो शराब, जुआ और बाकी बुरी आदतों में पड़ कंगाल हो गए। कर्ज चुकाने के लिए मैंने फैमिली की कुछ शर्तें मानी, एक बियॉन्डर बनी और फिर एक सी मर्चेंट बनकर समुद्र में आ गई। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है, एक ऐसे मोड़ पर जहां हमें हेलेन की बैक स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा पता चलता है और क्लेन अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहा है। तो पिछले चैप्टर के बाद अब सीन ये है कि हमारा हीरो गेहरमन स्पैरो यानी कि क्लेन हेलेन नाम की एक लेडी से पूछताछ कर रहा है। और ये कोई नॉर्मल पूछताछ नहीं है, बल्कि कहानी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा अजीब मोड़ है। हेलेन अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है और बताती है कि वो पहले एक नॉर्मल मर्चेंट थी। सोचो, एक टाइम पर ये लेडी अपना छोटा मोटा बिजनेस चला रही थी, एकदम नॉर्मल लाइफ जी रही थी। मिडसी शायर से फेना पॉटर तक आयरन और कोल ले जाना और वहां से टोबैको, कॉफी जैसी चीजें वापस लाना। मतलब उसकी लाइफ में दूर दूर तक पायरेट्स वाला कोई एंगल नहीं था। लेकिन हाँ, उसके सपने और एम्बिशंस काफी बड़े थे। उसने बताया कि उस सी रूट पर कंपटीशन बहुत ज्यादा था और अगर उसे जल्दी अमीर बनकर आगे बढ़ना था तो उसे अपना सीक्वेंस बढ़ना ही पड़ता ताकि वो कॉलोनीज में जाकर ट्रेड कर सके। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल कोई नहीं जानता, और यहीं से उसकी पूरी लाइफ 180 डिग्री टर्न ले लेती है। वेस्ट बालम के अपने दूसरे ट्रिप पर ही उसकी टक्कर हो जाती है एलिमेंट मेडन ट्रेसी है, जो आगे चलकर वाइस एडमिरल बनती है। लेकिन उस वक्त वो वाइस एडमिरल नहीं थी, पर खतरनाक उतनी ही थी, शायद उससे भी ज्यादा। ट्रेसी के पास टाइम सिर्फ एक ही शिप थी, लेकिन उसकी पावर का कोई मुकाबला नहीं था। हेलेन और उसके पार्टनर ने अपनी जान लगाकर लड़ाई की, लेकिन सब बेकार गए, वो लोग आसानी से हार गए। और फिर हेलेन एक बहुत ही अजीब बात कहती है। वो कहती है कि ट्रेसी ने उनका सारा सामान लूट लिया और साथ में उसे भी। ये सुनते ही मेरे तो कान खड़े हो गए। मतलब सामान लूटना तो समझ आता है, पर किसी इंसान को ही किडनैप कर लेना, ये कौन सा तरीका है लूटने का? अब हमारा क्लेन, जो गेहरमन स्पैरो के खतरनाक रोल में है, वो अंदर से चाहे कितना भी हैरान हो, बाहर से एकदम पत्थर बना रहता है। ये उसके क्लाउन पाथवे की एबिलिटी है, अपने इमोशंस पर फुल कंट्रोल रखना ताकि उसके चेहरे पर एक शिकन तक ना आए। और फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा मुद्दे पर आता है और एक बहुत ही डायरेक्ट सवाल पूछता है, तुम दोनों के बीच रिलेशनशिप किस हद तक गया था? ये सवाल सुनते ही हेलेन बेचारी एकदम से घबरा जाती है और डिफेंसिव हो जाते। वो चिल्लाकर कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, उसने मुझे फोर्स किया था, मैं मरना नहीं चाहती थी, और वैसे भी वो एक औरत है। उसका रिएक्शन देखकर क्लेन मन में सोचता है, अरे लेडी, इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? मैंने तो बस एक सिंपल सवाल पूछा था। और फिर वो अपने मन में खुद की तारीफ करता है, देखो गेहरमन स्पैरो के इस पागलपन वाले मुखौटे के पीछे मैं कितना जेंटलमैन हूँ। ये इंटरनल मोनोलॉग मुझे बहुत फनी लगा, क्योंकि ये क्लेन के असली कैरेक्टर को दिखाता है। और इसके बाद चैप्टर का सबसे वियर्ड और अनएक्सपेक्टेड पार्ट शुरू होता है। क्लेन अचानक से टॉपिक ही बदल देता है, जैसे उनके पास्ट रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। वो पूछता है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मीठा या नमकीन? कोई खास डिश जो तुम्हें अच्छी लगती हो? और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं? किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है? भाई, ये सुनकर तो हेलेन का दिमाग ही घूम गया होगा। सोचो, एक इतना खतरनाक आदमी जो कुछ देर पहले तुम्हारे डार्क पास्ट के बारे में पूछ रहा था, वो अचानक से एक फूड ब्लॉगर की तरह सवाल कर रहा है। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। ये सब इतना अनरियल था। उसने मन में सोचा कि ऐसे सवाल तो कोई लड़का किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए भी नहीं पूछता। ये तो सीधा सीधा एम्परर रोजेल के बनाए हुए किसी सर्वे फॉन्ट जैसा लग रहा है। ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में बहुत टेरिफाइंग था। एक डरावना आदमी और इतने नॉर्मल सवाल। वो डर के मारे एक एक करके सारे सवालों के जवाब देती जाती है और क्लेन का सर्वे आगे बढ़ता है। तुम आम तौर पर कैसे बैठती हो? तुम्हारी कोई खास आदत है? कोई ऐसा मोशन जो तुम बार बार करती हो? अब ये और भी ज्यादा क्रीपी होता जा रहा था। क्लेन उसकी हर एक छोटी छोटी डिटेल को जानना चाहता था। हर एक सवाल के साथ हेलेन को ये महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे गायब हो रही हैं, क्योंकि उस अपनी पहचान खत्म हो रही हैं। और एक तरह से ये सच भी था, क्योंकि क्लेन उसकी पूरी पर्सनालिटी, उसकी आदतों, उसके बात करने के तरीके, सबको कॉपी करने की तैयारी कर रहा था ताकि वो उसका भेस ले सके। ये सीन क्लेन की मेथोडिकल प्लानिंग और उसके खतरनाक दिमाग को बहुत अच्छे से दिखाता है। जब ये अजीब सा सर्वे खत्म होता है तो हेलेन को अंदर से बहुत भारीपन महसूस होता है। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। उसके मन में ख्याल आता है कि वो चलती गाड़ी से कूदकर भाग जाए, लेकिन क्लेन के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती। फाइनली क्लेन टॉपिक वापस बदलता है और असली मुद्दे पर आता है। वाइस एडमिरल एलिमेंट ट्रेसी। वो पूछता है, तुम ट्रेसी के बारे में क्या जानती हो?
हेलेन थोड़ी देर चुप रहती है, शायद अपने पास्ट को याद के अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर वो बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि ट्रेसी की कॉम्बैट एबिलिटीज नेक्स्ट लेवल की हैं। वो इनविजिबल हो सकती है, कर्स यानी श्राप दे सकती है, और किसी शीशे या मैजिक स्टाफ के जरिए अपनी बॉडी भी स्वैप कर सकती है। उसके पास ब्लैक फ्लेम्स और फ्रॉस्ट की ताकत भी है, मतलब वो एक फुल डेंजरस पैकेज है। और उसका नाम एलिमेंट मेड ऐसे ही नहीं है, वो अपने दुश्मनों को अचानक से बीमार कर सकती है। सर्दी, निमोनिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस और यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी दे सकती हैं। सोचो, कोई आपसे लड़ रहा है और लड़ते लड़ते उसे हार्ट अटैक आ जाए। ये एबिलिटी कितनी ज्यादा खतरनाक है। वो इनविजिबल धागों से लोगों को कठपुतलियों की तरह कंट्रोल कर सकती है, और क्योंकि वो एक डीमनेस है तो उसके पास चारों प्लेजर वाली एबिलिटीज भी हैं। वो लोगों को अपने बस में कर सकती है और उन्हें उस तरह का प्लेजर भी दे सकती है। हेलेन ये भी बताती है कि ट्रेसी की पर्टी काफी ट्विस्टेड है, उसे दूसरों की परफेक्ट चीजों को बर्बाद करने में मजा आता है। वो लोगों को दर्द में देखना एंजॉय करती है, मतलब वो पूरी तरह सैडिस्ट है। क्लेन फिर उसके एक और राज के बारे में पूछता है, क्या उसके पास कोई मिस्टिकल आइटम है। हेलेन थोड़ा ANI करती है, लेकिन फिर बता देती है कि ट्रेसी के पास एक डायमंड का बैंगल है जिसे पहनने के बाद उसे चोट पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी। अब क्लेन अपने असली काम पर आता है। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और डीमनेस सेक्ट के बारे में सवाल करता है। यहाँ पर वो सारे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो उसे हैंग्डमैन और टैरो क्लब के दूसरे मेंबर्स से मिले हैं। वो ट्रेसी को एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें रॉयल फैमिली और इंस जैंगविल जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। लेकिन हेलेन को डीमनेस सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ये देखकर क्लेन मन में सोचता है, अच्छा इसे नहीं पता। अगर इसे पता चलता कि डीमनेस असल में क्या होती हैं और ट्रेसी असल में एक मर्द हो सकती थी, तो ये बेचारी शायद शौक से ही अपना दिमागी संतुलन खो देती। इसके बाद अपनी आदत के अनुसार क्लेन एक सोने का सिक्का निकालकर डिवाइनेशन करता है, ये कंफर्म करने के लिए कि हेलेन सच बोल रही या नहीं, और रिजल्ट आता है कि वो काफी हद तक ईमानदार थी। अब आता है एक और अजीब सीन। क्लेन उसे एक छोटी मेटल की बोतल देता है और कहता है, इसके अंदर जो लिक्विड है उससे अपना मेकअप साफ करो। बेचारी हेलेन वो डर डर के अपना मेकअप उतारती है, उसका असली चेहरा जो काफी सॉफ्ट और सामने आ जाता है। क्लेन फिर उसे आर्ट देता है, अपनी हैट उतारो, अपने बाल खोल दो। वो उसकी हर एक डिटेल को, उसके असली फेशियल फीचर्स, उसके बालों के स्टाइल्स, उस सबको अपने दिमाग में किसी स्कैनर की तरह रिकॉर्ड कर लेता है। ये देखकर हेलेन की हालत और खराब हो जाती है। उसे लगता है कि अब के साथ कुछ बहुत ही गलत होने वाला है, और जैसे ही वो अपने बाल खोलती है, क्लेन अचानक कहता है, ठीक है अब वापस अपना डिस्गाइज पहन लो। भाई ये सुनकर तो हेलेन का दिमाग ही फट गया होगा। ये आदमी पागल है, पहले मेकअप उतरवाया, फिर सब कुछ ध्यान से देखा और फिर कहता है कि वापस लगा लो। उसे कुछ समझ नहीं था आखिर चल क्या रहा है। जब गाड़ी रुकने वाली होती है तो क्लेन कहता है, एक आखिरी सवाल। हेलेन की सांसें अटक जाती हैं, वो नर्वस होकर पूछती हैं क्या, और वो आखिरी सवाल इस चैप्टर का सबसे बड़ा शौक था। क्लेन अपने चेहरे पर बिना तुम्हारी ब्रेस्पिरेशन लाए पूछता है। एक पल के लिए तो हेलेन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे लगता है कि वो उसे एक जोरदार मुक्का मार दे, लेकिन क्लेन की आंखों में कोई वासना या मजाक नहीं था। वो एकदम सीरियस था, जैसे कोई साइंट अपना रिसर्च कर रहा हो। और फिर वो ऐड करता है, इट्स एन एकेडमिक क्वेश्चन। मतलब क्या लॉजिक है ये सीन इतना ज्यादा फनी और इतना ज्यादा क्लेन लाइक है कि पढ़कर मजा ही आ गया। आखिर में क्लेन उसे एक नई आइडेंटिटी, एक बोट का टिकट और वहां से भागने का पूरा प्लान दे देता है। वो उसे माना नहीं चाहता था, वो बस उसकी आइडेंटिटी और इन्फॉर्मेशन को यूज करना चाहता था। और जब हेलेन गाड़ी से उतरकर जा रही होती है तो क्लेन की नजर पीछे बैठे डेनेट्स पर पड़ती है, जो अपनी हैसी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तो भाई चैप्टर 580 स्टार्ट होता है क्लेन और डेनेट्स के साथ। सिचुएशन ये थी कि हेलेन, जो कि सॉरोन फैमिली की एक मेंबर है, वो सेफली लाइनर पर चढ़ चुकी थी। क्लेन धीरे से अपना सिर घुमाता है और डेनेट्स को एक टक घूरता है, और भाई 5500 पाउंड्स की बाउंट वाला ये फेमस पायरेट एकदम चुप हो जाता है, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। जर्मन स्पैरो का खौफ ही ऐसा है भाई। खैर, जब क्लेन कंफर्म कर लेता है कि हैरिज की तरफ मुड़ता है और डेनिट्स से एकदम कैजुअली पूछता है, तुमने हमारी बातें सुनी क्या? डेनिट्स तो घबरा जाता है और हड़बड़ाकर सिर हिलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, बस थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी सुनी। ये सुनकर क्लेन हल्का सा नोट करता है और एक बॉम्ब गिराता है। वो कहता है, तुम्हें याद रखना होगा, वरना लोग आसानी से तुम्हारे आर पार देख लेंगे। डेनिट्स बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, मेरे आर पार, मुझसे क्या मतलब? क्लेन बिना कोई एक्सप्रेशन चेंज किए एक्सप्लेन करता है, वो सॉरोन फैमिली से है और उसके पास एंटी ट्रैकिंग बियॉन्डर एबिलिटीज हैं। उसकी हरकतें और बिहेवियर देखकर ये कंफर्म है कि वो हंटर पाथवे की सीक्वेंस 7 एक पायरोमेनिक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम उसकी एक्टिंग अच्छे से कर लोगे। ये सुनते ही डेनिट्स के तो होश उड़ जाते हैं। वो डर के मारे उछल पड़ता है और चिल्लाता, मैं नहीं करूंगा, मैं उसके जैसा भेस नहीं बदल सकता। लोग मुझे एक नजर में पहचान लेंगे। अब यहाँ मुझे लगा क्लेन पक्का हंसेगा, पर वो अपना लाफ्टर कंट्रोल करता है और एक डीप आवाज में कहता है, मैं तुम्हें क्रीपिंग हंगर उधार दूंगा। लेकिन डेनिट्स और भी ज्यादा डर जाता है, नहीं,
मुझे इन मामलों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं वाइस एडमिरल एलिमेंट के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाऊंगा। उसके लिए ये एक एक्सट्रीमली एम्बेरेसिंग और घटिया काम था। उसको लगता था कि सिर्फ कोई परवर्ट या पागल ही बिना किसी हिचकिचाहट किए काम कर सकता है। क्लेन उसकी बात से एग्री करते हुए कहता है, हाँ तुम सच में काफ़ी स्टूपिड हो। डेनिस ज़बरदस्ती की स्माइल देता है और कहता है, हाँ मैं बहुत स्टूपिड हूँ। इसके बाद क्लेन कुछ नहीं बोलता, बस डेनिट्स के पास से गुजरकर कैरिज का दरवाज़ा खोलता है। डेनिट्स उसे देख ही रहा होता है कि अचानक उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। उसने देखा कि जर्मन स्पैरो के बाल लाल हो गए हैं। पलक झपकते ही क्लेन का फेस सॉफ्ट हो गया, उसकी आंखें एमराल्ड ग्रीन हो गईं और उसके होंठ पतले गए। वो बिल्कुल हेलेन जैसा दिख लगा था। मैस्कुलिन ब्यूटी एक परफेक्ट एग्जाम्पल। डेनिट्स बस खोलकर देखता रह गया जब क्लेन हेलेन के रूप में कैरिज के अंदर चला गया। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद वो धीरे से बुदबुदाता है, क्या पागल आदमी है, बिना किसी झिझक के एक औरत में बदल गया। फिर उसके दिमाग में फालतू के ख्याल आने लगते हैं। वैसे हेलेन लड़के के भेस में काफी अच्छी दिखती है। ये बियॉन्डर पावर तो बड़ी काम की चीज है। अगर मुझे ऐसा कोई आइटम मिल जाए और मुझे कैप्टन का आइडियल टाइप पता चल जाए तो मैं खुद को वैसा ही बना लूंगा और वो मुझसे प्यार करने लगेगी। लेकिन फिर वो एक फिलोसॉफिकल सवाल में उलझ जाता है, पर उस केस में क्या वो मुझसे प्यार करेगी या उस रूप से? डेनिट्स इन सब बातों में खोया हुआ था। तभी कैरिज के अंदर से खांसने की आवाज आती है और वो होश में आता है। अब देखो, कैरिज के अंदर क्लेन उतना शांत नहीं था जितना वो बाहर से दिख रहा था। भले ही हेलेन ने लड़के के कपड़े पहने थे जिससे सबसे एम्बैरेसिंग पार्ट टल गया था, फिर भी एक औरत का चेहरा अपनाना और ब्रेस्ट बनाना ये उसके लिए काफी ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल था। वो मन ही मन सोचता है, एक फेसलेस के लिए अपीयरेंस बदलना आसान है, पर सबसे है मुश्किल है दिमाग को मनाना। एक अच्छा फेसलेस बनने के लिए मुझे कई मेंटल ब्लॉक्स पार करने होंगे। उसको रियलाइज होता है कि अपनी प्रोग्रेस को स्पीड अप करने के लिए उसे ऐसे चैलेंज लेने ही पड़ेंगे, चाहे वो कितने भी क्रेजी क्यों ना हो। इसके बाद क्लेन ने कैरिज की सीट के नीचे से एक सूटकेस निकाला और हेलेन के डिस्गाइज को पूरी तरह से कॉपी कर लिया। वो चाहता तो डेनिट्स को ये काम दे सकता था, लेकिन उसे पता कि डेनिट्स का सामना सीधे वाइस एडमिरल ट्रेसी से हो सकता है और बिना क्लाउन की पावर्स के डेनिट्स का बचना लगभग इम्पॉसिबल था। क्लेन अपने काम के लिए किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए उसने ये चैलेंज खुद लिया। जल्द ही वो हुबू हेलेन जैसा दिखने लगा। ब्लैक टॉप हैट के नीचे एक हैंडसम एंड्रोजिनस फेस, सॉफ्ट फीचर्स और एमराल्ड ग्रीन आंखें। उसने अपनी हाइट कुछ सेंटीमीटर कम की, अपने शोल्डर्स को सिकोड़ा और वो काफी हल्का दिखने लगा। वो खुद को देखकर मजाक में सोचता है, अगर मैं अर्थ पर ऐसा दिखता तो मुझे गर्लफ्रेंड बनाने की चिंता ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराता है उसका एक्सप्रेशन पिटीफुल और सॉरी जैसा लगता है। क्लेन मन में गाली देता है और जल्दी से अपने माइंड को एडजस्ट करके एक्टिंग मोड में चला जाता है। धीरे धीरे उसका रेजिस्टेंस कम होने लगता है और उसे रिलैक्स्ड और काम फील होता है, जैसे पोषण उसकी बॉडी के साथ और हार्मनी में आ रहा हो। इसका मतलब था कि उसके डाइजेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। ये सच में काम करता है, वो मन में सोचता है और फिर ग्रे फॉग के ऊपर जाकर अपने आने वाले ऑपरेशन का डेंजर लेवल एक बार फिर कंफर्म करता है। रियल वर्ल्ड में वापस आने के बाद वो हेलेन की आवाज में थोड़ा दबाकर बोलता है, हार्बर के पियर 6 पर चलो। डेनिट्स को पहले तो कुछ अजीब नहीं लगा, पर डायरेक्शन बदलते ही उसे एहसास हुआ और वो कांप गया। ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। अगर ये कभी कैप्टन बकर मुझे बेवकूफ़ बनाने आया तो मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा। कैरिज दोबारा हार्बर में एंटर करती है और उस लाइनर के पास जाती है जहां हेलेन को जाना था, लेकिन वो पास नहीं जाती बल्कि पास के एक वेयर हाउस के पास रुक जाती है। डेनिस कैरिज से उतरता है और एक तय पैटर्न में दरवाजा खटखटाता है। अंदर से कुछ नेटिव डॉक वर्कर्स बाहर आते हैं और रास्ता बनाते हैं। फिर रेजिस्टेंस का बॉल्ड मेंबर कलात एक व्हीलचेयर पर बाहर आता है और पूछता है, वो कहाँ है? डेनिस शरारत से हंसता है और कहता है, कैरिज में है। उसे एक दवा दी गई जिससे उसकी ताकत खत्म हो गई है। इसका असर 10 घंटे तक रहेगा। याद रखना, मुझे 1000 पाउंड रिवॉर्ड का 70% चाहिए। कलात के इशारे पर दो पतले लोग कैरिज फर्म करते हैं। बॉस वही औरत है। इसके बाद क्लेन जो हेलेन बना हुआ था उसे दो लोग सहारा देकर नीचे उतारते हैं। क्लेन अपनी क्लाउन एबिलिटीज का इस्तेमाल करके कमजोर होने की एक्टिंग करता है और लड़खड़ाता है। उसे पास के ही एक रूम में ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद शाम के करीब एक आदमी उस घर के बाहर आता है। वो एक लोएनीस था जिसने नेटिव स्टाइल के कपड़े पहने थे। उसकी आईब्रोज छोटी थीं, आंखें धंसी हुई थीं और चेहरा तराशा हुआ लग रहा था। कलात उसे देखकर भारी आवाज में पूछथोर किंग। वो आदमी हंसता है, क्या मुझे ऑनर्ड फील करना चाहिए कि तुम मुझे जानते हो? ये आदमी था वर्मटंग, जिसकी बाउंड 5400 पाउंड्स थी और वो ब्लैक डेथ शिप का थर्ड मेट था। मिथोर को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ क्लेन हेलेन बनकर बेड पर बैठा था। वो गुस्से, डर और बेबसी की मिली एक्टिंग कर रहा था। मिथोर उसे देखकर कहता है, ये वही, लेकिन उसने थिक मेक लगाया है इसलिए पक्का नहीं कह सकता। इसका चेहरा साफ करो। क्लेन के हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी जाती है। फिर एक आदमी पानी और एक रफ टॉवल से उसका चेहरा पोंछता है। जैसे ही टॉवल उस फेस को कवर करता है, क्लेन अपने फेशियल कंटूर्स बदलने जब टॉवल हटता है तो मिथोर के सामने हेलेन का असली नम चेहरा होता है जो बेहद खूबसूरत और कमजोर लग रहा था। मिथोर के गले में एक अजीब सी हरकत होती है।
और वो मन में सोचता है, अनफॉर्चुनेटली ये कैप्टन की है। उसकी नजरों में जो घिनौनी फैंटेसी थी उसे देखकर क्लेन को उल्टी आने लगती है। उसे गूज़बम्प्स महसूस होते हैं। उसी पल क्लेन को अपने बारे में एक गहरी बात पता चलती है कि वो कौन सी चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सच में वही है। मिथोर कलात से कहता है और रिवॉर्ड का बैग उसे फेंक देता है। फिर वो क्लेन को ले जाने लगता है। मिथोर उसे सहारा देकर कैरिज तक ले जाता है। कैरिज शहर से निकलकर एक प्राइवेट हार्बर पर पहुंचती है और वो लोग एक फिशिंग बोट पर चढ़कर रात के अंधेरे में बायाम से निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद उन्हें एक आइलैंड की चट्टान के नीचे एक शिप दिखाई देता है जिस पर सफेद हड्डियों वाला एक बड़ा झंडा लहरा रहा था, ब्लैक डेथ। तो पिछले चैप्टर में क्लेन ने हेलेन का भेष बना लिया था और अब वो वाइस एडमिरल एलिमेंट ट्रेसी के फ्लैगशिप ब्लैक डेथ पर चढ़ने वाला था। सिचुएशन ये थी कि सिर्फ एक ही ब्लैक डेथ शिप वहां पर था, बाकी शिप्स शायद पड़े जाने के डर से दूर के ही रुके हुए थे। क्लेन के लिए ये एक अच्छी खबर थी क्योंकि इसका मतलब था कि उसे कम दुश्मनों से डील करना पड़ेगा। अब वो मिथोर के साथ एक छोटी बोट में बैठकर ब्लैक डेथ की तरफ जा रहा था। उसका चेहरा एकदम सीरियस था। वो अपने होठों को काटकर अपनी घबराहट दिखा रहा था, मतलब पूरी तरह से हेलेने के कैरेक्टर में घुस था। जैसे ही वो शिप पर पहुंचा, मिथोर के साथ वो सीधा केबिन के अंदर गया। वहां पर एक ब्लॉन्ड फीमेल अटेंडेंट उनका इंतजार कर रही थी। उसने हेलेन यानी कि क्लेन को एक बहुत ही ठंडी नजर से देखा, जैसे वो अपनी किसी सौतन से मिल रही हो, और बस साइड में रूम की तरफ इशारा करके बोली, अंदर जाओ। ये एटीट्यूड देखकर क्लेन तुरंत समझ गया। उसने मन में सोचा, अरे यार, ये तो ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे मैं इसकी लव राइवल हूं। इससे उसे ये भी समझ आया कि वाइस एडमिरल ट्रेसी का चार्म सिर्फ मर्दों पर ही बल्कि औरतों पर भी चलता है। ये सोचते ही क्लेन और भी ज्यादा अलर्ट हो गया और उस अटेंडेंट के पीछे पीछे रूम में चला गया। उसे लगा था कि अंदर जाते ही उसकी मुलाकात ट्रेसी से होगी और उसे अटैक करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन भाई रूम तो छोटा सा था और अंदर सिर्फ एक अलमारी, सोफा और एक फुल बॉडी मिरर के अलावा ट्रेसी वहां थी ही नहीं। क्लेन सोचने लगा, क्या ट्रेसी जानबूझकर हेलेन को इग्नोर कर रही है अपना गुस्सा दिखाने के लिए। उसके दिमाग में वो सारे रोमांस नॉवेल्स और टीवी सीरियल्स की कहानियां घूमने लगी जो उसने पहले कभी देखी थीं। तभी उस ब्लॉन्ड अटेंडेंट ने क्लेन के मेल कपड़ों को देखा और सीधे अलमारी खोलकर बोली, कैप्टन को तुम्हारा ये पहनावा पसंद नहीं है, इसे बदलो। ये सुनते ही क्लेन के मन में तो गालियां ही निकल गईं। मतलब वो सोच रहा था कि हेलेन के मेल अवतार में ही काम बन जाएगा और उसे ज्यादा बेइज्जती नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब अटेंडेंट ने देखा कि हेलेन वहीं खड़ी है तो उसने घूरकर कहा, तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, या तो खुद बदल लो या मैं तुम्हारी मदद करूं। अब तो क्लेन को लिंक करनी ही थी, तो उसने हेलेन की तरह एक गहरी सांस ली और कहा, हथकड़ियां खोलो, और फिर दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला, और बाहर जाओ। वो अटेंडेंट धीरे से बड़बड़ाई, चालाक औरत, और फिर चाबी से उसकी हथकड़ियां खोलकर बाहर चली गई। अब रूम में क्लेन अकेला था। वो 20 सेकंड तक तो बस अलमारी के सामने गुमसुम खड़ा रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद आगे बढ़ाया और अपना देर बाद जब उसने खुद को मिरर में देखा तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। हेलेन के लाल बाल, उसकी हरी आंखें, और उसने एक गोल्डन रेड ड्रेस पहन रखी थी जिसकी कमर पर एक रिबन बंधा था। हेलेन का खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल था और उसके होंठ कसकर बंद थे, बिल्कुल वैसा ही जैसी तस्वीर में। ये सब देखकर क्लेन पहले पहले तो थोड़ी शर्माई, लेकिन कपड़े बदलते बदलते वो इस फीलिंग से थोड़ा उबर चुका था और फिर उसे एक अलग ही एहसास हुआ। ऐसा नहीं था कि उसे ये सब पसंद आ रहा था, बल्कि अपनी मेंटल शर्म को पार करते हुए उसे अपने आप से एक तरह का डिटैच महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई है और वो शांति से हेलेन को मिरर में कपड़े बदलते हुए देख रहा है। उसे लगा कि ये मिशन का एक जरूरी हिस्सा है और इसमें कुछ भी अजीब या शर्मनाक नहीं है। उसे ये फीलिंग जानी पहचानी सी लगी और उसने याद करने की कोशिश की, और फिर उसे याद आया ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे जब वो रोल प्लेइंग गेम्स खेलता था। गेम्स में वो एक फीमेल कैरेक्टर चुन सकता था, उसके कपड़े, उसके फीचर्स, सब कुछ खुद डिजाइन करता था ताकि वो सुंदर दिखे। और ऐसा करते अब नहीं लगा, क्योंकि एक तरफ तो वो स्क्रीन के जरिए एक गॉड की तरह सब कुछ देख रहा था और दूसरी तरफ वो पूरी सीरियसनेस के साथ गेम की स्टोरी को जी रहा था। और भाई साहब, जैसे ही उसे ये रियलाइज हुआ, उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि यही तो वो फेसलेस की स्टेट है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था। मतलब वो किसी की भी एक्टिंग कर सकता है, लेकिन अंदर से वो हमेशा खुद ही रहेगा। कैरेक्टर में घुसना और साथ ही साथ खुद से डिटैच्ड रहना, यही तो फेसलेस का असली मतलब था। ये समझते ही क्लेन का मन एकदम शांत हो गया। अब वो मिरर में खुद को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई गेम का कैरेक्टर हो और उसकी कमियां ढूंढ रहा हो। वो मन में बोला, शुक्र है मैंने डेनिट से फीमेल कपड़ों के 2 सेट मंगवा लिए थे ताकि मैं उन्हें स्टडी कर सकूं, वरना पहली बार मैंने कॉम्प्लिकेटेड कपड़े पहनना पॉसिबल ही नहीं था। उसने ये भी सोचा, वैसे फेसलेस के नजरिए से देखूं तो हेलेन के फीचर्स में काफी कमियां हैं। वो सुंदर है पर स्टनिंग तो बिल्कुल नहीं। और जैसे ही वो इस स्टेट ऑफ माइंड में आया, उसे महसूस हुआ कि उसका पोषण डाइजेस्ट हो रहा है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। वही ब्लॉन्ड अटेंडेंट चिल्लाई, अभी तक तैयार नहीं हुई। क्लेन का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया, जैसे उस औरत ने उसके 10,000 पाउंड्स लौटाए ही न हो। वो उसी एक्सप्रेशन के साथ दरवाजा खोलता है। अटेंडेंट उसे घूर कर देखती है और हथकड़ियां आगे करके कहती है, हाथ पीछे करो, तुम अब एक कैदी हो।
वो बस हेलेन को बेइज्जत करना चाहती थी। क्लेन चुपचाप हाथ पीछे कर लेता है और उसे इस बात की राहत थी कि अटेंडेंट ने उसके कपड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब वो अटेंडेंट क्लेन को कैप्टन के केबिन के दरवाजे तक ले गई। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती थी। अटेंडेंट ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक खूबसूरत लेकिन उदास आवाज आई, उसे अकेले अंदर आने दो। ये सुनते ही अटेंडेंट का चेहरा उतर गया और उसने क्लेन को अंदर जाने का इशारा किया। अब असली खेल शुरू होने वाला था। क्लेन ने गहरी सांस ली और रूम में कदम रखा। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। अंदर मोमबत्तियों की रोशनी में उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लेडी डेस्क के पीछे बैठी है। उसकी आंखें नीली थीं, बाल काले और घुंघराले थे और उसने एक सफेद और बेस ट्राउजर पहने हुए थे। वो वाइस एडमिरल एलिमेंट ट्रेसी थी। ट्रेसी ने हेलेन को देखकर अपने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ एक काला लेदर का विप उठाया और एक अजीब सी स्माइल के साथ पूछा, तो बताओ मैं तुम्हें क्या सजा दूं? ये सुनकर क्लेन ने मन में सोचा, मैम बात कर भी तो मामला सुलझाया जा सकता है। उसने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया, इस जगह पर वापस आना ही मेरे लिए सबसे बड़ी सजा है, बाकी सब तो बस बोनस है। ट्रेसी अपनी जगह से उठी। वो काफी लंबी और पतली थी। वो धीरे धीरे हेलेन की तरफ बढ़ने लगी और बोली, तुम हमेशा की तरह जिद्दी हो। क्लेन ने नोटिस किया कि ट्रेसी के दाएं हाथ की कलाई पर डायमंड्स वाला एक ब्रेसलेट था। ये वही मिस्टिकल आइटम था जिसके बारे में हेलेन ने बताया था, जो ज्यादातर डैमेज को कम कर सकता है। ये देखते ही क्लेन, जो पास आते ही अटैक करने का प्लान बना रहा था, थोड़ा रुक गया। ट्रेसी उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, ओह, उन्होंने तो हथकड़ी पहनाई है, अच्छा है, हमने ऐसा गेम पहले कभी नहीं खेला। और फिर उसने अपना हाथ हेलेन के गाल पर फेरते हुए कहा, वापस आना सबसे बड़ी सजा है। तुम तो ऐसा नहीं सोचती, तुम शुरू में तो मना करती हो लेकिन बाद में मुझसे भी ज्यादा पैशनेट हो जाती हो। और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, क्लेन ने एक झटके में अपना बायां हाथ हथकड़ी से बाहर निकाला। ये मैजिशियन की बोन सॉफ्टिंग एबिलिटी थी। उसने बिजली की तेजी से ट्रेसी की कलाई पकड़ी और उसके हाथ से वो डायमंड वाला ब्रेसलेट खींच लिया। उसी पल क्लेन का हाथ गोल्ड हो गया। उसकी हरी आंखों से दो बिजली की किरणें निकली। ये क्रीपिंग हंगर था और ये साइकिक पियर्सिंग था। उसका प्लान एकदम क्लियर था, अकेले में ट्रेसी को पकड़ो और बिना कोई मौका दिए उस पर हमला कर दो। सिर्फ इसी तरह वो एक पाइट एडमिरल को हरा सकता था और अगर उसे मारना भी पड़े तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ग्रे फॉग के ऊपर उसकी आत्मा से सारी जानकारी निकाल सकता था। ट्रेसी को यकीन ही नहीं हुआ कि हेलेन उस पर हमला कर सकती है। वो बस शॉक में खड़ी रह गई। उसे तो बस खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिला। तो भाई, पिछले चैप्टर में जहां फाइट शुरू हुई थी, ये चैप्टर वहीं से फुल ऑन एक्शन मोड में कंटिन्यू होता है। ट्रेसी ने हेलेन की खूबसूरत एमराल्ड जैसी आंखों में दो बिजलियां चमकते हुए देखीं और फिर एक जबरदस्त सिल्वर लाइट ने उसकी पूरी विजन को घेर लिया। लेकिन ट्रेसी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। जैसे ही अटैक होने वाला था, वो एक शीशे के टुकड़े की तरह बिखर गई और गायब हो गई। ये था मेरा सब्स्टिट्यूशन स्पेल। भाई, ये डिमोनेस पाथ वाले लोग सच में ट्रिक्स से भरे होते हैं। इन्हें पकड़ना बच्चों का खेल नहीं है। ट्रेसी कमरे के दूसरे कोने में अपीयर हुई, जहां एक फुल बॉडी मिरर रखा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो सांस भी ले पाती, उसने भारी कदमों की आवाज सुनी। उसने देखा कि हेलेन यानी हमारा क्लेन एक रथ की तरह उसकी तरफ चार्ज करते आ रहा है और इस बार क्लेन ने अपनी ज़ॉम्बी स्टेट एक्टिवेट कर ली थी। अब आप सोचो, दिख तो वो हेलेन रही है लेकिन उसके अंदर एक ज़ॉम्बी की ताकत है। मसल्स टाइट होता एकदम नेक्स्ट लेवल। क्लेन ने वाइस एडमिरल ट्रेसी पर एक के बाद एक मुक्के बरसाने शुरू कर दिए, जैसे कोई लोहे का हथौड़ा मार रहा हो। बेचारी ट्रेसी सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर पा रही थी। उसे कोई और बियॉन्डर पावर यूज करने का टाइम ही नहीं मिला। ये तो अच्छा था कि उसका सीक्वेंस 9 एक असैसिन का था, जिसकी वजह से उसकी कॉम्बैट और डॉजिंग स्किल्स कमाल की थीं, वरना इतने खतरनाक अटैक में वो बुरी तरह घायल हो जाती। और क्लेन सिर्फ फिजिकल अटैक ही नहीं कर रहा था, उसके हर पंच से एक ठंडी बर्फीली हवा निकलनी ज़ॉम्बी की फ्रॉस्ट पावर थी। धीरे धीरे ट्रेसी की बॉडी पर बर्फ की एक पतली लेयर जमने लगी और उसका खून भी जमने लगा था। ये देखकर ट्रेसी ने एक बहुत स्मार्ट मूव लिया। उसने जानबूझकर एक झटका खाया, लेकिन बदले में उसने एक ऐसी खामोश चीख निकाली जिससे एक नीला सा हेलो उसकी बॉडी से बाहर निकला। और देखते ही देखते पूरा कमरा एक फ्रोजन वर्ल्ड में बदल गया। चारों तरफ मोटी मोटी बर्फ की दीवारें बन गईं। अब दोनों के बीच इतनी बर्फ थी कि डायरेक्ट फाइट करना मुश्किल हो गया था। ट्रेसी के चेहरे पर एक स्माइल आई। उसे लगा कि अब एडवांटेज उसके पास है और उसने काउंटर अटैक करने के लिए अपनी बॉडी में ब्लैक फ्लेम जला लिए। लेकिन तभी उसने देखा कि हेलेन, जो हमेशा कमजोर और कंफ्यूज दिखती थी, उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी उंगलियों से एक चुटकी बजाई, एक माचिस की तीली जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। अचानक जल उठी और उसकी आग ने हेलेन के ड्रेस को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रेसी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन उसे एक बहुत बड़े खतरे का सिग्नल दे रही थी। और तभी उसके पीछे जल रही काली आग में से हेलेन के रूप में क्लेन बाहर निकला। उसने ट्रेसी को पीछे से जोर से गले लगा लिया, उसके दोनों हाथ लॉक कर दिए। ये एक परफेक्ट ट्रैप था। और उसी वक्त क्लेन ने अपना मुंह खोला और जोर से चिल्लाया, बैंग! एक इनविजिबल एयर बुलेट जो किसी राइफल की गोली से भी ज्यादा पावरफुल थी, सीधी जाकर ट्रेसी के सिर के पिछले हिस्से में लगी। लगा कि खेल खत्म, लेकिन एक वाइस एडमिरल इतनी आसानी से कैसे मर सकती है।
ट्रेसी की बॉडी अचानक सिकुड़ गई और एक टूटे हुए काले स्टाफ में बदल गई। ये था मैजिक स्टाफ सब्स्टिट्यूशन स्पेल। ट्रेसी थोड़ी दूर फिर से अपीयर हुई, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जब क्लेन ने उसे पकड़ा हुआ था तब ट्रेसी ने चालाकी से क्लेन की जांघ पर अपने नाखून से खरोच मार दी थी और उसे क्लेन के खून का एक सैंपल मिल गया। अब एक विच के लिए खून मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं होता। ट्रेसी ने तुरंत उस खून को जलाकर एक खतरनाक ब्लैक मैजिक कर्स एक्टिवेट कर दिया। क्लेन की बॉडी अंदर से जलने लगी और वो कागज के टुकड़ों की तरह बिखर गया। पर यह भी क्लेन का एक प्लान था। उसने पेपरफिरिन सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया था। जैसे ही क्लेन दूसरे कोने में अपीयर हुआ, उसे महसूस हुआ कि अनगिनत इनविजिबल मकड़ी के जाले उसकी तरफ आ रहे हैं। कुछ जाले उसे बांधने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ उसकी बॉडी में अजीब सी फीलिंग्स पैदा कर रहे थे। ये ट्रेसी की एक और खतरनाक पावर थी। लेकिन क्लेन को टिंगेन सिटी में मैडम शेरॉन के साथ हुई फाइट याद थी और उसे पता था कि डिमोनेस ऑफ प्लेजर के ये जाले आग के सामने कमजोर होते हैं। उसने एक और चुटकी बजाई और पूरे कमरे में उन जालों ने आग पकड़ ली और आग की लहरें ट्रेसी की तरफ बढ़ने लगीं। ट्रेसी इस अटैक के लिए तैयार नहीं थी और आग से बचने के लिए उसने खुद को एक बहुत बड़े और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल के अंदर फ्रीज कर लिया। अब फाइट एक बहुत ही इंटेंस मोड पे आ चुकी थी। क्लेन ने अपना लेफ्ट ग्लव यूज किया और वो एक प्रीस्ट ऑफ लाइट बन गया। उसके ऊपर एक होली चमक आ गई। अब आप ट्रेसी की हालत इमेजिन करो। जिस हेलेन को वो हमेशा से कमजोर समझती थी, वो अचानक एक होली वॉरियर की तरह लग रही थी, जैसे सूरज की तरह चमक रही हो। ये देखकर ट्रेसी पूरी तरह से हिल गई और उसने घबराहट में चिल्लाकर, तुम कौन हो? तुम अपनी असली पहचान क्यों नहीं दिखाते? क्लेन ने मन में सोचा, ड्रेस में अपनी असली शक्ल दिखाना थोड़ा अजीब लगेगा। हेलेन का अपीयरेंस ही ज्यादा सूट कर रहा है। और फिर उसने सूरज की तारीफ की। एक शानदार प्योर लाइट की बीम ऊपर से नीचे आई जिसमें सुनहरी आग लिपटी हुई थी और उसने उस बर्फ क्रिस्टल और ट्रेसी को पूरी तरह से ढक लिया। बर्फ तेजी से पिघलने लगी और ट्रेसी को काफी डैमेज हुआ जैसे ही वो उस लाइट से बाहर निकली। क्लेन ने एयर बुलेट से उस पर फिर से अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रेसी किसी तरह रोल करते हुए बच फिर गायब हो गई। ये डिमोनेस की इनविजिबिलिटी पावर थी। क्लेन उसे अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन से भी नहीं ढूंढ पा रहा था और ऊपर से उसकी अपनी हालत भी खराब हो रही थी। उसे जोर जोर से खांसी आने लगी थी। क्लेन समझ गया कि इस फाइट को और ज्यादा खींचा नहीं जा सकता, तो उसने अपना आखिरी दांव खेला, एक साइकोलॉजिकल अटैक। उसने एक भारी मर्दाना आवाज में कहा, हेलेन ने मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं और उसने मुझे अपने सारे सीक्रेट्स भी बता दिए हैं। बस इतना सुनना था कि ट्रेसी अपना इमोशनल कंट्रोल खो बैठी। उसके अंदर गुस्सा और नफरत की इतनी तेज लहर उठी कि क्लेन ने तुरंत उसकी लोकेशन को महसूस कर लिया। क्लेन ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी साइकियाट्रिस्ट की पावर फ्रेंजी का इस्तेमाल किया। इस अटैक ने ट्रेसी के दिमाग को लगभग तोड़कर रख दिया। वो अपना रीजन खो बैठी। क्लेन ने एक और एयर बुलेट चलाई जो सीधे उसके चेहरे की तरफ जा रही थी, लेकिन ट्रेसी के काले बालों ने आखिरी मोमेंट पर बुलेट का रास्ता बदल दिया, पर गोली उसके कंधे पर जा लगी और खून बहने लगा। अब ट्रेसी पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में चली गई थी। उसने अपने काले बालों, काली आग और बर्फ की मोटी लेयर से अपने चारों ओर एक बहुत बड़ा कोकून बना लिया और फिर वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। दुश्मन का हमला। क्लेन को उसी पल एहसास हो गया कि अब उसे निकलना होगा। एक पायरेट एडमिरल को उसके ही जहाज पर इतने टाइम में मारना लगभग नामुमकिन था और अब बाकी बियॉन्डर्स भी आने वाले थे। उसने भागने का फैसला किया। उसने जमीन पर पड़े डायमंड इनलेट बैंगल को उठाने की भी कोशिश नहीं की, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट फैसला था, क्योंकि हो सकता है कि उस मिस्टिकल आइटम के खतरनाक साइड इफेक्ट्स हों या फिर ट्रेसी उसकी ट्रैक कर सकती थी। क्लेन ने सोचा, लालच नहीं करना है, और बस वो मुड़ा, केबिन की खिड़की तोड़कर डेक पर कूद गया। वहां 2 पायरेट्स ने उस पर हमला किया, लेकिन क्लेन ने पेपर फिगरीन का इस्तेमाल करके उन्हें चकमा दे दिया। फिर उसने अपने लेफ्ट हैंड क्रीपिंग हंग से एक प्लेट को पकड़ा और बाकी लोगों के आने से पहले जहाज के किनारे से अंधेरे समुद्र में छलांग लगा दी। क्या कमाल का एस्केप था, बिल्कुल किसी एक्शन मूवी के सीन की तरह। तो भाई, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के चैप्टर 583 की कहानी शुरू होती है एकदम एक्शन के बीच से। पिछले चैप्टर में क्लेन का प्लान फेल हो गया था और अब वो सीधा बर्फीले ठंडे पानी में कूद चुका और एक पत्थर की तरह नीचे डूब रहा था। उसने जो गोल्डन रेड ड्रेस पहनी हुई थी वो पूरी भीग चुकी थी और उसे और भी नीचे खींच रही थी। इसी बीच उसके ग्लव क्रीपिंग हंगर ने भी उस पायरेट को पूरी तरह से खा लिया था, जिससे क्लेन का लोड थोड़ा कम हो गया था। अब सिचुएशन ये थी, क्लेन ऊपर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, बल्कि जानबूझकर और गहराई में डूबता जा रहा था। उसे दूर से पानी के छपाकों की आवाज आ रही थी, जिसका मतलब था कि वाइस एडमिरल ट्रेसी के सेलर्स पाथवे वाले पायरेट्स उसका पीछा कर रहे थे। और भाई, पानी तो उनका होम ग्राउंड था, मतलब वो लोग पानी में मछली की तरह घंटों तक रह सकते थे। लेकिन क्लेन बिल्कुल भी घबराया नहीं, क्योंकि वो एक मैजिशियन था जो कभी भी बिना तैयारी के परफॉर्म नहीं करता। उसे पता था कि मिशन फेल हो सकता है, इसलिए उसने पहले से ही एक परफेक्ट एस्केप प्लान सोच रखा था। हेलेन की एक्टिंग को परफेक्ट करने के लिए और ट्रेसी को धोखा देने के लिए क्लेन ने अपने ज्यादातर मिस्टिकल आइटम्स और कैश को ग्रे फॉग के ऊपर ही छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उसने पानी हवा वाले चार्म्स भी नहीं रखे थे ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उसके पास कोई प्लान नहीं था,
क्योंकि एक गॉड ब्लेस्ड और बिलीवर होने के नाते उसके पास ऐसी सिचुएशन से डील करने के कई चमत्कारी तरीके थे। उसने तुरंत क्रीपिंग हंगर को एक डरावने ग्रीन कलर में बदला, अपने चारों के पानी को जमाना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी पूरी तरह से बर्फ बनता, उससे पहले ही क्लेन ने एक ज़ॉम्बी की ताकत का इस्तेमाल के अपने हाथ फैलाए और उस बर्फ की लेयर को तोड़ दिया। अब सोचो कितना स्मार्ट मूव था ये। ऐसा करके उसने अपने चारों तरफ एक छोटा सा स्पेस बना लिया जहां पानी नहीं था, एक एयर पॉकेट जैसा। जैसे ही बाहर का पानी उस खाली जगह को भरने के लिए वापस आया, क्ले ने अपने हाथ से और भी ज्यादा ठंडक छोड़ी और बर्फ की कई दीवारें खड़ी कर दी। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वो खुद एक बर्फीली जेल कैद हो गया हो, जहां वो खड़ा हो सकता था और आवाज कर सकता था। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे कूल पार्ट। उस छोटी सी जगह में क्लेन ने काउंट क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया और एक मंत्र बोला, द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स, और फटाक से अपनी स्पिरिट बॉडी को ग्रे फॉग के ऊपर ले गया। जैसे ही वो द फूल की कुर्सी पर बैठा, उसने तुरंत टेबल पर रखा उसी गॉड सेप्टर उठा लिया। बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसने गेहरमन स्पैरो यानी अपने ही बिलीवर को सेलेक्ट किया और उस दूध जैसे सफेद सेप्टर को उठाकर खुद को ब्लेसिंग्स भेजना शुरू कर दिया। उसने खुद को पानी के अंदर सांस लेने, आसानी से मूव करने और पानी का प्रेशर झेल जैसी कई पावर्स ऑगमेंट कर दी। मेरे हिसाब से ये सीन दिखाता है कि क्लेन की कितनी वर्सटाइल है। वो एक ही टाइम पर गॉड भी है और अपना फॉलोवर भी। आखिर में उसने किसी भी तरह के डिवाइनेशन से बचने के लिए एक पेपर एंजल का इस्तेमाल किया और आसपास के समुद्री जीवों को ऑर्डर दिया कि वो गेहरमन स्पैरो को बचाने में मदद करें। ये सब कुछ ही सेकंड्स में करके क्लेन तुरंत अपनी बॉडी में वापस आ गया। तब तक पानी के प्रेशर ने बर्फ की दीवारों को तोड़ दिया था और वो जगह फिर से पानी से भर गई थी। लेकिन अब क्लेन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो आराम से सांस ले सकता था और तेजी से तैर सकता था। उसने देखा कि कहियां उसकी तरफ आ रही थीं और तभी उसके नीचे से एक बहुत बड़ी परछाई ऊपर उठी। वो एक अजीब सा ब्राउनिश रेड स्क्विड जैसा मॉन्स्टर था, इतना बड़ा कि उसके टेंटेकल्स एक पूरे जहाज को लपेट सकते थे। उस मॉन्स्टर ने आते ही काला इंक छोड़ा और पूरे एरिया को अंधेरे में डुबो दिया। जो सेलर्स उसका पीछा कर रहे थे, उन्हें कुछ भी दिखना बंद हो गया और उनकी बॉडी भी सुन्न पड़ने लगी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ और वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत सरफेस की तरफ तैर गए। जब तक वो वापस नीचे आए, क्लेन वहां से गायब हो चुका था। अब क्लेन समुद्र की गहराई में बड़े आराम से तैर रहा था और अपने फेल हुए मिशन के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा, हेलेन बनने की मेरी तैयारी तो पूरी थी, यहाँ तक कि ट्रेसी जो उसके साथ इतने टाइम से थी वो भी मुझे तुरंत पहचान नहीं पाई, जिससे मेरा पोषण डाइजेशन भी तेज हुआ। लेकिन मैंने सीक्वेंस 5 की डिमोनेस ऑफ एफ्लिक्शन की ताकत को और वाइस एडमिरल बनने के उसके एक्सपीरियंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया। उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास पावरफुल ऑफेंसिव मिस्टिकल आइटम्स की कमी है। अगर सी गॉड सेप्टर होता तो बात और होती, पर वो यहाँ यूज करना बहुत रिस्की था। मिशन फेल होने से वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड जरूर था, पर दुखी नहीं, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यही तो है क्लेन का एटीट्यूड, हार नहीं मानता बंदा। उसने एक कॉन्टिजेंसी प्लान बनाया था। वो मिस्टर ज़ीक को लेटर लिखकर पूछेगा कि क्या वो डेथ से रिलेटेड क्रॉनिकल्स में इंटरेस्टेड हैं और क्या वो यहाँ आ सकते हैं। अब सवाल ये था कि मिस्टर अजीक को ट्रेसी तक कैसे पहुंचाया जाए, तो इसका जवाब भी क्लेन के पास था। कैप्टन के केबिन से निकलने से पहले उसने जानबूझकर अपने मर्दों वाले कपड़े जला दिए थे, ताकि ऐसा लगे कि वो कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन ये सिर्फ एक धोखा था। असल में उसने चुपके से अपने कुछ बाल और एक बटन केबिन के एक कोने में फेंक दिए थे। अब ट्रेसी और उसके लोग यही सोचेंगे कि अटैकर किसी कर से डरकर सारे सबूत मिटा रहे, और वो लोग केबिन की ठीक से तलाशी नहीं लेंगे। और इन्हीं बालों और बटन की मदद से क्लाइंब तक उस जहाज ब्लैक डेथ की लोकेशन को डिवाइन कर सकता था। मतलब जैसे ही मिस्टर अजीक हाँ बोलेंगे, क्लेन उन्हें सीधा ट्रेसी के पास ले जा सकता है। क्लेन ने मन में सोचा, काश मुझे मिस्टर अजीक की हेल्प ना लेनी पड़ती, मैं ये अकेले करना चाहता था। इससे उसकी सेल्फ एस्टीम को थोड़ी चोट पहुंची थी, और यही एक वजह थी कि उसने शुरू में मदद नहीं मांगी। दूसरी वजह यह थी कि उसे पक्का नहीं पता था कि ट्रेसी के पास वो क्रॉनिकल्स हैं भी या नहीं, और वो मिस्टर अजीक को बेकार में परेशान नहीं करना चाहता था। और सबसे फनी वजह यह थी कि अगर मिस्टर अजीक आ भी जाते तो भी उसे ट्रेसी को ढूंढने के लिए हेलेन का भेष बनाना पड़ता, मतलब लेडीज ड्रेस पहननी पड़ती, और अपने किसी जानने वाले के सामने ऐसा करना यार बहुत ज्यादा एम्बर्सिंग होता। अब दूसरी तरफ ब्लैक डेथ जहाज पर ट्रेसी ने अपना डिफेंस हटाया और जमीन पड़े अपने डायमंड वाले बैंगल को उठाया। वो मन में सोच रही थी, कितना सावधान अटैकर है, शायद मैं भी अपने दिनों में इतनी केयरफुल नहीं थी। और फिर उसे गुस्से में याद आया कि उस आदमी ने हेलेन के साथ कुछ तो किया था। उसे शक हुआ कि हेलेन ने उसे धोखा दिया है। उसके कंधे बगराव बहुत खून बह रहा था। उसने अपनी एक अटेंडेंट को बुलाया ताकि वो उसकी चोट ठीक कर सके, और बाकी पायरेट्स को ऑर्डर दिया कि वो अटकर का कोई भी बचा हुआ सामान ढूंढे। लेकिन पायरेट्स ने बताया कि उसके सारे कपड़े जल चुके हैं, जिससे ट्रेसी को यकीन हो गया कि अटकर बहुत चालाक था। ट्रेसी ने अपने थर्ड मेट मिथोर किंग को ऑर्डर दिया कि वो बायाम जाकर पता करे कि रेजिस्टेंस को ये हेलेन आखिर मिली कहाँ से थी, और उसने ये भी कहा कि ये अफवाह फैला दो कि मैं बहुत बुरी तरह से घायल हूं और जल्दी ठीक नहीं हो सकती। ये उसकी एक चाल थी ताकि उसके दुश्मन रिलैक्स हो जाएं। फिर उसने जहाज को तुरंत वहां से निकलने का ऑर्डर दिया। आखिर में जब वो अकेले में सोच रही थी
तो उसे एक चीज याद आई, वो ग्लव, क्रीपिंग हंगर। उसे एक बहुत बड़ा क्लू मिल गया था। अब सीन वापस क्लेन पर आता है, जो रात के अंधेरे में एक प्राइवेट हार्बर पर पहुंचता है। अभी भी हेलेन के भेस में वो पानी के रास्ते किनारे पर आता है, पास के एक मछुआरे के घर से कुछ फटे पुराने कपड़े लेता है और वापस गेहरमन स्पैरो के अपने असली रूप में आ जाता है। वो महंगी ड्रेस को वहीं पर एज ए कॉम्पसेशन छोड़ देता है। सुबह होने से पहले वो बायाम शहर वापस पहुंच जाता है और एक सस्ते से मोटेल में रुकता है। वहां वो एक रिचुअल करके मिस्टर अजीक की कॉपर विसल और अपने बाकी आइटम्स को ग्रेफॉग से वापस ले आता है। और जैसे ही वो कंफर्म करता है कि वो ब्लैक डेथ की लोकेशन को डिवाइन कर सकता है, वो उस कॉपर विसल को बजा देता है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है, एक जबरदस्त सस्पेंस के साथ कि अब मिस्टर अजीक के आने के बाद क्या होने वाला है। तो भाई, पिछले चैप्टर के एंड में क्लेन ने वाइस एडमिरल ट्रेसी को एस्केप तो करने दिया था, और उसने उस पर एक ट्रैकर छोड़ दिया था। अब सिचुएशन ये थी कि उसे इस बात की खबर मिस्टर एज तक पहुंचानी थी, ताकि वो उस खतरनाक किताब ब्लैक डेथ को रिकवर कर सकें। तो क्लेन एक कॉपर विसल निकालता है और उसे बजाता है। उसने पहले से ही अपनी स्पिरिट एक्टिवेट कर रखी थी, और उसे दिखता है कि जमीन से धीरे धीरे हड्डियों का एक ढांचा निकल रहा है। ये नजारा ऐसा था जैसे किसी ने नल को उल्टा चला दिया हो और पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो, एकदम स्लो मोशन में। क्लेन के होंठ थोड़े हिलते हैं, पर वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कुछ अजीब हुआ ही नहीं। मुझे तो ये सीन सोचकर ही हंसी आ जाती है। मतलब उसके सामने 4 मीटर लंबा स्केलेटन मैसेंजर खड़ा हो रहा है और वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे रोज की बात हो। कुछ सेकंड्स के बाद वो स्केलेटन मैसेंजर पूरी तरह से बन जाता है, लगभग 4 मीटर लंबा, इतना ऊंचा कि उसका सिर छत से टकरा रहा था और उसकी आंखों की जगह 2 काली आग की लपटें जल रही थीं, एकदम साइलेंटली। क्लेन अपना लेटर, जो उसने पहले ही लिख लिया था, उसे फोल्ड करके ऊपर उछालता है। उस लेटर में उसने जिमी नेकर नाम के टाइकून के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया था। उसने ये भी मेंशन किया था कि कैसे ये सब कुछ सदर्न कॉन्टिनेंट के बालम एम्पायर में मिली डेथ क्रॉनिकल से जुड़ा है, और कैसे इसका कनेक्शन वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगेस और वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी से है। उसने ये भी बताया कि कैसे वो जहाज में घुसने में कामयाब रहा, और भले ही उसका एसिनेशन फेल हो गया, पर उसने ब्लैक डेथ की लोकेशन पता लगाने के लिए एक क्लू छोड़ दिया है। अब मैसेंजर उस लेटर को पकड़ लेता है और क्लेन खांस कर अपना गला साफ करता है और कहता है, मेरे पास पहले से ही एक मैसेंजर है। ये सुनते ही उस स्केलेटन की आंखों की आग की लपटें थोड़ी कांपती हैं और वो एक झरने की तरह ढहकर वापस जमीन में घुस जाता है। क्लेन मन में सोचता है, अब तुम्हें मेरा मैसेंजर बनने से डरने की जरूरत नहीं है। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना बुरा हूं? फिर उसे खुद ही रियलाइज होता है कि ये मैसेंजर्स अंडरवर्ल्ड से हैं और शायद मिस्टर एजिक को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो डेथ के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं। मतलब कौन पावरफुल बॉस को छोड़कर किसी और के लिए काम करना चाहेगा? बात तो सही है। जैसे ही क्लेन अपना सामान पैक करके वहां से निकलने की तैयारी कर रहा होता है, अचानक उसकी नाक में खुजली होती है और उसे जोर से छींक आ जाती है, आछू, और फिर जोर जोर से खांसी होने लगती है। उसकी नाक बहने लगती है और उसका माथा धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ओह नो, उसे समझ आता है कि वाइस एडमिरल एलिमेंट की बीमारी वाली पावर अभी भी उसकी बॉडी में बची हुई है, और ऊपर से वो बायाम वापस आने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस की ठंडी हवा में खड़ा रहा था। तो अब वो सच में बीमार पड़ गया था। यहाँ पर यह बात नोटिस करने वाली है कि बियॉन्डर्स भी नॉर्मल इंसानों की तरह बीमार पड़ सकते हैं, खासकर जब कोई मैजिकल बीमारी हो। उसे बुखार की वजह से थोड़ा चक्कर जैसा फील होने लगता है। वो सोचता है कि क्या उसे खुद को समन करके स्पिरिट बॉडी स्टेट में काम करना चाहिए ताकि उसकी फिजिकल बॉडी हील हो सके, लेकिन फिर वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है क्योंकि उसकी फिजिकल कंडीशन का असर उसकी स्पिरिट बॉडी पर भी पड़ेगा, और अगर उसने इसे इग्नोर किया तो हालत और खराब हो जाएगी। तो वो डिसाइड करता है कि वो विंड ऑफ एज्योरिन जाकर डेनिट्स से मिलेगा और फिर किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक जाकर दवाई लेगा। अब सीन शिफ्ट होता है सिटी ऑफ सिल्वर में। डेरिक, जो टैरो क्लब का मेंबर है, उसे फाइनली मैम हर्मिट से रेडियंट स्पिरिट पैक्ट ट्री का फ्रूट मिल जाता है और वो सक्सेसफुली सोलर हाई प्रीस्ट का पोशन बना लेता है। ये पोशन गोल्डन कलर का था और बहुत गर्म था। जैसे ही डेरिक उसे पीता है, उसे अपने गले में एक जलन महसूस होती है। उसकी आंखें अचानक से चमकने लगती हैं, जैसे उनमें 2 छोटे छोटे सूरज छिपे हों। उसकी बॉडी से प्योर लाइट की लहरें निकलने लगती हैं और उसकी स्किन पर काले रंग के पैटर्न उभर आते हैं। उसके बाल भी लंबे होने लगते हैं और पंखों में बदलने लगते हैं, जिनमें से गोल्डन आग निकल रही थी। डेरिक जानता था कि सीक्वेंस 7 का पोशन पीने पर ऐसे चेंजेस होते हैं, इसलिए वो घबराता नहीं है। वो अपने दांत भींच लेता है और उस दर्द को याद करता है जब उसे अपने पेरेंट्स को खुद मारना पड़ा था, और फिर उस उम्मीद को याद करता है जो मिस्टर फूल से मिलने के बाद उसके दिल में जागी थी। वो ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खोने वाला था, पर किसी तरह वो खुद को संभालने में कामयाब हो जाता है। ये सीन दिखाता है कि डेरिक मेंटली कितना स्ट्रांग हो चुका है। थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी वापस नॉर्मल हो जाती है, लेकिन अब जब वो सांस छोड़ता है तो उसमें सूरज की गर्मी महसूस होती है। उसे फील होता है कि उसकी बॉडी और भी स्ट्रांग हो गई है और अब वो बीमारियों और खतरनाक माहौल को बेहतर तरीके से झेल सकता है। पर मेन पॉइंट ये नहीं था। मेन पॉइंट था उसके दिमाग में नई थियोलॉजिकल नॉलेज। उसे फायर ऑफ इम्यूनिटी, होली ओथ, क्लीव ऑफ प्यूरिफिकेशन, सन हेलो, होली लाइट समनिंग जैसी कई पावर्स मिल जाती हैं। डेरिक खुशी से इधर उधर टहलने लगता है।
क्योंकि उसे लगता है कि ये सारी पावर्स अंधेरे में छिपे हुए मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। वो इस खबर को छुपाता नहीं है और तुरंत ट्विन टावर्स जाकर अपने एडवांसमेंट की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करवाता है। ऐसा करने से एक छोटे से इंस्पेक्शन के बाद उसे एक छोटी पेट्रोलिंग टीम का कैप्टन बनने का मौका मिल जाएगा और इससे वो सिटी ऑफ सिल्वर की और भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाएगा, जिसमें वो मेथड भी शामिल है जिससे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के मेंटल करप्शन को हटाया जा सकता है जो मिस्टर वर्ल्ड यानी क्लेन को चाहिए। अब जाकर डेरिक को सुकून मिलता है कि वो आखिरकार मिस्टर वर्ल्ड का कर्ज चुका पाएगा। अब सीन वापस बायाम के एक बार में आता है। वर्मटंग मिथोर किंग जो वाइस एडमिरल ट्रेसी का आदमी है वो एक कपरेड वाइन पकड़े बैठा है। उसके सामने स्ट्रॉन्गमैन ओजिल बैठा है। मिथोर उससे पूछता है क्या कुछ पता चला। उसे उसकी कैप्टन ट्रेसी ने नकली हेलेन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था और इसके लिए उसने ओजिल को पकड़ा था जिसने ओरिजिनली ये मिशन दिया था। ओजिल बताता है उन्होंने कहा कि हेलेन को ब्लेजिंग डैनेट्स लेकर आया था। वो वाइस एडमिरल आइसबर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा था और रेसिस्टेंस के साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाना चाहता था। ब्लेजिंग डैनेट्स, वाइस एडमिरल आइसबर्ग। मिथो इन दो नामों को सुनकर सीरियस हो जाता है। वाइस एडमिरल आइसबर्ग एक बहुत पावरफुल और मिस्टीरियस पायरेट एडमिरल थी जो खजाने की खोज में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती थी, न कि पायरेट्स की लड़ाई में। मिथोर सोचता है कि वो अचानक से ट्रेसी को क्यों मारना चाहेगी, ये उसके कैरेक्टर को सूट नहीं करता। फिर उसका ध्यान ब्लेजिंग डैनेट्स पर जाता है। उसे याद आता है कि डैनेट्स की बाउंटी हाल ही में बहुत तेजी से बढ़ी है, पहले 4200 पाउंड्स और फिर 5500 पाउंड्स। ये तो उसकी खुद की बाउंटी से भी ज्यादा थी। मिथोर को एहसास होता है कि जिसे वो एक मजाक समझ रहा था वो ब्लेजिंग डैनेट्स अब एक बहुत खतरनाक पायरेट बन चुका है। वो ओजिल से कहता है मेरे लिए ब्लेजिंग की हाल की सारी जानकारी निकालो। अब देखो कैसे डैनेट्स जो बेचारा क्लेन के हाथों वो अनजाने में ही एक बड़ा खिलाड़ी बनता जा रहा है। और फाइनली कहानी वापस विंड ऑफ एज्योर में आती है। डैनेट्स दरवाजा खोलता है और सामने गेरमन स्पैरो यानी क्लेन को देखता है। वो एक्साइटमेंट में पूछता है कैसा रहा, हंट सक्सेसफुल हुआ। उसके मन में चल रहा कि वाइस एडमिरल ट्रेसी कितनी खूबसूरत है, उसे मारना वेस्ट होगा, उसे तो हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहिए। फिर वो खुद को कोसता है कि वो अपनी कैप्टन से ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है। क्लेन जोर से खांसता है और ठंडे स्वर में जवाब देता है ऑलमोस्ट। कितने डैनेट्स कहता है, पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा था ये पागल गेरमन स्पैरो सच में बहुत स्ट्रांग है। वो ब्लैक डेथ पर अकेले हमला करने गया और ऑलमोस्ट बिना किसी चोट के वापस आ गया। इसका मतलब वो किसी भी पायरेट एडमिरल से कम नहीं है। डैनिस को यकीन हो जाता है कि गेरमन के सामने सरेंडर करना उसकी जिंदगी का सबसे समझदारी भरा फैसला था। क्लेन दोबारा खांसता है और डैनिट्स को दवाई लाने के लिए कहने वाला होता है, तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो कैप्टन एलान था। एलान कमरे में घुसता है, गेरमो को कोई गहरी नजर से देखता है और अपनी आवाज दबाकर कहता है, मैं प्रिट्स हार्बर वापस जाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन मुझे एक खबर मिली है। ऐसा लगता है कि बेंसी हार्बर पर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है, एक और सस्पेंस के साथ कि आखिर बेंसी हार्बर पर ऐसा क्या हो गया। तो भाई, चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने फाइनली बेंसी हार्बर पर एक्शन ले लिया है। ये सुनते ही क्लेन, जो गेरमन स्पैरो बना हुआ था, उसके कान खड़े हो गए। उसने अपनी मुट्ठी मुंह पर रखकर धीरे से खांसा और एकदम शांत होकर पूछा, क्या हुआ? एलेंड को गेरमन के रिएक्शन में कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो तो उसे एक नॉर्मल क्रेजी एडवेंचर ही समझ रहा था। उसने आसपास देखते हुए जवाब दिया, एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि इसमें चर्च टॉम्स के टॉप लेवल के लोग शामिल थे। उसने आगे बताया, और इससे कुछ टाइम पहले बेंसी हार्बर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। शायद ये किसी बड़े तूफान का संकेत था। अब क्लेन का दिमाग तो रॉकेट की स्पीड से चल रहा था। वो सोच रहा था, टॉप लेवल के लोग नहीं, बल्कि सबसे एलिट फोर्स होगी। मुझे तो शक है कि चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का पोंटिफ, वो ग्राउंडेड एंजेल, खुद एक्शन में आया होगा, और हो सकता है उसने कोई ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट भी यूज किया हो। आखिरकार उसका सामना एक किंग ऑफ एंजेल से हो सकता था, जो 4th एपक से भी पुराना था, मतलब रेड एंजेल मेडिसी से। ये सब सोचते हुए भी क्लेन ने बाहर से एकदम शांत चेहरा बनाए रखा और पूछा, तो नतीजा क्या निकला? उसे इस बात पर कोई हैरानी नहीं थी कि चर्च को एक्शन लेने में इतना टाइम क्यों लगा। भले ही मैंडेटरी पनिशर्स गुस्से वाले और जल्दबाज माने जाते हैं, लेकिन इतने बड़े मैटर में एक प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही पड़ता है, जैसे कि पहले कंफर्मेशन करना, बेगुनाह लोगों को वहां से निकालना और पूरे समुद्री इलाके को सील करना। इन सब में टाइम तो लगता ही है। एलेंड गेरमन के असली इमोशंस को समझ नहीं पाया और उसने एक स्माइल के साथ गहरी सांस लेते हुए कहा, अब बहुत लंबे समय तक कोई बेंसी हार्बर नहीं होगा। भाई साहब, ये लाइन सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। जैसा कि चर्च ऑफ स्टॉर्म्स से उम्मीद थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, वो प्रॉब्लम को ही जड़ से मिटा देते हैं। क्लेन भी मन ही मन में यही सोच रहा था और उसकी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो जानना चाहता कि क्या रेड एंजल मेडिसी सच में वहां था, क्या चर्च ने उसे खत्म कर दिया, और बेंसी हार्बर के उन अजीब नेटिव्स का क्या हुआ जो रुक रुक कर बात करते थे। उस ग्रीन लेमन रेस्टोरेंट और टेलीग्राफिस में क्या राज छिपे थे। लेकिन अब बेंसी हार्बर के तबाह हो जाने से
इन सवालों के जवाब मिलना लगभग नामुमकिन था। शायद चर्च के इंटरनल रिकॉर्ड्स में कुछ मिल जाए, लेकिन क्लेन के पास उन्हें एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं था। और द हैंगमैन की रैंक भी अभी इतनी ऊंची नहीं थी कि वो इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल सके। क्लेन ने मन ही मन में सोचा, लगता है मिस्टर हैंगमैन को जल्दी से एक हाई सीक्वेंस डेमीगॉड बनाना ही पड़ेगा, तभी मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये सोचते हुए उसने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले कहा, वो जगह वाकई बहुत खतरनाक थी। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसके गले में खुजली हुई और वो जोर जोर से खांसने लगा। एलैंड ने हैरानी से पूछा, तुम बीमार पड़ गए? उसे लगा था कि गेरमन स्पैरो जैसा बियॉन्डर, जिसकी फिजिक इतनी स्ट्रांग हो, वो बुढ़ापे से पहले बीमार नहीं पड़ सकता। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका अंदाजा गलत था। क्लेन ने बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए बस हाँ में जवाब दिया। साइड में खड़ा डेनिड्स मनी मन में हंस रहा था और सोच रहा था, क्या फालतू सवाल है। एलिमेंट मेडन के साथ इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद कोई बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, अजीब आदमी है। एल्ड हंसा और बोला, मैं तुम्हें एक ऐसे अपोथेकेरी के बारे में बता सकता हूँ जो किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक से बेहतर है। वो उसका बियॉन्डर जॉब है। उसकी रेड थिएटर के ठीक सामने वाली गली में एक छोटी सी जड़ी बूटियों की दुकान है। हालांकि वो मेल एनहांसमेंट बेचने के लिए ज्यादा फेमस है, लेकिन वो उसका बेस्ट काम नहीं है। ये सुनकर क्लेन सोचने लगा, क्या हर अपोथेकेरी ऐसी दवाइयां बनाता है? खैर, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में से एक है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तभी डेनिड्स ने हैरानी से पूछा, मैंने तो उसके बारे में कभी नहीं सुना। एलन ने हंसते हुए जवाब दिया, वो पिछले कुछ महीनों में ही बायामा आया है। तुम आखिरी बार इस शहर में कब आए थे? डेनिड्स ने मन में सोचा, जब तुम्हारी घटिया बोट ली। उसने याद करने की कोशिश की। उसे रियलाइज हुआ कि वो सच में काफी टाइम से बायामा में ठीक से रुका ही नहीं था। डेनिड्स ने अकड़कर कहा, मैं इतने दिनों से बायामा में हूँ, रेड थिएटर भी कई बार गया हूँ, लेकिन मैंने उस अपोथेकेरी के बारे में कुछ नहीं सुना। इसका मतलब यही है कि उसकी मेल एनहांसमेंट दवाइयों में कोई दम नहीं है। एलैंड ने इस पर बहस नहीं की और गिरमन से कहा, अगर ये कोई मामूली बीमारी है तो वो थोड़े ज्यादा पैसे लेगा, और तुम्हारे लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। कोई भी एडवेंचर बीमार नहीं रहना चाहता, क्योंकि ये खतरे को दावत देता है और आउट ऑफ कंट्रोल होने का रिस्क भी बढ़ाता है। क्लेन ने मन में सोचा, बात तो सही है, लेकिन प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस अपोथेकेरी ने 1000 पाउंड्स मांग लिए तो मैं हॉस्पिटल से ही दवाई खरीद लूंगा, या फिर वैम्पायर एमलिन व्हाइट से बनवा लूंगा। एलैंड के जाने के बाद क्लेन ने डेनिड्स को 200 पाउंड्स दिए। फिर उसने अपनी हैट पहनी, छड़ी उठाई और खांसते हुए रेड थिएटर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ा। डेनिड्स भी उस अपोथेकेरी की दवाइयों को लेकर बहुत क्यूरियस था, इसलिए उसने नकली मूछें लगाई, कैप पहनी और उसके पीछे पीछे चल दिया। रेड थिएटर के सामने वाली गली में घुसते ही क्लेन ने एक आदमी को एक गुमनाम जड़ी बूटी की दुकान से चुपके से बाहर निकलते देखा। उस आदमी ने जैसे ही किसी को देखा, वो अपना सिर झुकाकर जल्दी से भाग गया। क्लेन ने मन में सोचा, चिंता मत करो, हम अंदाजा नहीं लगाएंगे कि तुम कौन सी दवाई खरीदने आए थे। वो 2 बार खांसा और उस अंधेरी दुकान के अंदर चला गया। उसने दुकान में नजर घुमाई। वो हैरान रह गया, क्योंकि दुकान का बॉस कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना जानकार था। वो एक मोटा सा अपोथेकेरी था, जिसे क्लेन ने बैकलैंड में ओल्ड मिस्टर आई ऑफ विजडम की बियॉन्डर गैदरिंग में देखा था। अपोथेकेरी के कंधे पर एक गोल आंखों वाला उल्लू बैठा था। आदमी और पक्षी दोनों ने एक साथ क्लेन की तरफ देखा। थोड़ी देर जांचने के बाद मोटे अपोथेकेरी ने एक गर्मजोशी भरी स्माइल दी। दोस्त, बाहर बहुत ठंड है, ऐसे काम खुले में नहीं करने चाहिए। हालांकि मैं मानता हूं कि ये काफी एक्साइटिंग हो सकता है। व्हाट द हेल? क्लेन पहले तो चौंक गया, फिर उसे पूरी बात समझ आई। असल में जब वो ट्रेसी से लड़ रहा था तो उसके प्लेजर पावर्स के असर की वजह से उसका शरीर कमजोर पड़ गया था, जिससे बीमारी ने उसे आसानी से जकड़ लिया और फिर वापसी में ठंडी हवा ने उसकी हालत और खराब कर दी। तो कुल मिलाकर उसकी हालत देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे उसे खुले में मौज मस्ती करने की वजह से ठंड लग गई हो। क्लेन ने सोचा, जैसा कि एक अपोथेकेरी से उम्मीद थी। उसने कोई की जवाब नहीं दिया, बस शांत खड़ा रहा। डेनिड्स दुकान के बाहर देखते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था। जब अपोथेकेरी को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने कुछ जड़ी बूटियां एक पेपर बैग में डाली और क्लेन को दे दी। इसे आधे घंटे तक पानी ना और फिर पी लेना, फोर्सोली। डेनिड्स ने तुरंत पैसे निकाल कर दे दिए। पैसे लेते हुए मोटे अपोथेकेरी ने झुककर धीरे से कहा, मेरे पास ऐसी दवाई है जो तुम्हें उस एरिया में सबसे अलग बना देगी, जिसमें ममी पाउडर भी मिला हुआ चाहिए क्या? मैं जानता हूं कि तुम बहुत स्ट्रांग होगे, लेकिन मद हमेशा और ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता है। क्लेन ने मन में सोचा, पहले एक गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए। उसने ठंडा सा चेहरा बनाकर मना कर दिया। अपोथेकेरी ने निराश होकर पूछा, क्या तुम दोनों एडवेंचरर्स? क्लेन ने कहा, हाँ। अपोथेकेरी ने हाथ मलते हुए कहा, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, लेकिन पैसे काम पूरा होने के बाद ही मिलेंगे। क्लेन ने पूछा, रिवॉर्ड कितना है? 100 पाउंड्स। मेरे टीचर को ढूंढने में मेरी मदद करो, उनका नाम रॉय किंग है। उसने एक फोटो निकाल कर दी, जिसमें एक बहुत ही यंग और जेंटलमैन जैसा दिखने वाला आदमी था। क्लेन ने शक से पूछा, तुम्हारा टीचर? मोटा अपोथेकेरी खांस कर बोला, वो कम से कम 60 के हैं, लेकिन यंग दिखते हैं। बियॉन्डर पावर या कोई मिस्टिकल आइटम? क्लेन ने सोचते हुए कहा। सारी डिटेल्स लेने के बाद क्लेन दवाई का बैग लेकर दुकान से निकल गया।
जैसे ही वो गली से गायब हुआ, अपोथेकेरी के कंधे पर बेल्लू अचानक बोला, डार्कविल, वो आदमी शायद तुम्हें जानता है। तो भाई कहानी शुरू होती है एक जड़ी बूटियों दुकान से, जहां एक मोटा सा अपोथेकेरी जिसका नाम डार्कविल है अपने उल्लू से बात कर रहा है। अब ये कोई नॉर्मल उल्लू नहीं है, ये बात भी कर सकता है और काफी स्मार्ट भी है। तो उल्लू डार्कविल को बताता है कि जब क्लेन दुकान में आया था तो उस तुम्हें देखकर 2 सेकंड्स लिया था, मतलब वो तुम्हें पहचानता है। ये सुनकर डार्कविल की तो हवाइयां उड़ जाती हैं। वो कहता है, क्या वो मुझे जानता है? वो बहाना बनाने की कोशिश करता है कि शायद क्लेन ने सोचा होगा कि मेरे जैसा मोटा आदमी अपोथेकेरी की इमेज में फिट नहीं बैठता। लेकिन उल्लू उसकी बात नहीं मानता और कहता है, अगर तुम्हें ऐसा सोचना है तो सोचते रहो। इस पर डार्कविल चिढ़कर पूछता है कि तुम आजकल कौन सी किताबें पढ़ रहे हो? तो उल्लू और भी मजेदार जवाब देता है। वो कहता है कि मेरी रीडिंग तुम्हारे नॉलेज पर बेस्ड है, जैसे सॉकर वगैरह, लेकिन तुम्हें ज्यादा वर्ड्स तो आते नहीं, इसलिए मुझे मजबूरन पॉपुलर नॉवेल्स पढ़ने पड़ते हैं जिनमें ज्यादा वोकेबुलरी की जरूरत नहीं होती। मतलब सोचो, एक उल्लू अपने मालिक की ही बेइज्जती कर रहा है। कमाल का सीन है ये। डार्कविल मजाक में उसे डराता है कि वो पक्षियों को पकाने वाली एक रेसिपी बुक खरीदेगा, लेकिन फिर वो सीरियस हो जाता है। वो खुद से बात करने लगता है कि क्लेन उसे कैसे जान सकता है। वो एक टिपिकल लोनीस आदमी लगता है और मैंने कुछ शहरों में नकली नाम इस्तेमाल किया था। उसे लगता है कि पहचाने जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी उसे सावधान रहना होगा। वो फैसला करता है कि अगर मार्च तक उसे ओल्ड मैन के बारे में कोई खबर नहीं मिली तो वो ये जगह छोड़ देगा। यहाँ ओल्ड मैन एक मिस्ट्री है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, लेकिन साफ है कि डार्कविल किसी को ढूंढ रहा है। फिर वो अपने उल्लू की तरफ देखकर कहता है, कभी कभी तुम काफी काम के होते हो। लेकिन उल्लू तो उल्लू है, वो उसकी मन की बात पढ़ लेता है और उसी के टोन में नकल उतारते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि तुम सोच रहे हो, धत तेरे, मैं तो एक ऐसा पेट चाहता था जो मॉन्स्टर्स और गैंगस्टर्स को पीटने में मेरी मदद करे। मैंने तो एक ड्रैगन के स्टैंडर्ड के हिसाब से पोषण के इंग्रेडिएंट्स ढूंढे थे, लेकिन मुझे मिला ये सिली बर्ड जो सिर्फ न्यूज़पेपर और प्लेज पढ़ना जानता है। धत तेरे की मेरा मन करा है कि इसके गले में एक और पोषण उतार दूं। ये सुनकर डार्कविल का चेहरा देखने लायक होता है। कुछ सेकंड के लिए तो वो एकदम चुप हो जाता है और फिर हंसने लगता है। वो कहता है, अच्छा है कि तुम ये जानते हो सिली बर्ड, अगर मेरे पास 20 टेमर की पावर्स नहीं होती तो तुम एक भी पोषण हैंडल नहीं कर पाते। थोड़ी देर की शांति के बाद उल्लू पूछता है कि क्लेन को काम सौंपना सच में काम करेगा? तुमने तो पहले ही दर्जनों एडवेंचरस को ये काम दिया है। डार्कविल जवाब देता है कि मैं लोगों को खोजने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मुझे दूसरों को ही काम देना पड़ता है, और वैसे भी मुझे पेमेंट तभी करनी है जब वो ओल्ड मैन की लोकेशन ढूंढकर कंफर्म कर लेंगे, तो मेरा एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा। वो एक ठंडी सांस लेकर कहता है, ओल्ड मैन हमेशा खुद को एक ही इंसान और किस्मत का सिकंदर कहता है, वो ठीक ही होगा। अब सीन शिफ्ट होता है क्लेन और डेनिट्स पर, जो गाड़ी में बैठकर वापस अपने होट विंडेजियोर इन जा रहे हैं। डेनिट्स क्लेन के हाथ में रखे पेग पेपर को देखकर शक से पूछता है, क्या इससे बनी दवा सच में असरदार होगी? उस बैग में काली जड़ी बूटियां, अजीब शेप वाले के कवच और अजीब रंग के फूल थे। मतलब देखने में तो बिल्कुल भरोसे लायक नहीं लग रहे थे। क्लेन बस सिर हिला कहता है। डेनिट्स कहता है, तुमने इसे पिया तो है नहीं? लेकिन क्लेन, जो अभी गहरमन स्पैरो के अपने खतरनाक अवतार में है, कोई जवाब नहीं देता। वो मन ही मन सोचता है कि मुझे उस अपोथेकेरी पर भरोसा है, भले ही वो बदतमीज है, लेकिन उसका दिल अच्छा है। कैप्टलैंड का भी मानना है कि उसकी दवा काफी इफेक्टिव है। वो सीधे पेपर बैग डेंट्स की तरफ फेंक देता है, जिसका मतलब था कि दवा उसे ही बनानी है। बेचारा डेनिट्स, अब उसे इन सब कामों की आदत हो गई थी, तो बिना कुछ कहे मान जाता है। होटल पहुंचकर एक क्लिनिक्स पर बैठ जाता है और डेनिट्स को दवा बनाते हुए देखता है। उसका सिर भारी हो रहा था और उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी सो सकता है, लेकिन दवा का इंतजार करने और अपनी बीमारी को जल्दी ठीक करने के लिए वो खुद को जगाए रखने के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स ने सोचने लगता है। और यहीं से हमें क्लेन की स्ट्रेटेजिक सोच का पता चलता है। वो वाइस एडमिरल एलिमेंट के साथ हुई अपनी लड़ाई को एनालाइज करता है। वो सोचता है कि अगर मैंने शुरुआत में ही उस पर एक सरप्राइज अटैक करके उसे दबाया न होता तो शायद मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाता। उसकी इनविजिबिलिटी और बीमारियां फैलाने की पावर्स गेम में एक बग की तरह हैं, जो एक असैसिन के जानलेवा हमले के साथ मिलकर उसे खतरनाक बना देती हैं। मतलब सोचो, एक ऐसा दुश्मन जिसे आप न तो देख सकते हैं, नहीं मार सकते हैं, और वो आपको धीरे धीरे कमजोर करके हरा दे। वो ये भी सोचता है कि क्रिपिंग हंगर की अलग अलग पावर से एक अच्छा मैच नहीं बनाती, उनमें कोई न कोई कमजोरी रही जाती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि सियर पाथवे के सीक्वेंस 5 मैरियोनेटिस्ट की पावर्स इनविजिबिलिटी के खिलाफ बहुत इफेक्टिव हैं। इसके बाद उसका ध्यान उस मोटे अपोथेकेरी के काम पर जाता है। वो सोचता है कि मैं उसके टीचर को ढूंढने में उसकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बिना किसी जानकारी के सिर्फ एक तस्वीर के साथ मैं बस अपनी किस्मत ही आजमा सकता हूँ। वो मन ही मन कहता है, आखिरकार मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ जो दूर बैठे किसी को भी ढूंढ लूं। और तभी उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो सोचता है, रुको, एक तरह से मैं तो भगवान ही हूं। और यहाँ से क्लेन के जीनियस दिमाग की प्लानिंग शुरू होती है। उसके पास एक नहीं बल्कि 3 सॉल्यूशंस थे।
पहला, वो उसी गॉड के फॉलोअर्स की मदद ले सकता है। अगर रॉय किंग नाम का वो बूढ़ा आदमी कभी बायाम आया होगा तो उसे किसी न किसी ने तो देखा ही होगा, और ज्यादातर लोकल लोग चुपके चुपके सी गॉड को मानते हैं। इसको कहते हैं लोगों के समंदर का सही इस्तेमाल। दूसरा, वो कैप्टन एलंड के बायाम छोड़ने से पहले उनसे मिलिट्री के किसी कॉन्टैक्ट का पता ले सकता है, ताकि वो किसी भी जानकारी के लिए उन्हें पैसे दे सके और ये भी चेक करवा सके कि हाल के महीनों में रॉय किंग नाम का कोई ट्रैवलर किसी शिप पर रजिस्टर हुआ था या नहीं। और तीसरा और सबसे कूल तरीका, उसने रेडियो ट्रांसीवर को ग्रे फॉग के ऊपर रखा हुआ है। अगर वो उसे नीचे ले आए तो वो मैजिक मिरर एरोड से कांटेक्ट कर सकता है। पहले वो हेलेन का पता पूछने वाला था, लेकिन अब वो रॉय किंग के बारे में पूछ सकता है। क्लेन मन ही मन हंसता है। ही एक ऐसा मैटर जिस पर बहुत सारे एडवेंचरर्स को कोई क्लू नहीं मिल रहा। मेरे पास उसके 3 सॉल्यूशंस हैं। इन्हीं सब विचारों में खोए हुए आखिरकार दवा तैयार हो जाती है। डेनिस जब एक बोतल में काले रंग का लिक्विड लेकर आता है तो क्लेन उसे देखकर 2 सेकंड के लिए हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसे लेकर एक ही घूंट में पी जाता है। दवा पीते ही उसके गले में जैसे आग लग जाती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आ जाती है जब उसने बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा लिया था, लेकिन अचानक उसकी पूरी बॉडी जाग जाती है। अब उसकी बंद नाक तुरंत खुल जाती है। दवा खत्म करते उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी बीमारी लगभग ठीक हो गई है, और रात तक वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। अब उसे एक अपोथेकेरी की एबिलिटीज पर कोई शक नहीं था। अब आता है फेयरवेल का टाइम। क्लेन और डेनिट्स रात के अंधेरे में बायाम छोड़कर जंगल के दूसरी तरफ एक सीक्रेट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। आज रात गोल्डन ड्रीम यानी डेनिस का शिप रेजिस्टेंस की मदद के लिए आ रहा था। कुछ देर बाद वो शानदार शिप, जिसकी मेन कैनन बहुत अजीब थी, बंदरगाह पर आकर लगता है। उसके बड़े से पाल पर 5 तरह के सोने के सिक्के बने हुए थे, जो लोएन, फेसाक, इंटिस फेनापोर्ट और लेनबर्ग की करेंसी थी। यही गोल्डन ड्रीम का झंडा था और इस पायरेट क्रू का सिंबल भी। क्लेन दूर खड़ा एडविना एडवर्ड्स को शिप के डेक पर आते हुए देखता है। वो एक हंटर हैट, राइडर शर्ट और ब्लैक कोट में थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी रेजिस्टेंस वाले एक फीमेल पायरेट एडमिरल को इमेजिन करते हैं। डेनिट्स भाग दौड़ करके सारा काम निपटाता है और फिर क्लेन के पास आकर एक नकली मुस्कान के साथ पूछता है, अब और कुछ तो नहीं है राइट? मैं अब गोल्डन ड्रीम पर वापस जा सकता हूँ। और हायरिंग फीस का क्या? क्लेन सिर हिलाकर कहता है, तुम्हारी कैप्टन ने पहले ही पे कर दिया है, तुम जा सकते हो। सच में? डेनिट्स को यकीन नहीं होता। उसे डर था कि कहीं गेरमन स्पैरो अचानक पागल न हो जाए। क्लेन कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप बंदरगाह से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ जाता है। डेनिट्स एक राहत की सांस लेता है और दौड़कर अपने शिप पर वापस चढ़ जाता है। जब गोल्डन ड्रीम रात के अंधेरे में दूर निकल जाता है, तभी उसे सच में यकीन होता है कि वो वापस आ गया है। उसे लगता है कि पिछले आधे महीने में उसने बहुत कुछ झेल लिया है। ये एक रोमांचक सपने जैसा था। तभी एक सेलर उसके पास आकर पूछता है, क्या स्टील मावेटी को सच में आपने ही मारा था? डेनिट्स जोर से हंसता है और अपनी कैप्टन एडविना पर एक नजर डालने के बाद अपने सबऑर्डिनेट से कहता है, इस काम में मेरा बहुत बड़ा हाथ था। चलो ड्रिंक्स पर बात करते हैं। अब कहानी के बिल्कुल में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। क्लेन जब होटल वापस आकर सोने ही वाला होता है तो उसे अपने आसपास के रंग अचानक बहुत ज्यादा ब्राइट दिखने लगते हैं। सफेद चादर सफेद हो जाती हैं, भूरे फर्श और भूरे पीले हो जाते हैं, और गहरे लाल पर्दे ताजे खून जैसे दिखने लगते हैं। और इसी रंगों से भरे सीन के बीच में मिस्टर एजिगर्स अचानक हवा में से बाहर निकलते हैं, जैसे पानी में लहरें उठ रही हों। वो अपनी यूजुअल शर्ट, बोटाई कोट और एक टॉप हैट में थे। क्लेन महिमन उनकी इस पावर की तारीफ करता है और मुस्कुराकर उनका स्वागत करता है। गुड इवनिंग मिस्टर। एजिक अपना हैट उतारते हैं और क्लेन के अनजान चेहरे को देखकर बिना हैरान हुए कहते हैं, माफ करना मैं जल्दी में आ गया, मुझे दरवाजा खटखटाना चाहिए था। वो पूछते हैं, उन डेथ क्रॉनिकल्स के साथ असल में क्या सिचुएशन है? क्लेन उन्हें बैठने के लिए कहता है और फिर पूरी कहानी डिटेल में जो वो लेटर में नहीं समझा सका था। आखिर में वो बेंसी हार्बर वाली बात भी बताता है, जिसमें किंग ऑफ एंजल्स मेडिसी और उनके वंशजों का जिक्र था। ये सुनकर एजिक की त्योरियां चढ़ जाती हैं। वो कहते हैं, मेरी यादों में ऐसा एक नाम है, उसके पास रेड एंजल और वॉर एंजल के 2 टाइटल्स होने चाहिए, लेकिन वो तो बहुत पहले ही मर चुका है। बहुत पहले ही मर चुका है? क्लेन हैरानी से पूछता है। एजिक सिर हिलाकर कहते हैं, मुझे याद है कि उसे ब्लड एम्परर एलिस्टा ट्यूडर ने मारा था। और ये सुनते ही क्लेन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। उसे बैकलैंड के नीचे अंडरग्राउंड खंडरों में भटकती हुई वो बुरी आत्मा याद आ जाती है, जिसने दावा किया था कि वो एक इनोसेंट है जिसे ब्लड एम्परर ने मारा था। और इसी शॉकिंग खुलासे के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है, जो कहानी में एक बहुत बड़ा सस्पेंस छोड़ जाता है। तो भाई चैप्टर 587 की शुरुआत होती है क्लेन के दिमाग में एक बहुत बड़े धमाके के साथ। जैसे ही वो उस इविल स्पिरिट के बारे में सोचता है, उसके मन में एक नाम कौनता है, रेड एंजल मेडिची। अब सोचो, मेडिची कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। वो क्रिएटर को सर्व करने वाला किंग ऑफ एंजल्स था और रोज रिडेम्पशन के फाउंडर्स में से एक था। ये थॉट आते ही क्लेन एक डिटेक्टिव की तरह सारे सुरागों को पीछे से जोड़ना शुरू कर देता है। पहला क्लू,
रेड प्रिस्ट कार्ड का जो पुराना होल्डर था वो उसी अंडरग्राउंड पैलेस की तरह अट्रैक्ट हुआ था और वहीं ट्यूडर फैमिली के वंशज के बगल में मरा पड़ा मिला था। दूसरा, सपने में दिखी वो इविल स्पिरिट पावरफुल थी, इतनी पावरफुल थी कि एक ताक टाइमर ड्रैगन को भी आराम से मार सकती थी। तीसरा, उसे म्यूटेंट पाथवे के सीक्वेंस 4 का पोशन फॉर्मूला और उससे भी ज्यादा पता था, जो नॉर्मल बात नहीं है। और चौथा, वो रोज रिडेम्पशन के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, जो कि एक बहुत ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये सारे पॉइंट्स इशारा कर रहे थे कि वो कोई आम इविल स्पिरिट तो बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर क्लेन को एक और शॉकिंग बात याद आती है, जो ऑर्थोडॉक्स चर्चेस कैटेक्लिज्म के बाद से मौजूद हैं। उन्हें भी ये नहीं पता था कि पुराने बिंसी और आजसी में मेडिची बेंची फैमिली का कोई वंशज रहता है, लेकिन उस इविल स्पिरिट ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी। इसका मतलब ये है कि ये सारी जानकारी रेडजल मेडिची की मौत से जुड़ी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस किंग ऑफ एंजल्स को ब्लड एम्परर एलिस्ता ट्यूडर ने मारा था। अब यहाँ से क्लेन का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि एलिस्ता ट्यूडर उस वक्त सीक्वेंस 1 को भी पार करके एक ट्रू गॉड यानी सीक्वेंस 0 बन चुका था? क्योंकि एक ट्रू गॉड को डायरेक्टली देखा नहीं जा सकता और उन्हें मारना किसी सीक्वेंस 1 के बस की बात नहीं थी। उस इविल स्पिरिट ने खुद कहा था कि 4th पोप के एंड में सोलोमन एम्पायर का ब्लैक एम्परर, ट्यूडर एम्पायर का ब्लड एम्परर और ट्रांसवेस्ट एम्पायर का नाइट एम्परर, ये तीनों सीक्वेंस 0 की पोजीशन के लिए लड़ रहे थे, जब तक कि एलिस्ता ट्यूडर पागल नहीं हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट से ब्लड एम्परर एक आधा पागल ट्रू गॉड था? ये सोचते ही क्लेन को मिस्टर अजिक का लेटर याद आता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सिर्फ ब्लड एम्परर की एक झलक पड़ने से ही उन्होंने अपना होश खो दिया था। और उस वक्त मिस्टर अजिक कम से कम एक सीक्वेंस 4 डेमी गॉड थे। इतनी जबरदस्त ताकत तो सिर्फ एक ट्रू गॉड लेवल के बीइंग में ही हो सकती है। और मिस्टर अजिक ने असली ब्लैक एम्परर के जिंदा होने के बारे में बताया था कि कैसे वो एक विशाल सिंहासन पर बैठकर जमीन को देख रहा था। तो अगर ब्लैक एम्परर भी वापस आया तो वो भी जरूर एक सीक्वेंस 0 ट्रू गॉड रहा होगा। ये सब कनेक्ट कर क्लेन को रियलाइज होता है कि वॉर ऑफ द 4 एम्परर्स उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़े लेवल की जंग थी। ये 3 सीक्वेंस 1 की लॉर्ड्स की गॉड्स की वॉर थी। बल्कि असीन भाई, जैसे ही एक पहेली सुलझती है 10 नई खड़ी हो जाती हैं। अगर वो पुरानी इविल स्पिरिट सच में मेडिची है तो वो अंडरग्राउंड पैलेस शायद ब्लड एम्परर एलिस्ता ट्यूडर का था। तो फिर वहां पर एक जैसे 2 सिंहासन क्यों थे? और वहां पर ट्रू गॉड्स के 6 ह्यूमनॉइड स्टैच्यूज क्यों थे? आधा पागल ब्लड एम्परर रेड एंजल मेडिची को क्यों मारेगा? और सीक्वेंस 0 बनने के बाद उसने कौन सी जगह ली? ब्लैक एम्परर तो हो नहीं सकता, तो क्या उसने रेड प्रिस्ट की जगह ली? क्या उसने मेडिची को उसकी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के लिए मारा था? पर प्रॉब्लम यह थी कि रेड प्रिस्ट और ब्लैक एम्परर नेबरिंग पाथवेज नहीं लगते जिन्हें आपस में एक्सचेंज किया जा सके। रेड प्रीस्ट का पाथवे तो डीमनेस पाथवे के साथ पेयर होता है। फिर क्लेन को कैप्टन की बात याद आती है कि दूसरे पाथवे का पोषण पीने से मौत तो नहीं होती, पर पागल होने और अजीबोगरीब भयानक पावर्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और ये ब्लड एम्परर आधे पागल होने वाले ट्रेड से बिल्कुल मैच करता है। तो क्या अपने आखिरी स्टेप में जब ब्लैक एम्परर या उसके नेबरिंग पाथवे की कोई उम्मीद नहीं बची तो उसने सबसे क्रेजी चॉइस ली और एक बिल्कुल अलग पाथवे पर स्विच कर गया, जिसकी अपने आधे पागलपन से चुकानी पड़ी। पर फिर वही सवाल, रेड प्रिस्ट बनने के लिए मेडिची को मारना जरूरी था, लेकिन एडवांस होने से पहले एलिस्ता ट्यूडर अकेले ये काम नहीं कर सकता था, जब तक कि उसकी मदद के लिए और सीक्वेंस 1 या दूसरे सीक्वेंस 0 ट्रू गॉड्स न हो। और जैसे ही क्लेन ये सोचता है, उसके दिमाग में उस अंडरग्राउंड पैलेस के स्टैच्यूज की इमेज चमकती है। एवरनाइट गॉडेस का स्टैच्यू जो चांद को तकिया बनाए हुए थी, अर्थ मदर का स्टैच्यू जो एक बच्चे को गोद में लिए थी, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का स्टैच्यू जिसके पीछे बिजली चमक रही थी, हैंडसम इटर्नल ब्लेजिंग सन का स्टैच्यू, लंबा चौड़ा गॉड ऑफ कॉम्बैट का स्टैच्यू और हुड पहने हुए गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम का स्टैच्यू, ये सब उसे अंधेरे से घूर रहे थे। और इस ख्याल से ही क्लेन काम जाता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये 6 गॉड्स तो ट्रांसोएस्ट एम्पायर को सपोर्ट करते थे, ट्यूडर एम्पायर को नहीं। 4th इपोक की हिस्ट्री जितना खोदो उतनी ही डरावनी और कंफ्यूजिंग होती जाती है, क्लेन मन ही मन सोचता है। तभी मिस्टर जिक उसकी चुप्पी तोड़ते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? क्लेन बस ऐसे ही कह देता है, मैं बस ये सोच रहा था कि अगर रेड एंजल मेडिची बहुत पहले ही एलिस्ता ट्यूडर के हाथों मारा जा चुका है, तो फिर बैंसी हार्बर में पिछले कुछ सदियों से जिस गॉड ऑफ वेदर की पूजा रही है वो कौन है, और उनका वो अजीब बिहेवियर, उसका क्या कारण है? ये सोचते सोचते क्लेन रुक जाता है, क्योंकि बैंसी हार्बर का मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। उसे लगा था कि मेडिची वहां सो रहा है, पर वो तो कब का मर चुका था। ऐसे में ग्रीन लेमन रेस्टोरेंट और टेलीग्राफ ऑफिस के रहरे हो गए थे। वो जितना सोचता उतना ही डर जाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस इविल स्पिरिट को पता था कि ऐसा होगा और बिंसी टाउन का नाम लेना उसके सील से बचने के प्लान का हिस्सा था। ये बात सोचते ही क्लेन फैसला करता है कि वो बैकलैंड में मिस मैजिशियन को उस एरिया पर नजर रखने के लिए कहेगा, और अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो वो वापस जाकर मिस शैरोन से पूछेगा और फिर मिस्टर जिक को बताएगा, क्योंकि आखिरकार वो खंडहर उन्हें साथ में एक्सप्लोर किया था। और अगर कोई अबनॉर्मेलिटी हुई तो मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे जल्दी करना होगा।
मिस्टर अजिक उसका सवाल सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, ऐसी बातों के बारे में मत सोचो, चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने जरूर उन राज को दफना दिया होगा। जबरदस्ती वजह जानने की कोशिश करोगे तो सिर्फ खतरा बढ़ेगा, यहाँ तक कि एंजल लेवल का इंसान भी मार जा सकता है। मिस्ट्रीज दुनिया में क्यूरियोसिटी अक्सर मौत का सबसे बड़ा कारण होती है। क्लेन अपने पुराने एक्सपीरियंस को याद करते हुए सोचता है, फिर वो टॉपिक बदलते हुए कहता है, मिस्टर अजिक, मेरे पास एक मैसेंजर है जिसे मैं बुला सकता हूँ। अजिक मुस्कुराते हैं, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी। क्लेन उन्हें बताता है कि कैसे उसने मंत्र बदला और कैसे उसे स्पिरिट वर्ल्ड में एक अजीब क्रिएचर मिली। अजिक उसे वॉर्न करते हुए कहते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड के क्रीचर्स को बुलाते वक्त ऐसा होता है, कभी कभी वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उनका ऑरा ही तुम्हें खत्म करने के लिए काफी होता है। फिर वो पूछते हैं, तो आखिर में तुम कामयाब कैसे हुए? क्लेन थोड़ी शर्मिंदगी से बताता है, मैंने आखिरी लाइन बदलकर एक यूनिक बीइंग जो मेरा मैसेंजर बनने को तैयार हो कर दी थी। अजिक एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं, ये डिस्क्रिप्शन बहुत जेनेरिक है, आमतौर पर इससे काम नहीं बनता। क्लेन कहता, शायद मैं लकी था। वो अपने मैसेंजर के बारे में बताता है और अजिक कहते हैं कि जब तक तुम उसे पूरी तरह समझ नहीं जाते, उससे लेटर भेजने के अलावा और कोई काम मत करवाना। बातचीत के बाद क्लेन टॉपिक वापस ट्रैक पर लाता है, मिस्टर अजिक, हम ब्लैक डेथ पर कब चल सकते हैं? और जितनी देर वहां छोड़े हुए निशान के साफ होने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। अभी? अजिक अपनी हैट पहनते हुए कहते हैं। क्लेन तैयार था, पर वो वॉशरूम जाने का बहाना सोच ही रहा था ताकि डिवाइन कर सके कि आज रात कोई खतरा तो नहीं, कि तभी अजिक उसका कंधा पकड़कर उसे स्पिरिट वर्ल्ड में खींच लेते हैं। रंगों और धुंधली आकृतियों के बीच मिस्टर अजिक करते हैं, चलो शुरू करते हैं। इतना डायरेक्ट। क्लेन मन ही मन बड़बड़ाता है और अपनी छड़ी से उन चीजों की लोकेशन डिवाइन करना शुरू कर देता है जो उसने जहाज पर छोड़ी थी। कुछ ही देर में एक जगह रुक जाती है जहां उन्हें ब्लैक डेथ जैसा कुछ दिखाई देता है। तभी अजिक रुकते हैं और सीरियस होकर कहते हैं, यहाँ की स्पिरिट्स मुझे बता रही हैं कि यहाँ खतरा है। खतरा? ऐसा खतरा जो मिस्टर अजिक को भी महसूस हो रहा है। क्लेन को लगता है कि वाइस एडमिरल एलिमेंट को जरूर डीमनेस सेक्ट के किसी हाई रैंकिंग मेंबर से मदद मिली होगी। अजिक 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करते हैं और फिर खोलकर कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सीरियस नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। प्रॉब्लम सीरियस नहीं है, ये शायद आपके लिए होगा। क्लेन का मुंह बन जाता है और वो अपना हुलिया बदलने का फैसला करता है। एक ही पल में वो क्रीपिंग हंगर के पुराने मालिक वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगेस का रूप ले लेता है और पलक झपकते ही वो दोनों खुद को एलिमेंट मेडन ट्रेसी के कैप्टन के केबिन में पाते हैं। ट्रेसी उन्हें देखकर घबराती नहीं बल्कि मुस्कुराती है और तभी एक अनजान औरत की आवाज आती है, ये तुम हो? तो पिछले चैप्टर के एंड में क्लेन और मिस्टर अजिक वाइस एडमिरल ट्रेसी के जहाज पर पहुंच चुके थे। सिचुएशन एकदम टेंस थी और क्लेन अपने किलांगोस वाले डिस्गाइज में था। जैसे ही वो कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी हुए, एक सरप्राइजिंग और क्यूरियस फीमेल आवाज गूंजती है, अरे तुम। ये सुनते ही क्लेन की तो हालत खराब हो गई। उसको लगा कि किसी ने उसे पहचान ली ले। मात्र एक सेकंड के लिए तो उसका दिल ही बैठ गया था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने सोचा, भाई मुझे कैसे कोई पहचान सकता है? अभी तो मैं वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगोस बना हुआ हूँ और किलांगोस के अंदर है क्रेजी एडवेंचर गेहरमन स्पैरो, गेहरमन स्पैरो के ग्रेट डिटेक्टिव शर्लॉक मोरियार्टी, और उसके भी अंदर है क्लेन मोरेटी। और कहानियां खत्म नहीं होती। क्लेन मोरेटी के भी अंदर है मिस्टर फूल और उससे भी पहले जो मिंगरुई। ये तो आइडेंटिटी का एक पूरा नेस्टेड डॉल सिस्टम था, मतलब लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर। तो क्लेन ने सोचा कोई चांस ही नहीं है कि वो सीधा मेरे असली एसेसेंस को देख सकती है। वैसे भी क्लेन मोरेटी जैसे छोटे मोटे कैरेक्टर को भला कौन जानेगा, और अगर वो किलांगोस को पहचानती भी तो वाइस एडमिरल ट्रेसी की हेल्प पर इतनी सरप्राइज क्यों होती? सोचो, खुद एक सीक्वेंस 5 की पायरेट एडमिरल है तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो किसी छोटे मोटे बंदे को तो बुलाएगी नहीं। जो भी उसकी हेल्पर होगी वो कम से कम एक सीक्वेंस 4 डेमिगॉड तो होनी ही चाहिए। तो क्लेन ने तुरंत दिमाग दौड़ाया, इसका मतलब ये सवाल मेरे लिए नहीं था, ये मिस्टर अजिक के लिए था। शायद वो हाई रैंकिंग डीमनेस मिस्टर अजिक को पहचानती है। हो सकता है बैकलैंड वाले इंसिडेंट की वजह से, जहां मिस्टर अजिक ने रॉयल फैमिली और इन जैंगविल के साथ उनके कॉपरेशन को बर्बाद कर दिया था, या शायद वो उन्हें उनकी किसी पिछली जिंदगी से जानती हो। क्लेन ने अपनी सोच को तुरंत क्लियर किया और ट्रेसी और उसकी हेल्पर के किसी भी सडन अटैक के लिए एकदम अलर्ट हो गया। साथ ही वो अपनी आंख के कोने से मिस्टर अजिक का रिएक्शन भी देख रहा था। उसे इस बात पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई कि कोई मिस्टीरियस पावर हाउस यहाँ अपीयर हुआ है। एक तो मिस्टर अजिक ने पहले ही वार्निंग दे दी थी और दूसरा ट्रेसी कोई बेवकूफ तो थी नहीं। जब उस पर ऐसा जानलेवा हमला हुआ और उसे अटैकर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो जाहिर सी बात है कि वो हेल्प के लिए डीमनेस सेक्ट के अपने सीनियर्स के पास जरूर जाएगी। बस क्लेन को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसकी हेल्पर नहीं जल्दी आ जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसपास ही थी या फिर उसके पास कोई ट्रैवलर जैसा मिस्टिकल आइटम था। आवाज के फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसमें जो एक जेंटलनेस थी, उसे सुनकर क्लेन को शक हुआ कि ये पक्का एक डेमीगॉड लेवल की डीमनेस है। मिस्टर अजिक जो मोटे से कारपेट पर खड़े थे, 2 सेकंड के हेजिटेशन के बाद बोले, तुम मुझे जानती हो? उनकी टोन में एक अनसर्टेनिटी थी, जैसे उन्हें खुद भी यकीन ना हो।
ये सुनकर क्लेन का दिमाग फिर से दौड़ने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बिग शॉट ने अपनी किसी जिंदगी में एक डीमनेस के साथ टाइम स्पेंड किया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये गलत बात है। उसने खुद को टोका। उसने नोटिस किया कि वाइस एडमिरल ट्रेसी के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। उसका जो कॉन्फिडेंस और शांति थी वो अब कंफ्यूजन में बदल चुकी थी। वो जेंटल फीमेल आवाज फिर से एक अननोन लोकेशन से आई। मैं बिल्कुल जानती हूँ और तुम्हें भी मुझे जानना चाहिए। मिस्टर अजिक ने सुनने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया और फिर एक उदास सी स्माइल के साथ सिर हिलाया। माफ करना, मैं बार बार अपनी यादें खो देता हूँ और अभी ने रिकवर करने की प्रोसेस में हूँ। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम मुझे कुछ याद दिला सको और मेरी यादें वापस लाने में मदद करो तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। उन दोनों की बातें सुनकर ट्रेसी का कंफ्यूजन थोड़ा कम हुआ। उसने सावधानी से क्लेन की तरफ देखा, लेकिन वाइस एडमिरल किलांगोस का चेहरा देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उस जेंटल फीमेल आवाज ने एक आह भरी, हम आखिरी बार 1300 साल पहले मिले थे। ये सुनते ही क्लेन के कान खड़े हो गए। मतलब ये कितनी पुरानी बात है यार, उस आवाज ने आगे कहा। उस समय प्राइमोर्डियल और डे एक साथ काम कर रहे थे और उन्होंने नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में पेल डिजास्टर को भड़काया था। तुम शायद भूल गए हो, पर हमने एक बार चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के सेंट्स और एंजल्स के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी थी। अब ये एक बहुत बड़ा हिस्ट्री ड्रॉप था। क्लेन ने तुरंत सोचा, अरे हाँ, ये हिस्ट्री तो मैंने एम्परर रॉसेल की डायरी में पढ़ी है। मिस्टर डोर ने बताया था कि उस डिवाइन वॉर की वजह से प्राइमोर्डियल डीमनेस बुरी तरह घायल हो गई थी और डेथ तो सीधे सीधे पेरिश हो गया था, जिससे वो बरसर्क सी बना जिसने नॉर्दर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट्स को अलग कर दिया। क्लेन ने कनेक्ट किया, तो डीमनेस सेक्ट और डेथ की फोर्सेस ने पहले कोऑपरेट किया था, तभी ये डेमिगोरिंग डीमनेस मिस्टर अजिक को जानती है। यार, इसका मतलब ये लेडी कम से कम 1400 साल की एक जिंदा मॉन्स्टर है। ये सब सोचने के बाद क्लेन फिर से कंफ्यूज हो गया। वो पहले सोचता था कि मिस्टर अजिक ने वॉर ऑफ द 4 एम्परर्स के दौरान ब्लड एम्परर एलिस्टर ट्यूडर के एक नजर देखने से अपनी यादें खो दी थीं, लेकिन इस डेमिगॉड डीमनेस की बातों से लग रहा था कि मिस्टर अजिक सिर्फ उस वॉर से बचे, बल्कि कई सालों बाद पेल डिजास्टर में भी पार्टिसिपेट किया था और उस समय तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मिस्टर अजिक ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो अपनी यादों को निचोड़ने की कोशिश कर रहे हों। कुछ सेकंड्स के बाद उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, कटारिना पेले, तुम अब एक डीमनेस ऑफ अनेजिंग बन चुकी हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अब भी मैं याद हूं। उस समय तो मैं तुम्हारे मुकाबले बहुत कमजोर थी। वाइस एडमिरल ट्रेसी के बगल में एक फिगर धीरे धीरे मैटेरियलाइज हुआ। उसने एक सिंपल और प्योर व्हाइट गाउन पहना हुआ था, जिसमें हाई स्लिट्स थे जिनसे उसके फ्लॉलेस पैर दिख रहे थे। उसकी स्किन बर्फ की तरह सफेद और एक यंग लड़की की तरह कोमल थी। उस औरत के काले बाल और नीली आंखें थीं और वो बहुत एलिगेंट और सुंदर दिख रही थी। उसमें एक ऐसा चार्म था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसने अजिक एगर्स की तरफ देखा और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। 1000 से ज्यादा साल बीत गए हैं। ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का मौका है कि हम जिंदा मिले हैं। बालम एम्पायर के मिस्टर डेथ कांसुल। ये एक और बॉम्बशेल था। मिस्टर अजिक बालम एम्पायर के डेथ कांसुल थे। क्लेन ने सोचा, ये डेथ पाथवे में बाद का कोई पोषण नेम होगा क्या? उसने फिर उस डीमनेस ऑफ अनेजिंग कटारिना पेले को देखा, जो अपनी 30s में लग रही थी। एलिगेंट और प्योर, फिर भी उसमें एक मैच्योर चार्म था। क्लेन ने खुद को टोका, वेट, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? इसका प्लेजर चार्म इतना पावरफुल है क्या? क्लेन ने जल्दी से अपनी नजरें हटाईं और उसे अपने इमोशंस को शांत करने के लिए लगभग कॉजिटेशन का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे पहले कि अजिक कुछ कहता, कटारिना ने अपनी मधुर आवाज में कहा, मैं क्यूरियस हूं कि तुम अभी भी लगातार अपनी यादें क्यों खो रहे हो। मुझे याद है कि तुम्हारे पाथवे में ऐसा सिर्फ अनडाइंग स्टेज पर होता है, हर 60 साल में एक बार मरना, फिर से जिंदा होना और सब कुछ भूल जाना। लेकिन तुम उस स्टेज से बहुत आगे बढ़ चुके हो और उस कर्ज से भी बच गए थे। पेल डिजास्टर के एंड में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसने आगे कहा, उस समय सातों गॉड से एक दूसरे के दुश्मन थे। हम दोनों को लगा था कि प्राइमोर्डिया और डेथ कामयाब होंगे, लेकिन किसे पता था कि सबसे प्राउड सन और सबसे एरोगेंट अपने घुटने टेक देंगे और वो फिर से एक हो गए। अगर मैं बाई चांस एडवांस न हुई होती तो शायद मैं भी उस डिवाइन बैटल के एंड में मारी जाती। मुझे लगता है कि तुम्हें भी जरूर कोई डैमेज हुआ होगा जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत है। डेथ का पेरिश होना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी इंजरी थी। मिस्ट्रिक चुप होकर, उनके चेहरे पर एक दर्द का भाव था। मुझे याद नहीं है। इसी मोमेंट पर क्लेन को एहसास हुआ कि कटारिना पेले का चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। उसे शक हुआ कि ये वही व्हाइट रोब लेडी हो सकती है जो मैडम शेरॉन को डीमनेस के पाथ पर लाई थी। अचानक कटारिना की आंखों ने घूम क्लेन पर एक नजर डाली। उसने अजिक पर हंसते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम आज यहाँ आने का कारण नहीं भूले होगे। मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि ये ट्रेसी को क्यों मारना चाहता है। क्या ये जस्टिस के लिए है? डीमनेस ऑफ अनेजिंग की वो नजर छिपे प्यार और मीठी शरारत से भरी थी। वो एक अंडरएज लड़की की तरह लग रही थी और उसके फीचर्स ने उस फीलिंग को और बढ़ा दिया था। उस मोमेंट पर क्लेन उसे या 17 साल की एक लड़की के रूप में देख रहा था। क्लेन ने सोचा, ये औरत हर तरह का चार्म परफेक्टली प्रेजेंट कर सकती है जो डीमनेस ऑफ अनेजिंग है। उसने इस चार्म को रजिस्ट करने के लिए पहले ही कॉजिटेशन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसने डपर रूप से एलिमेंट मेडन ट्रेसी को देखा और पूछा, क्या तुम जिमी नेकर नाम के टाइकून को जानती हो?
ट्रेसी ने अपना मुंह खोला और फिर बंद कर उसने ब्लैंकली जवाब दिया। वो कौन है? क्लेन ने किलांगोस के अपीयरेंस में रहते हुए कहा। तुम शायद उसे नहीं जानती होगी। उसने एक बार डेथ से रिलेटेड कुछ एंशियंट क्रॉनिकल्स का एक बैच कलेक्ट किया था और वो वाइस एडमिरल हरिकेन किलांगोस के हाथों मारा गया था। ट्रेसी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके चेहरे पर पहले एक कंफ्यूज लुक आया और फिर वो गुस्से में बदल गया। तुम उन डॉक्यूमेंट्स के लिए आए हो? क्लेन ने उसकी टोन से समझ लिया। तो वो सच में तुम्हारे पास हैं? उसने शांति से जवाब दिया। हाँ, वही। ट्रेसी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हेलेन कहाँ है? तुमने उसके साथ कुछ किया? मुझे पता है वो जिंदा है। अगर उसे कुछ होता है तो मेरी स्पिरिचुअल इंट्यूशन मुझे बता देगी। क्लेन ने बात को घुमाने की कोशिश नहीं की और सीधे जवाब दिया, वो इंटिस वापस जा चुकी है एक नई जिंदगी जीने के लिए। ट्रेसी का एक्सप्रेशन डूब गया। उसकी आंखों में एक तूफान सा उमड़ रहा था और एक पायरेट एडमिरल का ऑरा पूरी तरह से बाहर आ गया। लेकिन मिस्टर अजिक ने बस कैजुअली उसकी तरफ एक नजर डाली और वो तुरंत शांत हो गई। उसके होठों के कोने ऊपर उठे। बालम एम्पायर की रॉयल्टी के मकबरे से मिले वो डॉक्यूमेंट्स वाकई मेरे पास हैं, लेकिन मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बस उन्हें कैजुअली देखा और फिर सेक्ट को सौंप दिया। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, अगर तुम मुझे मारने में कामयाब हो भी जाते तो भी वो तुम्हें नहीं मिलते, और मैंने उन्हें ज्यादा पढ़ा भी नहीं था, तो मेरी स्पिरिट को चैनल करके भी तुम उन्हें रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली मुझे अपनी जान प्यारी है, वरना तुम्हारी डिसअपॉइंटमेंट देखने में मजा जरूर आता। क्लेन ने शांति से कहा, नहीं, मैं डिसअपॉइंट नहीं होता। मुझे एक डीमनेस ऑफ फ्लिक्शन की सोल और कैरेक्टरिस्टिक मिल जाती। मैं तुम्हें ग्रेस कर सकता था और अपने काबू में कर सकता था। ये बोलते हुए उसने अपना बायां हाथ उठाया जिस पर क्रीपिंग हंगर एक काले ग्लव की शेप में था। ट्रेसी की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी नजरें एक उकसाए हुए बाघ की तरह खतरनाक हो गईं। अगर उसके बगल में 2 हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स न होते तो वो शायद तक अटैक कर चुकी होती। जैसे ही क्लेन ने अपनी बात खत्म की उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने सोचा, 1 मिनट, मैं अभी गहरमन स्पैरो की एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, तो मैं उसके पर्सोना के हिसाब से क्यों बात कर रहा हूं? क्लेन एकदम से चौंक गया। उसे शक हुआ कि कहीं वो हाल ही में अपने कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही तो नहीं डूब गया है। उसने खुद को याद दिलाया, तुम सिर्फ तुम हो सकते हो। मैं लंबे समय तक एक्टिंग करने की वजह से उस कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। इससे मैं खुद को खो दूंगा और मेरा कंट्रोल भी चला जाएगा। उसने तुरंत को रिफ्लेक्ट किया और अपने इस नए कंक्लूजन को फेसलेस के एक्टिंग प्रिंसिपल्स में जोड़ लिया। उसकी छोटी सी चुप्पी को नोटिस करते हुए मिस्टर अजिक ने कटारिना पेले को देखा और अपने नॉर्मल टोन में कहा, क्या तुम उन डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी मेरे लिए बनवा सकती हो? ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कटारैन ने ट्रेसी को एक नजर दी और पूछा, कोई रिक्वेस्ट? ट्रेसी ने क्लेन को घूरते हुए अपनी थोड़ी भारी आवाज में कहा, मुझे बताओ हेलेन कहाँ है? क्लेन अपने विचारों से बाहर आया। उसने ट्रेसी को देखा और फिर उस प्योर डीमनेस ऑफ एन एजिंग कटारिना को देखा। वो अपना फैसला पहले ही कर चुका था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। वो मिस्टर अजिक की तरफ मुड़ा और उनकी वार्म स्माइल देखी। वो न तो उसे फोर्स कर रहे थे, न ही कोई जल्दी कर रहे थे। क्लेन ने अपनी नजरें वापस खींची और बस एक शब्द में जवाब दिया। क्या सॉलिड एंडिंग थी इस सीन की? मतलब पूरा पावर प्ले और नेगोशिएशन एक तरफ और क्लेन का एक जवाब एक तरफ। तो भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 589 सोइंग डिस्कॉर्ड की बात कहें, जिसका मतलब होता है फूट डालना। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि क्लेन और मिस्टर एजिक ब्लैक डेथ शिप पर वाइस एडमिरल ट्रेसी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका सामना हुआ एक असली डेमिगॉड, डेमोनस ऑफ अनेजिंग कटरीना पेले से। अब यहां से सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाती है। चैप्टर शुरू होते ही ट्रेसी का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था और एक पल के लिए तो क्लेन को लगा कि वो उस पर सीधा अटैक कर देगी। उसकी नीली आंखें ऐसी डार्क हो गई थीं जैसे किसी तूफान से पहले समंदर की सतह हो जाती हैं। लेकिन आखिर में ट्रेसी ने खुद को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि वो डेमिगॉड के सामने कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ पर स्टोरी एक बहुत जरूरी बात को हाईलाइट करती है। सीक्वेंस 5 और सीक्वेंस 4 के बीच का पावर गैप कहने को तो सिर्फ एक लेवल का फर्क है, लेकिन असल में ये जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ ट्रेसी जैसी सुपर पावर्ड ह्यूमन है और दूसरी तरफ कटरीना और एजिक जैसे डेमिगॉड हैं, जो लेजेंडरी क्रीचर्स की कैटेगरी में आते हैं। इस गैप को किसी भी तरह की बैटल्स के लिए होशियारी से भरा नहीं जा सकता, और कटरीना के सामने तो ट्रेसी को एक लो सीक्वेंस बेयोंडर जैसी फीलिंग आ रही थी। लेकिन जो सबसे शॉकिंग था वो था कटरीना का रिएक्शन। उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो क्लेन को, जो उस समय किलांगेस के चेहरे में था, देख रहती है। देख का इंटरेस्टिंग लड़के हो, अगर यहाँ मिस्टर डेथ कांसुल नहीं होते तो शायद मैं तुम्हारे साथ एक अनएक्सपेक्टेड प्योर और रोमांटिक स्टोरी शुरू कर देती। भाई, ये लाइन सुनकर क्लेन की तो हालत खराब हो गई। वो मन ही मन सोच रहा था कि नहीं बहन, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, ये बहुत डरावना लग रहा है। लेकिन जाहिर है वो ये बात बोल नहीं सकता था। जब एजिक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो कटरीना ने ट्रेसी से कहा, जो दर्द तुम्हें मिला है उसे अपनाओ, ये शायद तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद वो सीधे मिस्टर एजिक की तरफ देखती है और कहती है, मुझे वो डॉक्यूमेंट्स याद हैं। उनमें लिखा है कि बालम रॉयल्टी ने डेथ को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, पर वो बुरी तरह फेल हो गए और आखिर में उन्होंने एक आर्टिफिशियल डेथ बनाने का सोचा था।
क्या तुम्हें अब भी उसमें इंटरेस्ट है? अब सोचो आर्टिफिशियल डेथ। ये सुनकर क्लेन का दिमाग घूम गया कि भला डेथ को आर्टिफिशियली कैसे बनाया जा सकता है। ये कोई सड़क पर मिलने वाली चीज थोड़ी है। वो सोचने लगा कि क्या पुराना बालम एम्पायर और आज का नूमिनस एपिस्कोपेट सबके सब पागल थे, लेकिन वो चुप रहा कि ये डेमिगॉड्स के बीच की बात थी। मिस्टर एजिक ने कुछ सेकंड सोचा और पूछा, मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? और कटरीना का जवाब और भी ज्यादा अजीब था। वो कहती है, नहीं, कोई कीमत नहीं। मैंने सोचा तुम्हारी यादें वापस लाने में मदद करना और तुम्हें पहले जैसा डेथ कांसुल बनते देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इससे दुनिया में और भी मजा आएगा। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिबेलियस टीनेज लड़की बात कर रही हो जो बस अपने फन के लिए कुछ भी कर सकती है। क्लेन भी हैरान था कि क्या इस डेमोनस का दिमाग भी उसके शरीर की तरह एज नहीं करता। इसके बाद मिस्टर जिक उसे अपने मैसेंजर को बुलाने तरीका एक कागज पर लिख कर देते हैं, लेकिन जाने से पहले कटरीना वो करती है जो इस चैप्टर का टाइटल है, सोइंग डिस्कॉर्ड यानी फूट डालना। वो एजिक से कहती है, मुझे याद है कि पहले वाले मिस्टर डेथ कांसुल कितने पावरफुल लेकिन ठंडे इंसान थे। उन्होंने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी थी। मैं ये भी जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम इतने सॉफ्ट कैसे हो गए। फिर वो आगे कहती है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम्हें अपनी सारी यादें वापस मिल जाएंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तब तुम आज के खुद के बारे में क्या सोचोगे। और ये कहने के बाद वो क्लेन की तरफ आंख मारती है और कहती है, शायद हम एक ऐसे एग्जिस्टेंस को आजाद कर देंगे जो किसी डेविल से भी ज्यादा ईविल है। ये सीधी सीधी क्लेन के मन में शक का बीज बोने की कोशिश थी कि क्या मिस्टर एज्क अपनी यादें वापस आने के बाद एक खतरनाक विलेन बन जाएंगे। क्लेन को भी वो पेल डिजास्टर याद आ जाता है जो इतिहास की किताबों में दर्ज था और जिसे डेथ और प्रिमोडियल डेमोनस ने मिलकर अंजाम दिया था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। और उस सब में मिस्टर एजिक जो डेथ कांसुल थे ने जरूरी रोल निभाया होगा। इस बात पर एजिक कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। फिर वो क्लेन का कंधा पकड़ते हैं और उसे स्पिरिट वर्ल्ड के जरिए वहां से निकाल ले जाते हैं। जैसे ही वो गायब होते हैं, शिप पर सिर्फ कटरीना और ट्रेसी बचती हैं। ट्रेसी गुस्से में कहती है, मैं इस बेइज्जती को कभी नहीं भूलूंगी। इस पर कटरीना मुस्कुराकर जवाब देती है, इस दर्द को महसूस करो। जितना ज्यादा दर्द होगा तुम्हें अपनी कमजोरी का उतना ही एहसास होगा, और जब ये दर्द अपनी हद पार कर जाएगा तो तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की इच्छा इतनी बढ़ जाएगी कि तुम डेमिगॉड बनने के रिचुअल को सह पाओगी। ये सुनकर ट्रेसी को सब समझ आ जाता है और वो शौक में पूछती है, हेलेन भी शिप से इसी वजह से भाग पाई थी क्योंकि? कटरीना कहती है, तुम मेरे सबसे छोटे बच्चे हो और तुम्हारे डेमिगॉड बनने के सबसे ज्यादा चांस हैं, तो एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारी मदद तो करूंगी ही। ये एक बहुत ही ट्विस्टेड माँ बेटी का रिलेशनशिप था, जहां माँ अपनी बेटी को जानबूझकर दर्द दे रही थी ताकि वो और पावरफुल बन सके। दूसरी तरफ स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर निकलकर एजिक क्लेन को एक सुनसान पहाड़ी घाटी में ले आते हैं जहां एक पुराना कब्रिस्तान था। एजिक एक टूटी हुई कब्र के पास जाते और कहते हैं, कटरीना पेले से मिलने के बाद मुझे कुछ और बातें याद आई हैं। मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि एक सपने में मेरी एक जिंदगी में एक बेटी थी। स्पिरिट वर्ल्ड में सफर करते हुए मुझे अचानक अपने ब्लड लाइन का बुलावा महसूस हुआ। क्लेन इमोशनल होकर पूछता है, क्या ये उसकी? एजिक सिर हिलाते हैं और उस टूटी हुई कब्र को छूते हुए कहते हैं, उसकी कब्र है। अगर मुझे सही याद है तो वो 926 ईयर्स पहले मर चुकी हैं। 926 साल। ये टाइम पीरियड इतना लंबा था कि क्लेन के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। एक इंसान की जिंदगी कुछ दशकों की होती है और यहाँ 900 से ज्यादा साल बीत चुके थे। कुछ देर की खामोशी के बाद एजिक क्लेन को वापस के कमरे में छोड़ देते हैं। जाते जाते वो क्लेन से मुस्कुराकर पूछते हैं, तुम डर रहे थे ना कि मैं अपनी सारी यादें वापस पाने के बाद एक डेमोनस जैसा ईविल इंसान बन जाऊंगा? क्लेन के जवाब देने से पहले ही एजिक कहते हैं, मैं भी बहुत परेशान हूं, लेकिन खुद को खोजने की मेरी इच्छा इस डर से कहीं ज्यादा बड़ी है। और ये कहकर वो वहां से गायब हो जाते हैं। क्लेन काफी तक चुपचाप खड़ा रहता है और फिर खुद को समझाता है कि शायद जब तक वो दिन आएगा वो खुद एक एंजल लेवल का पावर हाउस बन चुका होगा। वो पूरे ऑपरेशन के बारे में सोचता है कि प्लान के हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसे एक फेसलेस के एक्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे बड़ा सबक ये था कि दूसरों से मदद मांगने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना। तो सुबह सुबह क्लेन ग्रे फॉग के ऊपर पहुंचता है। वहां वो एक पेन और पेपर कॉन्जोर करता है और डिवाइनेशन के लिए स्टेटमेंट तैयार करने लगता है। स्टेटमेंट था, रेडियो ट्रांसीवर का इस्तेमाल करना खतरनाक है। अब देखो, ये स्टेटमेंट उसने 2 बार चेक किया क्योंकि भाई सेफ्टी फर्स्ट। फिर उसने अपनी लेफ्ट स्लीव से स्पिरिट पेंडुलम निकाला और डिवाइनेशन शुरू कर दिया। और इस पूरे प्रोसेस में वो एकदम हाई अलर्ट पर था और सच कहूं तो थोड़ा डरा हुआ भी था। सिचुएशन वैसी ही थी जैसे कोई बच्चा पटाखे जलाते हुए अपने कान बंद कर लेता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि पटाखा चलेगा या फुस हो जाएगा। यहाँ सीन ये था कि अगर इस डिवाइनेशन का कनेक्शन क्रिएटर या प्राइमर्डियल डेमोनस जैसे किसी खतरनाक एग्जिस्टेंस से निकल आता तो सिर्फ डिवाइन करने से ही उसकी जान पर बनाती। किसी और नॉर्मल बियॉन्डर के साथ ऐसा होता तो वो या तो कंट्रोल खो देता या सीधा मर जाता। लेकिन अपने क्लेन के पास था ग्रे फॉग का शील्ड जो उसे ऐसे खतरनाक अंजाम से बचा लेता था। तो रियल वर्ल्ड में मौत को दावत देने से तो अच्छा ही था कि वो ग्रे फॉग के ऊपर ये सब करे।
लेकिन उसे डर इस बात का था कि अगर वो बार बार ऐसा करता रहा तो कहीं वो इविल गॉड्स उसे लॉक ऑन न कर ले और पर्सनली उससे मिलने आ जाएं। सोचो क्या खतरनाक सिचुएशन होगी वो। खैर वो जल्दी से कॉन्स्टेशन की स्टेट में जाता है और मन ही मन स्टेटमेंट दोहराने लगता है। 7 बार दोहराने के बाद उसे बिना आंखें खोले ही जवाब मिल गया था, क्योंकि वो अपनी सीट पर एकदम ठीक ठाक बैठा था और उसे कोई दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। जब क्लेन आंखें खोलकर देखता है, टोपाज पेंडुलम काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा था, जिसका मतलब था कि सब सेफ है। ये देखकर क्लेन ने एक लंबी सांस ली और फौरन रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। अब उसका अगला काम था एक रिचुअल तैयार करना, जिससे वो उस रेडियो ट्रांसीवर को ग्रे फॉग से रियल वर्ल्ड में ला सके। लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद फाइनली उसे रेडियो ट्रांसीवर से क्लिक क्लैक की आवाज सुनाई दी और फिर मशीन से एक इल्यूजनरी यानी कि मायावी सा सफेद कागज बाहर निकला, जिस पर लोएन किंगडम की भाषा में कुछ लिखा। उस पर लिखा था, मैं यहाँ हूँ। और फिर एक और लाइन, ग्रेट मास्टर क्या ये आप हैं? ये पर क्लेन को पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे वो मशीन अपनी गर्दन लंबी करके झांक रही हो। उसे अपनी पिछली जिंदगी के इमोटिकॉन्स याद आ गए, जिसमें एक क्यूट सा अल्पाका गर्दन लंबी करके देखता था। खैर वो 2 कदम आगे बढ़ा और एक रिजर्व टोन में धीरे से जवाब दिया। क्लिक की आवाजों के साथ मशीन से और भी कागज बाहर निकले। आपका वफादार और विनम्र सेवक एरोडेस आपकी सेवा में हाजिर है। भाई साहब, ये पढ़कर क्लेन को जो अजीब फील हुआ वो उसने अपने दिल की गहराइयों में छिपा लिया। उसने पूछा, एरोडेस मुझे बताओ, लाइफ स्कूल ऑफ थॉट का रॉयकिंग कहाँ है? उसे एक मोटे एपोथेकेरी से पता चला कि ये ऑर्गेनाइजेशन मास्टर और अप्रेंटिस के एसन पर चलती है और उनके पास मॉन्स्टर और एपोथेकेरी के बियॉन्डर पाथवेज हैं जो लाइफ स्कूल ऑफ थॉट के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता था। और क्लेन ने रॉय किंग की पिक्चर भी तैयार रखी थी ताकि किसी और पर डिपेंड न रहना पड़े। तभी टैपिंग की आवाज तेज हो गई और एरोडेस ने रेडियो ट्रांसीवर से एक पोर्ट्रेट बनाया। और ये पोर्ट्रेट किसी और का नहीं बल्कि रॉय किंग का ही था, जिसके बाल बड़े करीने से पीछे कंगीने और उसने चश्मा पहना हुआ था। पोर्ट्रेट के पीछे एक लाइन लिखी थी, क्या ये वही है? क्लेन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। ये सुनते ही एरोडेस की मशीन की टैपिंग की आवाज और भी तेज हो गई, जैसे वो बहुत एक्साइटेड हो गया हो। ग्रेट मास्टर, जिस इंसान को आप ढूंढ रहे हैं उसे सिटी ऑफ जेनेरोसिटी बायाम के गवर्नर ऑफिस में कैद किया गया है। गवर्नर जनरल के ऑफिस में कैद है। ये सुनकर क्लेन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई और सवाल नहीं पूछा। उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ठीक है, तुम्हारे नियमों के मुताबिक अब पूछने की तुम्हारी बारी है। टैप टैप टैप। एरोडेस ने रेडियो ट्रांसीवर से एक स्माइली फेस बनाया और साथ में एक लाइन लिखी, मैंने पहले ही पूछ लिया है और आपने जवाब भी दे दिया है। ये कब हुआ? क्लेन हैरान रह गया। उसने जब पिछले कागजों पर तो उसे वो सवाल दिखा, क्या ये वही है? मतलब ये भी चलता है। ये भी एक सवाल काउंट हो गया। इस एक पल में क्लेन को समझाया कि एरोडेस अपने रूल्स को लेकर कितना फ्लेक्सिबल था। किसी नॉर्मल इंसान के सामने वो जितना उतना स्ट्रिक्ट और घटिया बन सकता था, उसे तो ऑडियंस की भी जरूरत पड़ती थी। लेकिन क्लेन के मामले में उसने सारे रूल्स को इग्नोर कर दिया और बेशर्मी से सब कुछ आसान बनास में पड़ गया। यार, इस बंदे की ऐसी पर्सनैलिटी कैसे बनी? 2 सेकंड सोचने के बाद उसने एक और सवाल पूछा, एरोडेस क्या तुम ग्रॉसेल्स ट्रेवल्स नाम की किताब के बारे में जानते हो? इस बार एरोडेस 2 सेकंड के लिए चुप हो गया और फिर मशीन ने टाइप करना शुरू किया। ग्रेट मास्टर, आपका सवाल मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे बस हाँ में जवाब देना था और सवाल खत्म हो जाता। मैंने आपके सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। इसे बदलकर मुझे बताओ कि तुम ग्रॉसेल्स ट्रेवल्स के बारे में क्या जानते हो कर दिया है। भाई, ये एरोडेस तो क्लेन को मक्खन लगाने का कोई मौका नहीं। फिर उसने आगे बताया, यह एक बहुत ही जादुई किताब है। इसके कई मालिक गायब हो चुके हैं। मैं ये तो नहीं बता सकता कि इसका क्रिएटर कौन है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये सबसे पहले ड्रैगन्स के बीच देखी गई थी, और वो भी सिटी ऑफ मिरेकल्स लाइव सेट के गायब होने के बाद। ये सुनकर क्लेन के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। ये सिटी ऑफ मिरेकल्स तो ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंकवेल्ट ने बनाई थी। शायद ये किताब मिस जस्टिस के काम आ सकती है। अगर वो इसे खरीदना चाहें तो मैं एक मिडलमैन बनकर पहले ही ग्रे फॉग के ऊपर इसे स्टडी कर सकता हूँ। और उसका प्लान देखो, अगर स्टडी करते हुए कुछ गड़बड़ हो गई और किताब बर्बाद हो गई तो मैं मिस जस्टिस से कर दूंगा कि सेलर मुकर गया और पैसे वापस कर दिए। ये सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि एक प्लेटफॉर्म बनना कितना फायदेमंद हो सकता है। क्लेन ने रेडियो ट्रांसीवर से कहा, अब तुम्हारी बारी। और वो मन ही मन सोचने लगा, देखते हैं अब तुम कैसा अजीब सवाल पूछते हो। एरोडेस ने बिना रुके लोएन भाषा में एक लाइन टाइप की, ग्रेट मास्टर, मैंने पहले ही पूछ लिया है और आपने जवाब भी दे दिया है। क्लेन फिर से कंफ्यूज हो गया, ये कब हुआ? उसने में मजे में पुराने कागजों को देखा और उसे शुरुआत का वो सवाल मिला, ग्रेट मास्टर, क्या ये आप हैं? क्लेन को मानना पड़ा कि एरोडेस नाम का ये मैजिक मिरर उसे मक्खन लगाने में कोई शर्म नहीं कर रहा था, लेकिन ये सवाल जवाब का पेयर वाला फॉर्मेट एक तरह से ओसीडी को सेटिस्फाई कर रहा था, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेट ऑपरेटर होता है। खैर, क्लेन ने अपना गला साफ किया और पूछा, रॉय किंग को गवर्नर जनरल के ऑफिस में क्यों कैद किया गया है? रेडियो ट्रांसीवर से फिर आवाज आई और कागज बाहर निकला। जब से लाइफ स्कूल थॉट का स्नेक ऑफ मर्करी गायब हुआ है
ऑर्गेनाइजेशन टूट गई और बहुत से खतरों का सामना कर रही हैं। कुछ तो रोज स्कूल ऑफ थॉट के हाथों मारे भी गए। लाइफ स्कूल ऑफ थॉट एक सीक्रेट तरीके से डेवलप हुई है, लेकिन उनके टॉप लेवल पर एल्डर काउंसिल है। फिफ्थ एपोक के बाद से इस काउंसिल का नाम बदलकर फेट काउंसिल रख दिया गया है। इसमें 7 काउंसिलर्स हैं और स्नेक ऑफ मरकरी प्रेसिडेंट होता है। रॉय किंग का टीचर भी फेट काउंसिलर्स में से एक है और स्नेक ऑफ मरकरी के गायब होने के बाद वो मुसीबत में पड़ गया था और इससे पहले उसने लाइफ स्कूल ऑफ थॉट का एक जरूरी सील्ड आर्टिफैक्ट रॉय किंग को सौंप दिया था। इसी वजह से रॉय किंग को लोएन की मिलिट्री ने चुपके से पकड़ लिया है। स्नेक ऑफ मरकरी का गायब होना, ये सुनते ही क्लेन को तुरंत वेलोसेप्टिन की याद आई जो बैकलैंड में छिपा हुआ था और वो दूसरा स्नेक मरकरी भी जो उसका पीछा कर रहा था। क्लेन ने सोचा कि लाइफ स्कूल वाला स्नेफ मरकरी शायद विल को नहीं ढूंढ रहा, वरना वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर सकता था। तो या तो विल ऑसेप्टिन है या कोई तीसरा स्नेक। खैर, क्लेन ने सिर हिलाया और कहा, पूछो। और मन ही मन मुस्कुराया, मुझे यकीन है कि तुमने अब कोई सवाल नहीं पूछा है। देखते हैं अब क्या पूछोगे। और सच तो ये है कि क्लेन को अब मजा आने लगा था। दूसरे लोग एरोडेस के सवालों से डरते थे, लेकिन उसके लिए तो इसने 2 सवाल माफ कर दिए थे। अब वो चाहता था कि ये एरोडेस उससे एक फॉर्मल सवाल पूछे। टैप टैप। इस बार रेडियो ट्रांसी की आवाज थोड़ी सीरियस हो गई और कागज बड़ी मुश्किल से बाहर आ रहा था और उस पर लिखा था, मुझे एक बेहतर, वफादार और विनम्र सेवक बनने के लिए क्या करना चाहिए। ये सवाल पढ़कर क्लेन का एक्सप्रेशन देख लायक था। भाई, मैंने तुम्हारी बॉटम लाइन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तुम बेशर्मी की हद पार कर चुके हो। उसने अपना चेहरा कंट्रोल करते हुए गहरी आवाज में जवाब दिया, बस जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है। टैपिंग की आवाज फिर से हल्की की और खत्म होने वाला है। आपका वफादार और विनम्र सेवक एरोडेस आपकी सेवा का इंतजार करेगा। और आखिर में एरोडेस ने हाथ हिलाते हुए एक ड्राइंग भी बना दी। क्लेन सोच में पड़ गया, ये तो सच में टैलेंटेड है। और फिर रेडियो ट्रांसीवर शांत के क्लेन बिस्तर के किनारे बैठ गया और रॉय किंग के मामले पर सोचने लगा। उसका बायाम के गवर्नर जनरल के ऑफिस में घुसकर रॉय किंग को बचाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो उसे जानता तक नहीं था। उनका एकमात्र कनेक्शन वो मोटा एपोथेकेरी था। वो मन ही मन हंसा, चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के बेसमेंट में भी तो कितने बियॉन्डर्स बंद हैं, उससे मेरा क्या लेना देना। एरोडेस से मिली जानकारी से क्लेन ने एक और बात नोटिस की। एडमिरल ऑफ ब्लड सेनोर के पास जो मिस्टिकल आइटम था वो लाइफ स्कूल ऑफ थॉट से आया था और उसे सपोर्ट करने वाला फैक्शन शायद रोज स्कूल ऑफ थॉट था। ये सब सोचते हुए उसे समझ आया कि अब उसे पायरेट एडमिरल से डील करते वक्त पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी के पीछे डेमोन्स ऑफ अनएजिंग थी, तो बाकी एडमिरल्स के पीछे भी कोई पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होगी। एडमिरल ऑफ ब्लड के पीछे रोज स्कूल ऑफ थॉट, एडमिरल ऑफ स्टार्स के पीछे मोसेस एसेटिक ऑर्डर और टैरो क्लब भी है। एडमिरल हेल के पीछे शायद न्यूमिनस एपिस्कोपेट है। वाइस एडमिरल आइसबर्ग के पीछे चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम हो सकता है। बाकी के एडमिरल्स के बारे में भी पता नहीं, लेकिन ये तो तय था कि वो अकेले इतने सालों तक समंदर पर राज नहीं कर सकते। तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, स्नेक ऑफ मरकरी। विल ऑसेप्टिन का हाथ से बनाया हुआ वो पेपर क्रेन अभी भी उसके पास था।